मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम। अच्छा, नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक नॉवेल हॉल प्रीमियम है और दूसरा 18 प्लस प्रीमियम ग्रुप है। नॉवेल हॉल प्रीमियम में 90 प्लस नॉवेल अपलोड हैं अभी, एंड 18 प्लस में 150 से ज़्यादा अडल्ट नॉवेल अपलोड है। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। नॉवेल हॉल प्रीमियर टेलीग्राम ग्रुप में आपका स्वागत है। हमारे ग्रुप में आपको हर हफ्ते नए नॉवेल की समीक्षा मिलेगी। कहानी को आसान शब्दों में समझा जाएगा ताकि आप भी उपन्यास का जादू का आनंद ले सकें। आप यहाँ नॉवेल प्रीमियर टेलीग्राम ग्रुप से सुन रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारा नॉवेल पसंद आएगा। डॉट 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 181 बुगुइरिन के साथ खूनी लड़ाई। बुगुइरिन बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने एक मानवीय मेधावी अधिकारी को नहीं बल्कि एक सच्चे दानव को मार डाला था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी अतीत वाला बुरा हूँ? आपने आगे की ओर चार्ज किया, लेकिन आपकी गति पीक थर्ड दायरे से केवल एक पायदान अधिक रही। आपने उसकी सुरक्षा कम करने के लिए कमजोरी का नाटक किया। एजियो डोमेन में बहुत सारे तृतीय क्षेत्र मार्शल कलाकार नहीं बचे हैं और उससे भी कम जो असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। इसमें यह तथ्य भी जोड़ें कि वह कुछ दशक पहले मानव जाति से संबंधित होकर प्रवेश कर चुका था और बाहर निकल चुका था और उसने आपको विशाल तृतीय क्षेत्र में देखा था। इन सभी सीमित परिस्थितियों के बाद बुगुइरिन के पास आपकी असली ताकत जानने का कोई कारण नहीं था। उस तरह की खुफिया जानकारी तक उसकी पहुंच भी नहीं थी। वर्तमान में आपके पास आधे नव उन्नत सुप्रीम के बराबर शक्ति है, न कि केवल आपके सार से लगभग 30 गुना और आपके समग्र राक्षसी शरीर द्वारा प्राप्त पीक थर्ड दायरे की युद्ध शक्ति का 50 से अधिक गुना। इन वर्षों में असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए छद्म राजा स्तर के दानव रक्त ने आपको उच्च बनाने की क्रिया के 2 चरणों में धकेल दिया है। ऊर्ध्वपतन के 2 चरणों ने आपको आपकी मूल नींव के शीर्ष पर 70% से अधिक मजबूत कर दिया। अब आप पीक थर्ड दायरे की युद्ध शक्ति से 100 गुना अविश्वसनीय रूप से भयानक हैं। आपने सर्वोच्च और सर्वोच्च से नीचे के लोगों के बीच की आधे से अधिक खाई को पार कर लिया है। बुगुइरिन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। एक मोटी ओरिजिन की हुई बाधा उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। उसके कंधे पर एक छोटा सा गोल्डन स्पिरिट कैमरा टिमटिमा रहा था। साधारण मार्शल कलाकार शेड गोल्डन स्पिरिट को कैमरे के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन वह अलग था। उन्होंने सीधे गोल्डन स्पिरिट के मुख्य निकाय का उपयोग किया। बुगुइरिन ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। वह इस दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहता था, एक क्रूर दानव जाति का सक्रिय रूप से मानव जाति पर हमला करने का दृश्य। फिर वह आपको न्याय के कटघरे में लाएगा और पूरी मानव जाति के सामने आपकी असली पहचान उजागर करेगा। वह महान मेधावी अधिकारी यू शॉ, जिसने सतह पर सैकड़ों वर्षों तक लगन से आपूर्ति पहुंचाई थी। जहां तक आपके शैतानीकरण की रिकॉर्डिंग की बात है तो उसे इसे जारी करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये समझाना कठिन होगा कि तुम्हें इतनी शिथिलता से क्यों बंद करके रखा गया था। जब से आपको अधिपति दानव अंडा प्रत्यारोपित किया गया था तब से लेकर अब तक अभी भी कुछ सुप्रीम और अधिपति जीवित थे। यदि जनता की राय मानव जाति के मेधावी अधिकारी पर अत्याचार किया गया और उसके पास दानवीकरण की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मैं बदल गया तो ये बुरा होगा। क्योंकि उसकी ताकत पहले पूरी तरह से संरक्षित थी। वह कुछ हद तक अहंकारी था और उसने अन्य सुप्रीमों को थोड़ा नाराज कर दिया था। यदि उन सुप्रीमों ने इसका उपयोग उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसके भाग्य को कम करने के लिए किया तो यह अच्छा नहीं होगा। आप उससे पहले आ गए। बुगुइरिन शांत और स्थिर दिखे और फिर आप अचानक तेज हो गए। इस समय आपका पूरा राक्षसी रक्त फैल गया, लगातार हताश गति से हमला कर रहा है। आपकी ताकत अपनी सीमा तक बढ़ रही है, किसी भी कीमत पर चौतरफा हमला शुरू कर रही है। पूर्ण ऊर्ध्वपातन के 2 चरण दानव 9 अधिपति का टूटना। दरार मोटी ओरिजिन क्यूई बैरियर चरमराने और कराहने लगी। दरारें बिजली की तरह फैल गईं और तेजी से इसकी सतह पर फैल गईं। बुगुइरिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और ओरिजिन क्यूई बाधा की दूसरी परत बनने लगी। बहुत देर हो गई। एक तेज टूटने की आवाज के बीच आपके पंजे उसकी बांह से भी लंबे, उसके ऊपरी धड़ पर बुरी तरह से कट गए। उसके ऊपरी शरीर पर खून के 5 भयंकर निशान दिखाई दिए। उसकी छाती और पेट से केवल धातु पीसने की आवाज आ रही थी। गिरते हुए कपड़ों से सर्वोच्च श्रेणी के राक्षसी रक्त के आंतरिक कवच का पता चला, जिसमें से आपने केवल कुछ मलबा हटाया था। लेकिन उसकी गर्दन, उसका चेहरा, उसका माथा सब खून से लथपथ हो गए। उनकी गर्दन और माथे पर केवल सतही घाव लगे। दोनों घाव कुल मिलाकर 2 इंच से अधिक लंबे नहीं थे। जो वास्तव में भयावह था वह पंजे का निशान था जो उसके चेहरे पर लगा। उसकी नाक के पुल को काटकर उसके गाल से लेकर उसकी दाहिनी आंख के कोने तक फैल गया। मानव जाति की काया स्वाभाविक रूप से दानव जाति से हीन थी। तुम्हारा चेहरा बर्बाद हो गया है। तुम बंदर की तरह इधर उधर उछलते हुए चिल्लाए। बुगुइरिन का चेहरा दर्द से जल गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसके बाद क्रोध, एक चींटी का क्रोध जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी, अचानक उसे काट रही थी। सुप्रीम ट्रू ओरिजिन ने अब एक रक्षात्मक स्क्रीन नहीं बनाई, बल्कि एक आकाश भेदी तोप में बदल गई। परम मूल क्यूई प्रकाश का एक स्तंभ जो 100 मील के दायरे को नष्ट करने में सक्षम है, आपकी ओर चला गया। आप चकमा या टालमटोल नहीं किए। आपके राक्षसी शरीर की कमर और पेट का मांस और हड्डियां फट गईं, जिससे आप दर्द से मुंह बनाने लगे। ये बुगुइरिन नव आरोहित सुप्रीम से काफी मजबूत था, जिससे आपकी कमर और पेट में एक बड़ा छेद हो गया। उसने हमला करना चुना। आपने सीधे मुकाबला करना और जवाबी हमला करना चुना। आपके दूसरे राक्षसी पंजे को मुट्ठी में बांध लिया गया। आपकी उंगलियों के बीच एक कांटेदार दानव की कांटेदार कीलें उभरी हुई थीं और एक मानव जाति के धड़ के आकार की मुट्ठी को तोड़ दिया गया। बुगुइरिन को भारी मुक्के से नीचे गिरा दिया गया। उसकी खुली त्वचा घने खूनी गड्ढों में ढक गई और यहां तक कि उसकी बाईं आंख भी कुचल दी गई। आपकी मुट्ठी के नुकीले बिंदुओं से राक्षसी रक्त स्रावित हुआ और उसके शरीर में चला गया, जिससे उसका मांस क्षत विक्षत और प्रदूषित हो गया। बुगुइरिन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना भयंकर दानव है जो ऐसे क्रूर जवाबी हमले के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। उसने आपके गिरते क्षत विक्षत शरीर को देखा और पहली बार शक्तिहीनता का एहसास किया। पागल कुत्ता, बुगुइरिन ने गुस्से में शाप दिया। बाद में उसने पहले राक्षसी रक्त के क्षरण को दबाने का फैसला किया, फिर धीरे धीरे अपनी चोटों को ठीक किया। आपके गिरने तक क्षत विक्षत शरीर ने उसे बीच की उंगली दी और वापस लौटने का फैसला किया। 10 सेकंड पहले पर वापस जाएं। बुगुइरिन शांत और स्थिर दिखे। आपके प्रकट होते ही उसने पहले ही आपके पीछे असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार को ओरिजिन क्यूई की परतों से सील कर दिया था और यहां तक कि अपने शरीर को सर्वोच्च श्रेणी के अवरोध के साथ मजबूत भी कर दिया था। उन्होंने कभी इस संभावना पर भी विचार नहीं किया था कि आप केवल कुछ दशकों के लिए असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद छद्म राजा चौथे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब भी जब आप सामान्य पीक थर्ड दायरे की गति से उसकी ओर बढ़े, बुगुइरिन शांत और संयमित रहे। एकमात्र तृतीय क्षेत्र का छोटा दानव अधिक से अधिक मेरे अवरोध पर केवल कुछ पंजों के निशान ही खरोंचेगा। फिर घने खूनी गड्ढे, उसके चेहरे को छेदते हुए पंजे के निशान और एक कुचली हुई आंख सब नीचे आ गए। उनके ओरिजिन क्यूई के एक हिस्से के अचानक नुकसान के साथ जुड़ी अकथनीय चोटों ने बुगुइरिन को अस्थिर कर दिया और आपने एक बार फिर से उनके सुरक्षात्मक अवरोध को तोड़ने का अवसर जब्त कर लिया।
आपका 6 से 7 जैंक का राक्षसी शरीर उलझी हुई ओरिजिन क्यूई लाइनों को चकमा देते हुए हवा में कलाबाजी से गिर गया। आपका राक्षसी पंजा एक बार फिर कट गया। बुगुइलिन का शरीर प्रचंड लाल कमल की तरह खिल गया था। उसकी सर्वोच्च काया, हालांकि क्रिस्टल स्पष्ट थी, राक्षसी काले और लाल रंग के निशान से रंगी हुई थी। तुम दोनों यहीं लड़ने लगे। असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र का ये प्रवेश द्वार मूल रूप से दानव जाति का था, लेकिन इसे कई साल पहले बुगुइलिन ने साफ कर दिया था। अब तुम दोनों सुनसान खंडहरों में अस्त व्यस्त होकर लड़ रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, बुगुइलिन पहले से ही लागत की परवाह किए बिना लड़ रहा था। आमतौर पर मानव जाति के मार्शल आर्टिस्ट जिनके घाव राक्षसी रक्त से दूषित होते हैं, उन्हें पहले अपने शरीर से राक्षसी रक्त को बाहर निकालना होता है और फिर घावों को ठीक करना होता है। यदि वे सीधे ठीक हो जाते हैं तो यह उनके राक्षसीपन को गहरा कर देगा, जिससे भविष्य में पुनर्प्राप्ति और अधिक परेशानी होगी। लेकिन बुगुइलिन को अब ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं थी। उनका घायल शरीर ओरिजिन क्यूई की अत्यधिक धुलाई से पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन इसमें अब सर्वोच्च शरीर की दोषरहित स्थिति नहीं थी। ये घने काले और लाल धब्बों और पंजों के निशानों से ढका हुआ था। उसकी कुचली हुई बाईं आंख भी दोबारा उगाई थी, लेकिन वह आंख खून से सनी हुई थी, जो दानव जाति की आंख से अलग नहीं थी। तुम चुपके से चिल्लाए। ये बुगुइलिन शायद बहुत मजबूत था। एक बार जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और आपको दुश्मन मानने लगा, तो बॉस की कठिनाई काफी बढ़ गई। उसे दोबारा घायल करने के लिए आपको अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। मूल रूप से अगले 10 सेकंड की भविष्यवाणी करने की आपकी क्षमता पर भरोसा करते हुए आपने उससे लड़ने, उसकी ओरिजिन क्यूई को समाप्त करने और एक शानदार जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके पास स्थानिक वलय थे। उनमें से 2 ओरिजिन क्यूई संसाधनों का भंडारण करते हैं। छोटे में से एक भी आपसे ले लिया गया था। जो दूसरों को धमकाता है, अंततः उसे धमकाया ही जाएगा। युनशॉ को लगा कि यह कर्म हो सकता है। ओल्ड आर्ट ने खुद को बनाए रखने और अपने 2 डाव रक्षकों को धमकाने के लिए लुओफैंगजों की बड़ी नाक वाली देवी को कुचलने से उत्पन्न ओरिजिन क्यूई पर भरोसा किया। अब पीड़ित होने की बारी राक्षसी लाओ जियू की थी। आखिरकार यह आपकी सहनशक्ति ही थी जो सबसे पहले खत्म हुई। बिखरी हुई धरती पर आप और बुगुइलिन अलग खड़े थे। 182। हाँ, यह उपयोगी है, लेकिन बहुत उपयोगी नहीं है। आप सांस लेने के लिए हौंफने लगते हैं। आपका राक्षसी भौतिक शरीर विशाल है, लेकिन आपके पास बहुत कम ताकत बची है। आपके सामने सर्वोच्च भी काले और लाल रंग में ढका हुआ है। उसका बाहरी वस्त्र पहले से ही फटा हुआ है। उसका राक्षसी रक्त आंतरिक कवच पंजे के निशान और छेद से भरा हुआ है। वह उतना ही अस्त व्यस्त है, महान प्रलय के युग के बाद से पहले कभी नहीं। लेकिन अंत में मैं ही जीता। बुगुइलिन ने अपना शांत स्वभाव वापस पा लिया। आपने उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, जो अपमानजनक था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब तक उसने तुम्हें मार डाला और फिर अपने भौतिक शरीर से राक्षसी रक्त की चोटों को मिटा दिया, तब तक सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। वह अभी भी इस युग के शीर्ष सुप्रीमों में से एक होगा, एक ऐसा सुप्रीम जिसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। धिक्कार है, मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? आप क्रोधित थे। ये सब कुछ पुराने बुद्धिमान व्यक्ति के कारण था, जिसने आपको हेवनली डेमन हॉल का स्वामी बनने से रोका था और यह पता लगाने से कि दानव जाति के 4 राज्य के छद्म राजा कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। अन्यथा बाहर आने से पहले आप निश्चित रूप से असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र पर चौथे क्षेत्र में आगे बढ़ चुके होते, वास्तव में इस युग को पार कर जाते। अभी अभी यह मेरा दूसरा व्यक्तित्व उभरकर सामने आया। वर्तमान में मूल युनशॉ है, जिसे दानव नहीं बनाया गया था। आपने अचानक अपना लहजा नरम कर लिया। क्या आपने मुझे 2 रास्ते नहीं बताए? मैंने युनशॉ इस पर विचार किया है और मैंने पहला रास्ता चुना है, गुप्त रूप से मानव जाति सुप्रीम को लाभ पहुंचाना, आपके पीछे सबसे ठोस ढाल बनना। मुझे स्थानिक अंगूठी दो। मैं अब असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में लौटूंगा और तुम्हारे लिए महान खजाने इकट्ठा करूंगा। आप जानते थे कि आप सिर्फ एक बच्चे थे, कुछ दशकों के भी नहीं, और एक बच्चे का अपना रुख नरम करना शर्मनाक नहीं था। तीसरे क्षेत्र के महान खजाने, क्या आप लुभाए नहीं गए? बुगुइलिन राक्षसीकरण के निशानों से ढके हुए ये सुनकर उपहास करते हुए बोले, इस समय युनशॉ, क्या आप शायद मजाक कर रहे हैं? वह ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसकी सर्वोच्च सच्ची अमर क्यूई सभा एक भयानक दुनिया को हिला देने वाला हमला करने वाली थी। आपने भविष्य पहले ही देख लिया था। बुगुइलिन का प्रहार 3 सेकंड में शुरू किया जाएगा, 5 सेकंड में मारा जाएगा और 10वें सेकंड में आप पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएंगे। बूम! ये हमला लगभग उस बॉडी कॉम्बैट विस्फोट जितना ही शक्तिशाली था जिसे बूढ़े ने कभी देखा था। इसके अलावा शक्ति आप पर केंद्रित थी, कोई फैला हुआ विस्फोट नहीं। यह एक जबरदस्त ज्वार की तरह आया जो आप पर वार कर रहा था। आपका पूरा भौतिक शरीर लुगदी में तब्दील हो गया, आपका आधा शरीर नष्ट हो गया। यदि आपका सार लगभग 30 गुना तक आपका समर्थन नहीं करता, तो आप उसी क्षण तुरंत मर गए होते। आप पृथ्वी में नवगठित गहरे गड्ढे में गिर गए और फिर आपने भविष्य देखा। तीसरे सेकंड में बुगुइलिन आपसे पहले आ जाएगा। 5वें सेकंड में वह आपकी खोपड़ी को कुचल देगा, जो आपके नियंत्रण का प्रतीक है। इंतजार। 6ठे सेकंड में आपकी चेतना अभी भी अस्तित्व में थी और 7वें सेकंड में आकाश बदलता हुआ प्रतीत हुआ। आपकी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरने वाली थी। विभिन्न क्षेत्रों से प्रशंसा सुनी। 7वें लोक के सच्चे अमर का जन्म हो चुका था। वह मार्शल दाओ सच्चा अमर आदिम स्वर्ग क्षेत्र के असंख्य डोमेन में प्रतिबिंबित होता है। सभी जीवित प्राणियों ने उसे देखा और उसने सभी जीवित प्राणियों को देखा। उसने इस दिशा में देखा, एक नजर के लिए। फिर वह भविष्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन वर्तमान में आप पहले ही अपनी सारी मानसिक ऊर्जा निचोड़ चुके थे। इसे व्यापक रूप से बाहर भेज रहे थे। बुगुइलिन को रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, कुत्ते, अगर तुम अपनी जान को महत्व देते हो तो रुक जाओ। तुम्हें और क्या कहना है? बुगुइलिन ने ऊपर से नीचे देखा। पहले आपके और सबके सामने वह हमेशा शांत पानी की तरह शांत रहता था, क्योंकि वह इस दुनिया में बचे हुए कुछ सर्वोच्चों में से एक था और न केवल सर्वोच्च पर चढ़ा था, बल्कि जीवित बचे सर्वोच्चों में से सबसे मजबूत में से एक था। लेकिन अब क्रूरता और क्रूरता का एक संकेत जोड़ा गया था। आपका दिल चकनाचूर हो गया, आपका आधा शरीर मिट्टी में बदल गया, लेकिन यहाँ तक कि आपके भौतिक शरीर से गिरे सड़ते मांस के टुकड़े ने, इसके सक्रिय स्पंदन ने आसपास की धरती और पत्थर को तोड़ दिया। आपका गला भी खराब था, लेकिन एक ऐसे प्राणी के लिए जो तीसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, संचार अब शब्दों तक सीमित नहीं था। मानसिक ऊर्जा के पुल के माध्यम से आपने बुगुइलिन से आकाश की ओर देखने और चमत्कार के लिए कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। फिर भी एक और 7वें क्षेत्र का जन्म हुआ। उसका चित्र आदिम स्वर्ग क्षेत्र के असंख्य डोमेन को रोशन कर रहा था। आपने 1500 साल पहले इस दृश्य का अनुभव किया था, लेकिन तब आप नहीं जानते थे कि न केवल असंख्य डोमेन के प्राणी उस 7वें क्षेत्र को देख सकते हैं, वह 7वां क्षेत्र सभी असंख्य डोमेन को एक नजर से भी देख सकता था। ये सिर्फ इतना था कि आदिम स्वर्ग क्षेत्र के असंख्य डोमेन में अनगिनत प्राणी थे। उस समय आप महज दूसरे दायरे में थे। आप उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसे योग्य हो सकते थे? लेकिन यह वाला अलग था। आप पहले ही हंसने लगे थे। आपने भविष्य में वह सब देखा था और आपने यह महसूस करते हुए आह भरी थी कि मूल बूढ़े गीजर ने वास्तव में कुछ प्रभावशाली चीजें की थी। उदाहरण के लिए उसने एक अच्छे बेटे का पालन पोषण किया। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। 9 स्वर्गों के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। वह मुड़ा और असंख्य डोमेन की ओर देखते हुए अपनी निगाहें घुमाई।
एक क्षण बाद उसकी नजर अजूर डोमेन पर टिकी। उसने पहले दूसरी तरफ देखा, फिर उंगली से इशारा किया। फिर उसने अपना ध्यान आप पर केंद्रित किया। बुगुइलिन पहले से ही स्तब्ध था। ऐसा ही एक और आंकड़ा, इस आदिम स्वर्ग क्षेत्र का क्या हो रहा था? पहले छठा क्षेत्र एक किंवदंती था, लेकिन अब सातवां क्षेत्र लगातार उभर रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछले दो के विपरीत ये थोड़ा परिचित लग रहा था और वह उसे देख रहा था। आप जोर से हंसे, चूंकि तुम्हें याद है कि मैं दुष्टात्मा था, तो क्या तुम्हें यह भी याद है कि मेरा भी एक बेटा है? वह बे चेंगुआंग है, वह मेरा छोटा गुआंग है। हा हा हा। तुम पागलों की तरह हंसे। बूढ़े बूढ़े का बेटा, निस्संदेह आपका भी बेटा था। आपने बुगुइलिन पर थूका। बुगुइलिन चकमा नहीं दिया, लेकिन यह उसे नहीं लगा। इसे उसके बाहरी शरीर की रक्षा करने वाली कीवी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। आपने अस्थायी रूप से अपना गला ठीक किया और आकाश में आकृति की ओर चिल्लाया, मेरे अच्छे बेटे, बेटे, पिताजी को रगड़ने के लिए अपना सिर फैलाओ। भले ही आपका कंकाल चकनाचूर हो गया था और आप बाहर निकलने के लिए बहुत कमजोर थे। आपने पहले ही उन्मादी ढंग से हंसना शुरू कर दिया था, जबकि बुगुइलिन के चेहरे पर निराशा छा गई थी। वह अचानक भड़क उठा, अपना आपा खोते हुए आपको यही मार डालने का इरादा कर रहा था। अनगिनत डोमेन से अलग बे चेंगुआंग दूर से पहुंचा। बुगुइलिन का भौतिक शरीर हवा में लटका हुआ था, इंच दर इंच बिखर रहा था। लेकिन बे चेंगुआंग ने सिर्फ एक बार कार्रवाई नहीं की, वह भी आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था। इस क्षण तुम्हारी उन्मत्त हंसी ठिठक गई। आपका भौतिक शरीर, आपके विचार और इच्छाएं सभी ऐसे थे जैसे वे अदृश्य एम्बर में सील कर दिए गए थे। ये जो डोमेन के बाहर शून्य क्षेत्र में डाल दिए गए थे, आदिम स्वर्ग क्षेत्र के बाहर रखा गया था, इसलिए आपने उसकी धीमी फुसफुसाहट नहीं सुनी। पिता यूं, जब मैं लौटूंगा तो आपकी मदद के लिए आऊंगा। वर्ष 5145 में आप बाहरी दुनिया में बदलती स्थिति से अनजान सातवें क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति द्वारा सील कर दिए गए थे। समय बहने लगा है। हो वर्ष 5340 में आप अभी भी सीलबंद अवस्था में थे। सौभाग्य से आपकी जीवन शक्ति फीकी नहीं पड़ी थी। अरे बकवास, यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 5705 में बाहरी दुनिया में भारी बदलाव आया। आपको किसी तरह से शून्य क्षेत्र में बंद कर दिया गया था। इस प्रकार आप एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण नहीं बन सके। वर्ष 6150 में एक निश्चित दुर्घटना घटी। आप अजूर डोमेन की बाहरी परत से अलग हो गए और एक अशांत धारा में बह गए। वर्ष 6373 में एक युद्ध के दौरान जिसने ग्रेट थाउजेंड को हिलाकर रख दिया था, आप बात के झटकों से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तुम मर गए। कृपया प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों में से एक चुनें। 1. 3504 वर्षों की विस्तृत स्मृतियां। 2. तृतीय क्षेत्र शिखर साधना और संबंधित साधना स्मृतियां आदि। 3. अपने सार को 3504% बढ़ाएं। यू शॉ, इस अनुकरण की लंबाई उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी और इसके बाद के घटनाक्रम भी उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह बहादुरी से आगे बढ़ सकता है, पवित्र युद्ध के दौरान सीधे तीसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और शायद अपने जीवनकाल के भीतर चौथे क्षेत्र सर्वोच्च के लिए प्रयास भी कर सकता है। लेकिन वह अपंग था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह सर्वोच्च समर्थन पर भरोसा करके बुढ़ापे तक एक स्थिर जीवन जी सकता है, लेकिन तभी एक भक्षक युवान जानवर कहीं से प्रकट हुआ और उसने उस समर्थन को तोड़ दिया। चूहे। उसके बाद यह मानव जाति का पुनरुद्धार, बुढ़ापे में विश्वासघात, फिर उसके जीवन के अंत में दानवीकरण और लिटिल गुआंग द्वारा अपने पिता को बचाना था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि बे चेंगुआंग वास्तव में किस काम में इतने व्यस्त थे। 1000 साल बीत गए और वह एक बार भी अपने गॉडफादर से मिलने नहीं लौटा। किस तरह के मामले में 1000 साल लग सकते हैं? उस बच्चे ने फिर से नक्शे नहीं बदले होंगे क्या? 183 किंग लहसुन झाओ युआन। युन शॉ ने अपना सिर हिलाया। इस अनुकरण ने उनके बहुत दूर रहने और लंबे समय तक रहने के कारण कई नई सेटिंग्स पेश की। भाग्य, छठा क्षेत्र, सातवां क्षेत्र और दुनिया को निगलने जैसी चीजें और महान डोमेन के बीच एबिस हेवन बैरियर। यह एक गड़बड़ है। क्या मेरे जैसे किसी को, एकमात्र प्रारंभिक चरण के स्वर्ग मानव को, इस बारे में सोचना चाहिए? यू शॉ ने 3 को चुना। 3504% जोड़ 528%। सार का 4032%। 40 गुना सार, ये 40 गुना से अधिक युद्ध शक्ति, 40 गुना से अधिक उन्नयन गति, 6 गुना से अधिक जीवन प्रत्याशा और 3 गुना से अधिक समझने की क्षमता आदि का प्रतिनिधित्व करता है। उसका पूरा शरीर साफ लग रहा था, उसके कान और आंखें तेज थीं। उनका मार्शल दाव क्षेत्र अभी भी अर्ली स्टेज हेवन ह्यूमन था, वह अर्ली स्टेज हेवन ह्यूमन जो अभी 1 साल पहले ही टूटा था और जिसकी प्रगति बेहद धीमी थी। हालांकि ओरिजिन क्यूई की सीमा जिसे वह नियंत्रित कर सकता था 1000 मीटर से अधिक तक विस्तारित हो गई थी, जो लेट स्टेज हेवन ह्यूमन के करीब थी। और स्वर्ग मानव क्षेत्र में नियंत्रित मूल क्यूई की सीमा में वृद्धि भौतिक शरीर की युद्ध शक्ति और उसकी अपनी मूल क्यूई से कहीं अधिक थी। इसलिए उनकी 40 गुना ओरिजिन क्यूई नियंत्रण सीमा केवल लेट स्टेज हेवन ह्यूमन के पास पहुंची, लेकिन उनकी 40 गुना ओरिजिन क्यूई अधिकांश लेट स्टेज हेवन ह्यूमन से आगे निकल गई। यू शॉ ने पिछले सिमुलेशन से अपने मार्शल दाव अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाला, मेरे वर्तमान व्यापक आंकड़े एक साधारण लेट स्टेज हेवन ह्यूमन के बराबर होने चाहिए, जो 8वीं के दायरे में ओरिजिन क्यूई को नियंत्रित करता है। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई जुटाव प्राधिकरण का भी मुद्दा था, अगर उसे अब स्वर्ग और पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई के लिए एक साधारण पीक हेवन ह्यूमन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती तो वह अभी भी इसके 70 से 80% हिस्से पर कब्जा कर सकता था। वर्तमान में अपने सार की परवाह किए बिना वह केवल 200 मीटर के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई को नियंत्रित कर सकता है। मिडिल स्टेज हेवन ह्यूमन की दहलीज 1 ली त्रिज्या को नियंत्रित कर रही थी। लेट स्टेज हेवन ह्यूमन एक 3 ली त्रिज्या था। पूर्णता स्वर्ग मानव एक 10 ली त्रिज्या था। दुर्भाग्य से यह ओरिजिन कोर इसे बनाए रखने में थोड़ा असमर्थ लगता है। युन शॉ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्रारंभिक चरण के स्वर्ग मानव के रूप में स्टॉर्म ओरिजिन कोर ने कल अपने ओरिजिन क्यूई को बहुत तेजी से परिवर्तित कर दिया। लेकिन अब उसके शक्तिशाली और मजबूत ग्रेट ओरिजिन क्यूई का सामना करते हुए स्टॉर्म ओरिजिन कोर एक इनेक ग्रेड आइटम का प्रभाव भी कम हो रहा था। जब तक मैं अधिपति क्षेत्र में पहुंचूंगा, ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और यहां तक कि धर्म शरीर का प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। युन शॉ ने आह भरते हुए टिप्पणी की कि मार्शल आर्टिस्ट उपकरण का जीवनकाल बहुत कम था, थोड़ी सी सफलता के बाद ये बेकार हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इन्हें इतनी मेहनत से तैयार करने की जहमत क्यों उठाई। ओह, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शॉ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और नीचे जाते समय उसका चेहरा लगातार बदलता रहा। इस बार उन्होंने सुंदर लड़के का रूप नहीं चुना, बल्कि एक सादे चौकोर चेहरे वाले युवा व्यक्ति का रूप धारण किया। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और केवल कुछ 100 कदम चलकर एक दुकान तक पहुंचा। कल स्टील डोर जाइरोस्कोप बजाने वालों को पुरस्कृत करने के बाद यू शॉ के पास अभी भी अच्छी मात्रा में चांदी के टैल्स बचे थे। दुकान में 10 टन से अधिक खर्च करने के बाद वह नक्शों का एक बड़ा बैग लेकर चला गया। किंग देश, भू देश और निंग देश के बड़े मानचित्र। यू शॉ ने अपनी ओरिजिन क्यूई की संरचना को समायोजित किया, जिससे एक बाहर की ओर बहने वाली लाल क्यूई विशेषता बन गई। उसने यांगत्सु शहर से 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से तेज और शांत तरीके से गोली चलाई। आम लोगों को केवल शहर से तेजी से बाहर जाता हुआ लाल धुंधला दिखाई दे रहा था।
क्या लाल कपड़े का एक टुकड़ा यूं ही गुजर गया? क्या ये कोई गंदी चीज थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर से मैंने देखा कि यह एक मानव आकृति थी। वह अवश्य ही कोई मार्शल दाव विशेषज्ञ होगा। हे भगवान, वह शक्तिशाली। मैं तो छाया भी नहीं देख सकता। वह किस स्तर का विशेषज्ञ है? मेरी राय में वह व्यक्ति तियानहे मार्शल आर्ट्स पवेलियन के पवेलियन मास्टर फैन के बराबर हो सकता है। वह एक शीर्ष स्तरीय मार्शल मास्टर है। यांगज्यू शहर के बाहर युनशॉ ने अपनी दिशा की पुष्टि की। शहर से 10 वीं दूर चारों ओर जंगली जंगल भूमि देखकर वह धीरे धीरे हवा में चढ़ गया। 1000 मीटर ऊंचा, 2000 मीटर ऊंचा। वह जमीन पर लोगों के नजरिए से एक छोटा सा बिंदु बन गया, बादलों के बीच से गुजरता रहा जब तक कि उसकी आकृति नग्न आंखों से नहीं पकड़ी जा सकी। आकाश में हजारों मीटर की ऊंचाई पर युनशॉ को अचानक अन्वेषण करने की उत्सुकता महसूस हुई। सिमुलेशन से मिली जानकारी के अनुसार ऊपरी क्षेत्र में एजियो डोमेन की उस दुनिया में आकाश को 6 स्वर्गीय बेल्टों में विभाजित किया गया था। प्रथम स्वर्ग कोल्ड क्यूई बेल्ट में प्रवेश करने के लिए किसी को 10,000 ली ऊपर की ओर उड़ना पड़ता था और दूसरे स्वर्ग गेल विंड बेल्ट के लिए 30,000 ली ऊपर की ओर उड़ना पड़ता था। वह नहीं जानता था कि इस बादलों वाले विस्तार क्षेत्र में आकाश के ऊपर स्थिति कैसी थी। बहुत ऊपर तक उड़ान भरने के बाद क्या वह किसी अदृश्य दुनिया की दीवार, किसी हवाई जहाज की बाधा से अवरुद्ध हो जाएगा? क्या वह सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है? या क्या वह अंतरिक्ष वातावरण, विमानों के सागर में प्रवेश करेगा? मैं इसे 10वीं पीढ़ी के अन्वेषण के लिए बचाकर रखूंगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यात्रा करना है। युनशॉ ने अपना सिर हिलाया। उसे डर था कि जैसे ही वह उड़ेगा, उसे दुनिया द्वारा त्याग दिया जाएगा और अंतहीन शून्य क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा, जैसे कोई यात्री नौक से कूद रहा हो। 10,000 फीट ऊपर हवा में लटके हुए 14 साल के लड़के ने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। सेंफ्लेम संप्रदाय के झाओ युआन नौकायन कर रहे हैं। इस समय वह ध्वनि की गति से दर्जनों गुना अधिक गति से बाहर निकला। यहां तक कि सेंफ्लेम संप्रदाय, जो 1000 ली दूर था, केवल कुछ दर्जन सांसों की दूरी पर था। झाओ युआन, जो इस वर्ष 43 वर्ष का है, सेंफ्लेम संप्रदाय के उत्तर पूर्व में स्टीवर्ट जिले में रहता था और अभी भी अविवाहित था। उन्होंने किंग देश के सीमित मार्शल दाव संप्रदायों में से एक सेंफ्लेम संप्रदाय में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और हर दिन 2 घंटे के बीच में अपने कमरे में लौट आए। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर्स ने भी उनकी उत्कृष्ट दिनचर्या के लिए उनकी प्रशंसा की। हम 43 साल का और अभी भी अविवाहित, यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि सेंफ्लेम संप्रदाय के मूल और व्यक्तिगत शिष्यों की नजर में एक अंधविश्वास था। उनका मानना था कि सेंफ्लेम आर्ट एक ग्रैंड मास्टर स्तर की मार्शल आर्ट, ब्रेकिंग थ्रू द ग्रैंड मास्टर हेवन गेट के अंतर्निहित लाभों के अलावा इसमें गुप्त रूप से एक छिपी हुई स्थिति भी शामिल थी। एक कुंवारी शरीर सफलता दर को एक और परत तक बढ़ा सकता है। इससे सेंफ्लेम संप्रदाय के प्रमुख और व्यक्तिगत शिष्यों में बड़ी संख्या में वृद्ध कुंवारे लोग शामिल हो गए। झाओ युआन कोई साधारण मार्शल मास्टर नहीं था। न केवल उन्हें एक पुराने ग्रैंड मास्टर ने सिखाया था, बल्कि उन्होंने स्वयं इस वर्ष की शुरुआत में मसल एंड बोन रेजोनेंस पूरा किया था और इसकी ध्वनि उच्चतम ग्रेट टाइगर लेपर्ड थंडर रोअर थी। इसके अलावा उन्हें इस बात का पूर्वाभास था कि वह निश्चित रूप से इस वर्ष अपनी मार्शल दाव वसीयत को संक्षिप्त करने में सक्षम होंगे। उस समय जब तक उसने अपने सार क्यूई और आत्मा को एक में संघनित किया और अपनी शारीरिक स्थिति को उसके चरम पर समायोजित किया, तब तक वह ग्रैंड मास्टर हेवन गेट को तोड़ने का प्रयास कर सकता था। 45 वर्ष की आयु से पहले एक ग्रैंड मास्टर का मतलब एक महान ग्रैंड मास्टर बनने, सर्वोच्च की उपाधि से सम्मानित होने और 3 देशों को हिला देने की आशा थी। झाओ युआन को कोई संदेह नहीं था कि वह उस कदम तक पहुंच सकता है। जब उन्होंने उस वर्ष की युवा प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उन्होंने अपना संघर्ष किया और अंततः महान युवा नायक का खिताब अर्जित किया और वह उस पीढ़ी के निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति थे। आज अभी भी सुबह थी, लेकिन वह पहले ही उठ चुका था। अपने कमरे से बाहर चला गया और आवासीय क्षेत्र में अपनी खेती का अभ्यास किया। खुश एक शानदार सफेद रोशनी चमकी। झाओ युआन की क्यूई ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, 1000 वॉट से अधिक की शक्ति वाले मानव आकार के प्रकाश बल्ब की तरह। पर्दे का पतला कपड़ा इतनी तेज रोशनी को नहीं रोक सकता था, लेकिन यहाँ के निवासियों को लंबे समय से झाओ युआन की आदतों का अनुमान था और प्रत्येक घर ने अपनी खिड़कियों के पीछे अतिरिक्त आवरण जोड़ लिया था। इस पर झाओ युआन ने केवल अपना सिर हिलाया। अगर कोई सुबह सुबह मार्शल आर्ट का अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो वह मार्शल दाव पीक पर कैसे चल सकता है? नमस्कार भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सेंफ्लेम संप्रदाय के झाओ युआन कहाँ हैं? उसकी तरफ से एक सवाल आया। झाओ युआन मुड़ा और भौहें चढ़ाई। तुम कौन हो? मेरे संप्रदाय के शिष्य कैजुअल कपड़े कैसे पहन सकते हैं और संप्रदाय में प्रवेश और निकास कैसे कर सकते हैं? युनशॉ स्तब्ध रह गया, लेकिन झाओ युआन की आंखें चमक उठी और वह पहले ही युनशॉ की ओर अपना पंजा बढ़ा चुका था। तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो जिसने मेरे संप्रदाय के महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। उसने तुरंत हमला कर दिया, बिना ये पूछे कि मैं उसे ढूंढने क्यों आया हूँ। युशॉ अवाक था। अनुकरण में ये लड़का भी ऐसा ही था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह केवल संघर्ष और युद्ध के बारे में ही सोचता था। ऐसा लगता है कि झाओ युआन के शब्दकोश में बातचीत करें शब्द मौजूद ही नहीं है। कोई समस्या आने पर पहले प्रतिद्वंद्वी को वश में करें, फिर अन्य विषयों पर चर्चा करें। ये ग्रैंड मास्टर्स के बीच उनकी लगभग प्रथम श्रेणी की ताकत द्वारा झाओ युआन को दिया गया आत्मविश्वास था। लेकिन यह वैसा ही था, उसे सीधे ही सही व्यक्ति मिल गया था। ये लहसुन त्वरित निर्णायक कार्रवाई के लिए एक चंचल शब्द का समय था। यहाँ तक कि मैं एक स्वर्गीय मानव भी आपके जितना अहंकारी नहीं हूँ। युनशॉ ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल झाओ युआन की दृष्टि धुंधली हो गई और युशॉ गायब हो गया। 184 झाओ युआन हुई। जिस क्षण युनशॉ गायब हो गया, उसी समय झाओ युआन ये जानकर भयभीत हो गया कि उसके शरीर ने नियंत्रण खो दिया है और फिर वह गुस्से में पास के एक उपयाजक के निवास पर पहुंचा, पर्दे को जोर से खोला और खिड़की के पीछे लकड़ी के बोर्ड को ऊंचे पैर से लात मारी। अंदर उसका सहकर्मी हुईमिन अभी तक सोया नहीं है। जेपीजी। इस बीच झाओ युआन का पूरा शरीर एक तेज रोशनी प्रसारित कर रहा था। यह उसकी अपनी क्यूई भी नहीं थी। उसी समय उसका मुंह जबरदस्ती खुलता और बंद होता रहा और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज जो उसकी नहीं थी, फिर भी उसके जैसी ही थी, अजीब तरह से निकली। बाहरी लोगों की नजरों में उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, उन्हें क्रॉस किया और बेहद लड़कियों जैसी मुद्रा में चिल्लाया, सूरज के नाम पर तुम्हें जगाओ, क्या तुम पागल हो? एक उपयाजक दहाड़ उठा। लेकिन जैसे ही उसने दहाड़ना शुरू किया, उसने झाओ युआन को खिड़की से गायब होते देखा। बगल के एक अन्य क्षेत्र में झाओ युआन अपने कूल्हों पर हाथ रखकर दहाड़ते हुए जागने की सेवा कर रहा था। जो कोई भी इस समय तक बिस्तर से नहीं उठा, पूरे सम्मान के साथ, वह आलसी कुत्तों का एक झुंड है। उसने लात मारकर एक खिड़की खोल दी। उठो, बकवास करो बदमाश। उसने मुक्का मारकर एक दरवाजा खोला, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा फेंकी, अपनी क्यूई किसी के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, उठो, मेरे लिए उठो। अभी भी सो रहे हो? आप लोग इस कहावत के अनुसार निकम्मे हैं। आप इस कहावत के अनुसार सड़ी हुई मछली और झींगा हैं। पूरे डेक्कन आवासीय क्षेत्र में हंगामा मच गया। झाओ युआन के हंगामे से हर कोई परेशान था। मैं झाओ युआन इस यांग्याओ संप्रदाय में सबसे पहले उठने वाला और सबसे मजबूत व्यक्ति हूँ। मुझसे अधिक अधिकार किसी के पास नहीं है। मैं जो कहता हूँ वह संप्रदाय कानून है।
जब तक क्रोधित डीकन कपड़े पहनकर सामूहिक रूप से चोर झाओ की निंदा करने के लिए तैयार होकर बाहर आए, तब तक झाओ युआन सीधे शिष्य आवासीय क्षेत्र की ओर जा चुका था। जैसे ही वह तेज गति से भागा, हवा से उसके कपड़े उड़ गए। सौभाग्य से होली लाइट ने उसे सेंसर कर दिया और ओरस ने उसके 3 प्रमुख क्षेत्रों से शूटिंग की, जिससे उसका रूप पूरी तरह से अप्रभेद्य हो गया। वह कौन है? वह विकृत नग्न आदमी कहां से आया जो बाहर बेतहाशा भाग रहा था? बिल्कुल, और वह अपनी छाती और क्रॉच को अवरुद्ध कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी तारांकन चमक रही है। ओह, वह चेहरा, ये डेकोन झाओ जैसा क्यों दिखता है? कुछ शुरुआती उभरते शिष्यों ने एनिमेटेड रूप से चर्चा की, डीकन झाओ आमतौर पर कठोर और ईमानदार हैं, वह संभवतः ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर उन्होंने देखा कि नग्न आदमी चुपचाप पुरुष और महिला शिष्यों की एक जोड़ी के पास आ रहा है। किसी भी अन्य हलचल पर ध्यान न देते हुए दोनों एक साथ बंधे हुए थे। शिष्य, वे उन्हें चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन वह कठोर और गंभीर डेकोन झाओ था और वे खुद को इसमें शामिल होने से डरते थे। पुरुष शिष्य ने महिला शिष्या के सामने अपनी हथेली फैलाते हुए उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली धीरे धीरे चमकदार सफेद हो गई। हालांकि वह अभी भी दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था, त्वचा की पतली परत के माध्यम से उसकी त्वचा की सतह पर बहने वाली आंतरिक क्यूई अब उसकी आंतरिक क्यूई की चमक को रोक नहीं सकती थी। जूनियर सिस्टर जियाओ, देखो सीनियर भाई का हाथ कितना उज्जवल है। महिला शिष्य शर्मा गई और उसकी पतली उंगली पर भी सफेद रोशनी का एक टुकड़ा इकट्ठा हो गया। वरिष्ठ भाई बहुत अद्भुत है, मुझसे कहीं अधिक उज्जवल है। कनिष्ठ बहन, वाह, दोनों अकड़ गए। उनके पीछे एक विशाल प्रकाश स्रोत दिखाई देने लगा, जिसकी छाया लंबी और गहरी हो रही थी। डीकन झाओ की गरिमापूर्ण शांत आवाज उनके पीछे से आई, बहुत उज्जवल। दोनों छोटे बटेरों की तरह कांपते हुए घूमे, फिर सामूहिक रूप से डर गए। उन्होंने झाओ युआन को अपने कूल्हों पर हाथ रखकर गर्व से खड़े हुए, जहां पवित्र प्रकाश था, वहां लहराते हुए देखा, क्या तुम मेरे जैसे उज्जवल हो सकते हो? 15 मिनट बाद विक्षिप्त झाओ युआन रेंगते हुए शौचालय से बाहर निकला। उसकी क्यूई उसके शरीर से गंदगी को हटा रही थी। वह मैं नहीं थी, वह बिल्कुल भी मैं नहीं थी। किसी ने मेरे शरीर को नियंत्रित किया है। झाओ युआन ने तर्क दिया, ये गैंग क्यूई एक अदृश्य गैंग क्यूई थी जो मेरी गतिविधियों, मेरे कार्यों को नियंत्रित करती थी। इसके पीछे जिस व्यक्ति की मार्शल दाव उपलब्धि है, वह था है संभवतः एक अद्वितीय ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। अन्यथा मेरी हर हरकत को डोर पर बंधी कठपुतली की तरह नियंत्रित करना असंभव होगा। उन्होंने धार्मिक आक्रोश के साथ बात की, जिससे कई उपयाजक और शिष्य भी विचार करने लगे, ये वास्तव में सही नहीं था। डेकोन झाओ वास्तव में सामान्य रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। ऐसा होना चाहिए कि उसे बहुत लंबे समय से ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली है, जिससे अत्यधिक दबाव और मानसिक विक्षिप्तता हो रही है। ठीक है। भीड़ से एक आह निकली। यह उसके लिए एक स्पष्टीकरण की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह उसे शर्म के स्तंभ पर कील ठोकने के लिए था। किसी ने उसे नियंत्रित किया से लेकर उसने ये स्वयं किया। कौन? झाओ युआन की आंखें खून से लथपथ थी, क्योंकि वह ये खोज रहा था कि आखिरी वाक्य किसने बोला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना लक्ष्य ढूंढ पाता, भीड़ में से एक और आवाज गूंजी। भले ही अदृश्य ज्ञान क्यूई किसी को कठपुतली की तरह नियंत्रित कर सकता है, आप डेकोन झाओ के अजीब शब्दों को कैसे समझाएंगे? मैंने उन्हें सीधे उसके मुंह से चिल्लाते हुए सुना, उन्हें किसी कुशल वेंट्रिलोक्विस्ट द्वारा डब नहीं किया गया था। हा, अगर कोई सचमुच ऐसा कर सकता है, तो शायद वह पहले ही ग्रेट ग्रैंड मास्टर से आगे निकल चुका होगा और एक मार्शल अमर बन गया होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि किसी और ने फिर से उसे कमतर आंका। डीकन झाओ की महान ग्रैंड मास्टर योग्यता के साथ एक मार्शल इमोर्टल केवल उसे विकसित करने के बारे में सोचेगा, वे उसके साथ ऐसा मजाक क्यों करेंगे? झाओ युआन गुस्से में था। उस पर इस्तेमाल किए गए तरीके पहले से ही मार्शल दाव की कल्पना से अधिक थे। ये बिल्कुल अभी के उन 2 वाक्यों की तरह था, जैसे कोई मार्शल इमोर्टल उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन इस दुनिया में मार्शल इमोर्टल्स कहां थे? और बिना किसी शिकायत या शत्रुता के एक मार्शल अमर उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करेगा? अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह युवक जिस पर उसके शरीर को नियंत्रित करने का संदेह था, और उसने पूछा था, झाओ युआन कहां है? क्या वह सचमुच एक मार्शल अमर हो सकता है? एक अमर योद्धा उसकी तलाश क्यों करेगा? और उसने उससे प्यार से पूछा था, तो क्या मार्शल इमोर्टल वास्तव में उसे विकसित करने के लिए उसकी तलाश कर रहा था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मेहनती मार्शल आर्ट अभ्यास और आश्चर्यजनक योग्यता ने मार्शल इमोर्टल को प्रभावित किया था? लेकिन उन्होंने क्या किया था? वह तुरंत हिंसा पर उतर आया था। अपने अहंकार के कारण उसे विश्वास था कि भले ही यह गलतफहमी हो, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उसकी संभावित सीमा बहुत ऊंची थी। भविष्य में वह कम से कम एक ग्रैंड मास्टर होगा। एक महान ग्रैंड मास्टर बनने की संभावना के साथ इस मार्शल दाव दुनिया के शिखर पर खड़ा होना तय है। इसलिए पहले गलतफहमियों और झगड़ों के कारण जब वह लोगों को घायल या अपमान करता था, तो उसके गुरु या संप्रदाय ने हमेशा उसकी रक्षा की थी। लेकिन नश्वर दुनिया में एक मार्शल कलाकार, मार्शल अमर की सनक का सामना कैसे कर सकता है? क्या मैंने क्या किया है? झाओ युआन, जो कुछ ही क्षण पहले जोश से भरा हुआ था, अचानक जमीन पर गिर गया, जैसे कि उसकी सारी आत्मा खत्म हो गई हो। इस बीच यू शॉ पहले ही सीधे वो राज्य मार्शल स्टेट सीमा की ओर बढ़ चुका था। उसके साथ झाओ युआन की कठिनाइयां कुछ हद तक समझ में आती थी, लेकिन वह युद्ध अपराधी एक शुद्ध खलनायक था। इसके बाद वह किंग राज्य के लोगों को उनकी कल्पना से भी परे एक भयानक दमन का गवाह बनने देगा। झेबू दर्रा, वो राज्य मार्शल राज्य का, वो किंग राज्य का पास। जनरलों के परिवार में जन्मी बाई कियानरेन ने बचपन से ही सैन्य मार्शल आर्ट का अध्ययन किया था। लेकिन जब 22 साल की उम्र में उनमें आंतरिक क्यूई विकसित हो गई, तो उन्होंने हार मानने का फैसला किया। उनकी मार्शल दाव योग्यता जियांग भटकने वालों की तुलना में काफी अधिक थी, लेकिन उनका मार्शल आर्ट अभ्यास इस जीवन में एक मार्शल मास्टर के रूप में अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। ग्रैंड मास्टर बनना 10,000 के बराबर सवाल से बाहर था। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान सेना पर केंद्रित कर दिया, सैन्य रणनीति में विशेषज्ञता हासिल की। वह दूसरे रास्ते पर 10,000 के बराबर बनना चाहते थे। वह अपनी बचपन की इच्छा को पूरा करना चाहता था, भू राज्य मार्शल राज्य पर आक्रमण करना और किंग राज्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना। हालांकि ये बहुत कठिन था। भू राज्य मार्शल राज्य की प्रचलित संस्कृति के कारण इसकी सेना मजबूत और सुसज्जित थी। इसके विपरीत 100 वर्षों से अधिक की शांति के कारण किंग राज्य का सैन्य खर्च कम था और अधिकांश सैनिकों को केवल साधारण प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। वे तीसरे दर्जे की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाए थे। हमें सरल चालें अपनानी चाहिए, असाधारण रणनीति अपनानी चाहिए। बाई कियानरेन भी आज विचार कर रही थी, लेकिन वह इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे बचूं। अभी आधे घंटे पहले एक रहस्यमय शक्ति ने उसे घेर लिया और बाद में उसने नियंत्रण खो दिया और एक महान अनुभव पर चला गया। सबसे पहले उसने सक्रिय रूप से अपना चेहरा ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया, जिससे उसकी असली पहचान छिप गई, और बस इतना ही। उसके कपड़े तक नहीं हिले। उन्होंने सीधे तौर पर अपना भव्य साहसिक कार्य शुरू किया। झेबू दर्रे पर उनका शिकार अभियान। रहस्यमय शक्ति ने उसे सीधे जाने के लिए नियंत्रित किया, सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, निजी आवासों पर जबरन कब्जा कर लिया, हर जगह तोड़फोड़ की, पुरुषों के अंडरवियर उतार दिए, फिर उन्हें खुद पर डाल लिया या उन्हें अपने सिर पर पहनने के लिए 2 छेद कर दिए, तुरंत दर्जनों टुकड़े डाल दिए। वहां एक ड्रैगन यांग डाकू है। कुछ सैनिक डाकू को पकड़ने आए, लेकिन तुरंत ही उस व्यक्ति के कपड़ों और शारीरिक बनावट में कुछ गड़बड़ी देखी।
ये है जनरल बाई कोष्टक 4 अपडेट रूपरेखा के बारे में सोच ओमेगा 185 लोंगयांग चोर बाई कियानरेन। नहीं नहीं नहीं, असंभव। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरल बाई जैसा दिखता है। एक सैनिक ने, जिसकी मूर्ति टूट गई थी, बार बार अपना सिर हिलाया। ये सही है, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। सिपाही ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि अंडरवियर पहने हुए व्यक्ति उसके पास दौड़ कर आया, अंगूठा ऊपर किया और बाई कियानरेन के अनूठे स्वर में उसकी प्रशंसा की। सैनिक, यह एक सपना ही होगा, है ना? बाई कियानरेन, मुझे भी यही आशा है। उनके पीछे बाई कियानरेन के निजी गार्ड उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अंडरवियर में उस व्यक्ति पर चिल्लाए, जिसकी पहचान अज्ञात थी। जनरल ड्रैगन यांग बैंडिट, आप हमारी दिव्य मार्शल सेना का दौरा क्यों नहीं करते? 3000 सैनिक आपकी सम्मानित उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंडरवियर पहने आदमी ने केवल एक भयावह चीख निकाली। एक घरेलू फूल की तुलना एक जंगली फूल से कैसे की जा सकती है? मैं पहले ही गुप्त रूप से उन घरेलू फूलों का स्वाद चख चुका हूं। बाई कियानरेन अभी भी दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे और चीजों को हाथ से बाहर जाने से रोकने के लिए यूशॉ ने उन्हें मजबूत करने का इरादा नहीं किया था। इसलिए ड्रैगन यांग बैंडिट को लंबे समय तक जेबू पास में इतनी बेशर्मी से काम करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। उसे 15 मिनट से भी कम समय के लिए उत्पात मचाना चाहिए था, इससे पहले कि उसके अधीनस्थ उसे रोकते, उसका मुखौटा फाड़ देते और उसे जीवन भर के लिए शर्मिंदा कर देते। हालांकि गश्त कर रहे सभी गार्डों ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति कौन था। यहां तक कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, या अज्ञानी सिपाही जो सैकड़ों लोगों के नाम मिटाने के लिए डाकू को पकड़ना चाहते थे, उन्हें भी कई सैनिकों ने रोका और रोका। उन्होंने दावा किया कि जनरल बाई कभी भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने वास्तव में ड्रैगन यांग बैंडिट को रोकने और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके मुखौटे को उजागर करने से इनकार कर दिया। जनरल को इतनी लापरवाही क्यों बरतनी चाहिए? मैंने तुमसे कहा था कि वह जनरल नहीं है, ये जनरल के वेश में ड्रैगन यांग बैंडिट है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें पता है अभी हम जो अंडरवियर पहन रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चुप रहो। और इसलिए एक दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट 300 जोड़ी अंडरवियर पहने हुए बेधड़क जेनेबू दर्रे को पार कर गया। अंत में वह दौड़ते भागते थक गया और बस जमीन पर बैठ गया। एक के बाद एक अंडरवियर को रस्सी में बांधा, जिसे उसने अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। डाकू का पीछा करने वाले गार्ड भी थक गए थे। वे 100 मीटर दूर खड़े थे, अपने पैरों पर झुक रहे थे और हौंट रहे थे। जब ड्रैगन यांग बैंडिट फिर से चलने लगा तो उन्होंने कदम दर कदम उसका पीछा किया। जब तक बाई कियानरेन अपनी हवेली में नहीं लौटी, तब तक हर कोई एक दूसरे को निराशा से नहीं देख रहा था। जैसे ही वह अपने दरवाजे पर पहुंचा, बाई कियानरेन को उस रहस्यमय शक्ति का एहसास हुआ जिसने उसे आधे घंटे तक बांधे रखा था, और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। वह प्रवेश द्वार पर अटका हुआ था, न तो आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे। हवेली का प्रमुख बटलर घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और परिवार की महिला सदस्यों को दर्जनों मीटर दूर से आने वाली गन से दूर कर दिया गया था। बाई कियानरेन को सभी प्रकार के फटे हुए कपड़ों की पट्टियों में लपेटा गया था, जिनमें से कुछ ने उसकी संयुक्त गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की थी। वह अपने आप हिल भी नहीं सकता था। वह वहां 10 मिनट से अधिक समय तक लेटा रहा। विभिन्न गंधें उसकी नाक पर हमला कर रही थी, जैसे कि वह अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर गया हो। अंततः अब और सहन न कर पाने पर वह बटलर पर चिल्लाया, जो एक दर्जन कदम दूर से बहुत देर से देख रहा था। मुझे खींचो, मुझे वापस खींचो, मुझे वापस हवेली में खींचो। बटलर एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपना सिर घुमाया और घर के नौकरों को डांटा, तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो? क्या तुम्हें हवेली के सामने ड्रैगन यांग डाकू नहीं दिख रहा? जल्दी करो और उसे पकड़ लो। फिर उसने गेट के बाहर कांस्टेबलों और गार्डों की ओर हाथ जोड़कर माफी मांगी। आप सभी को परेशानी के लिए धन्यवाद। हम निश्चित रूप से इस बदमाश को कड़ी सजा देंगे। कृपया आप सभी अब हट जाएं। मेरे अंडरवियर का क्या होगा? यूनशॉ ने भीड़ से चिल्लाकर कहा। मेरा बड़ा अंडरवियर, जिसे मैंने 3 साल तक बिना उतारे पहना है। मैं अंततः मैल की एक परत जमा करने में कामयाब रहा, जो इसे लोहे के कवच जितना मजबूत बना सकता था, और अब ये चला गया है। बटलर ने जोर से दांत पीसते हुए कहा, हम भरपाई करेंगे। हम हर चीज की भरपाई करेंगे। तुम्हें मुआवजा क्यों देना चाहिए? क्या ड्रैगन यांग बैंडिट को मुआवजा नहीं देना चाहिए? उस आदमी को जल्दी से सौंप दो ताकि हम उससे निपट सकें। बटलर, क्या आप कभी रुकने वाले नहीं हैं? झाओ युआन एक विकृत व्यक्ति में बदल गया था, जिसे तारांकन और तारांकन चमकाना और हर जगह इधर उधर भागना पसंद था। बाई कियानरेन कुछ मामलों में और भी बदतर थी। उसके हजारों सैनिकों के अंडरवियर अब उसे संतुष्ट नहीं कर सके, और उसने वास्तव में सड़कों पर सम्मानित पुरुषों के साथ जबरन छेड़छाड़ का सहारा लिया। अब से मुझे शायद उससे परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, है ना? यूशॉ ने चुपचाप विचार किया। जेनेबू दर्रे के लोगों और उनके निजी रक्षकों के बीच बाई कियानरेन की अच्छी प्रतिष्ठा थी। इतनी की ऐसी कार्रवाइयों के बाद भी कुछ ने अभी भी उनकी रक्षा की। हालांकि अब से एक नानतोंग पुरुष वेश्या के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और उनके ड्रैगन यांग समलैंगिक व्यवहार को दूर दूर तक जाना जाएगा, जो एक जनरल के लिए एक बड़ा झटका होगा। खासतौर पर तब जब उन्होंने इस पंक्ति को डब करने में मदद की, एक घरेलू फूल की तुलना जंगली फूल से कैसे की जा सकती है? सैनिक आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन वे आपको अपने फूल नहीं दे सकते। विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। एक बार जब उन्हें पता चल गया कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वे पहले बाई कियानरेन द्वारा इस्तेमाल किए गए होंगे, तो इसे कौन स्वीकार कर सकता है? अब वह केवल गुप्त रूप से अंडरवियर का उपयोग कर रहा है, लेकिन क्या होगा यदि बाई कियानरेन आगे बढ़े और सीधे आपसे एक वास्तविक व्यक्ति की मांग करे? यदि कोई सैन्य आदेश आता है जिसमें आपसे कहा गया है कि अपने बट को साफ करके ड्यूटी के लिए मुख्य शिविर में रिपोर्ट करें, तो क्या आप जाएंगे या नहीं? आधी रात के आसपास बाई कियानरेन और उनकी पत्नी अलग अलग कमरों में सोए थे। वह नहीं जानता था कि उसे अपनी पत्नी का सामना कैसे करना चाहिए, और सुविधाजनक बात यह है कि उसकी पत्नी भी उसे देखना नहीं चाहती थी। केवल एक युवा घरेलू नौकर ने गुप्त रूप से बाई कियानरेन के कमरे में प्रवेश किया। हालांकि यह वास्तव में गुप्त रूप से नहीं था, क्योंकि उसके कर्तव्यों में जनरल के दैनिक जीवन का प्रबंधन करना शामिल था। इसलिए गश्ती गार्ड को संदेह नहीं हुआ। जनरल सो रहा है, आप क्या चाहते हैं? घर के नौकर ने पलकें झपकाईं, जनरल को कुछ पसंदीदा चीजें देने के लिए। गश्ती गार्ड, वह जनरल नहीं है। घर के नौकर ने आग्रह किया। मैंने इतने वर्षों तक जनरल की सेवा की है, मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनरल को यह प्राथमिकता मिलेगी। अब एक अच्छा समय है। हवेली के अधिकांश पुरुष नौकर जनरल के दमन को राहत देने के लिए इन व्यक्तिगत वस्तुओं की पेशकश करने को तैयार हैं। उन्हें हर 2 दिन में बदल दिया जाता है, और अतिरिक्त दिन का मूल्य जनरल के लिए छोड़ दिया जाता है। गश्ती गार्ड और अधिक कहना चाहता था, लेकिन घर का नौकर थोड़ा चिंतित हो गया। यह मैं कुटिल तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल के लिए भी है। मैं उन्हें रात में गुप्त रूप से वितरित करता हूँ। आप जानते हैं, मुझे पता है अन्य नहीं करते हैं, तो क्या जनरल की प्रतिष्ठा संरक्षित नहीं की जाएगी? अन्यथा क्या होगा यदि जनरल फिर से दबा दिया जाए और जंगली पुरुषों के अंडरवियर को जबरन छीनने के लिए बाहर भागे? जनरल के पास हम में से बहुत सारे घरेलू नौकर हैं, लेकिन वह हमारा उपयोग नहीं करता है। वह आमतौर पर केवल गुप्त रूप से सूंघने की हिम्मत करता है। अब वह पूरी तरह से नशे में है। वह अपने कपड़े भी नहीं बदलता है, बस अपना चेहरा ढकता है और आनंद लेने के लिए बाहर भागता है। बोलते बोलते घर का नौकर और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन अपने गुस्से को दबाने में असमर्थ रहा। वास्तव में आपके इरादे क्या हैं?
क्या आप अभी भी जनरल की परवाह करते हैं? जल्दी करो और एक तरफ हट जाओ। गश्ती गार्ड चुपचाप घूम गया। तभी घर का नौकर हाथ में लकड़ी की बाल्टी लेकर ठंडी खर्राटे लेकर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने लकड़ी की बाल्टी पर लगे कपड़े को खोला और तेज गंध 10 फुट के दायरे में फैल गई। लेकिन घर के नौकर ने इसकी परवाह नहीं की, ध्यान से सबसे प्रमुख स्थान पर गहरे नीले रंग का अंडरवियर ऊपर रख दिया। यह न केवल अंडरवियर था जो उसने पहना था, बल्कि 6 घंटे पहले उसके अच्छे भाई चेनेरू ने भी इसे पहना था। यह अंडरवियर का एक सिला हुआ जोड़ा था जिसकी मर्दाना खुशबू दोगुनी थी, आनंद दोगुना था। घर के नौकर की आंखों में उत्साह झलक रहा था, लेकिन उसे यह भी डर था कि जनरल अपने अत्यधिक उत्साह में बाल्टी को खंगाल सकता है और गलती से इस शीर्ष पुरस्कार को बाहर फेंक सकता है। बहुत सोचने के बाद सोते हुए जनरल की ओर देखकर एक अच्छा विचार मन में आया। उसने गहरे नीले रंग के अंडरवियर को मोड़ा और धीरे से उसे बाइक यानरिंग के होठों के नीचे रख दिया, जिससे उसके होंठ ढंक गए। क्या ये तुम्हें नहीं मिलेगा? 186 सैंडस्टॉर्म में पहली मार प्राप्त करें। यहाँ भी समय का अंतर है। विशाल रेगिस्तान में यू शॉ ने अपने सिर के ऊपर सूरज को देखा, जैसे वह अभी हो गया हो। अब लगभग 9 बज चुके हैं। 3 राज्यों के क्षेत्र में सुबह हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ अभी भी जल्दी है। रेगिस्तान का विस्तार 10,000 मील तक फैला हुआ था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी उसे इसे पार करने के लिए कई मिनटों तक पूरी गति से उड़ने की आवश्यकता होगी। युन शॉ के नीचे पीली रेत का विस्तार था, लेकिन बिखरे हुए हरे पौधे और लगभग 1 दर्जन वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा उद्यान भी था। उन्होंने नखलिस्तान की खोज की और वहां केवल कुछ जेरोबा, लकड़बग्घा और कुछ अजीब कीड़े रहते थे। फिर उन्होंने सैकड़ों मीटर भूमिगत खुदाई की और उद्यान के नीचे एक विशाल गुफानुमा संरचना की खोज की, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी जमा था, जो उद्यान के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। उसकी जिज्ञासा शांत हुई, वह फिर चल पड़ा। 3 राज्यों के क्षेत्र के विपरीत, जहां बहुत सारे लोग थे, उसे सावधान रहना था कि बहुत अधिक हंगामा न हो। ऐसा न हो कि वह जुबावन को समय से पहले सचेत कर दे, जो कोई मजेदार नहीं होगा। झाओ युआन और बाइक यानरिंग का पागल होना हालांकि दुर्लभ था, लेकिन लोगों को इसे एजियो डोमेन से निचले क्षेत्र में उतरने वाले एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन रेगिस्तानी इलाके में, जहां हजारों मील तक इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं था, उसे ज्यादा आराम महसूस हुआ। वह सीधे सतह के निकट उड़ गया, सैकड़ों मीटर ऊपर, और ध्वनि की गति से दर्जनों गुना अधिक गति के कारण हुए शोर ने उसके पीछे पीली रेत की एक घूमती बैल को हिला दिया। आगे सैकड़ों मील दूर स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली धुंधली पीली रेत की एक ऊंची दीवार खतरनाक रूप से मंडरा रही थी। यूशॉ रुक गया, लगातार हो रहे विस्फोटों और उसके पीछे घूम रही धूल की आवाज के शांत होने का इंतजार कर रहा था, और उसने उस रेतीले तूफान की शक्ति को भी देखा। यहाँ तक कि सैकड़ों मील दूर से भी हल्की दहाड़ें सुनी जा सकती थी, जो वास्तव में इस रेगिस्तान में सबसे भीषण और भयानक प्राकृतिक आपदा के समान थी। जब युनबू अभी भी एक मार्शल मास्टर था, तो रेतीले तूफान का सामना करने का मतलब केवल बचना और भागना था। यहाँ तक कि मानव जगत में अजय 100 गुना युद्ध शक्ति वाले महान ग्रैंड मास्टर युबा भी शुरुआत में रेतीले तूफान के बारे में कुछ नहीं कर सके, हालांकि रेतीला तूफान भी उनका कुछ नहीं कर सका। और अब यूशॉ का मुख्य निकाय भविष्य के यूशी के लिए प्रारंभिक मॉडल भी था। वह गर्व से भर गया था। उसकी छोटी सी आकृति सैकड़ों मील दूर विशाल रेतीले तूफान की ओर बढ़ रही थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे डॉन क्विक्सोर पवनचक्की की ओर भाग रहा हो। हालांकि डॉन क्विक्सोर का यह संस्करण टाइटन में चला रहा था। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। सियान काला तूफान ओरिजिन क्यूई प्रकट हुआ और उसके पीछे फैल गया। हजारों मीटर लंबे विशाल लबादे में तब्दील। युन शॉ के पीछे का विशाल लबादा फड़फड़ा रहा था और सटीक नियंत्रण में वह जोर जोर से सरसराहट करते हुए परतों में फैल गया। हवा के अत्यधिक दबाव ने नीचे की पीली रेत को सभी दिशाओं में उड़ा दिया। रेत की परत के नीचे छिपे कुछ कीड़े, रेत के बिच्छू और जेरोबा चौंक गए और फिर उसी तरह हवा के दबाव से उड़ गए और जमीन पर अव्यवस्थित रूप से लुढ़क गए। अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने का एहसास सचमुच अद्भुत है। युन शॉ आधे रास्ते में मुड़ गया, उसका लबादा आसमान में उड़ गया। तुरंत एक आंधी उठी जो सीधे रेतीले तूफान से टकरा गई। रेतीले तूफान की सीमा बहुत विशाल थी, इसका केंद्र अभी भी दर्जनों मील आगे था, लेकिन दूर खड़े होने पर भी हर जगह अराजक पीले रेत के कण घूमते हुए महसूस हो सकते थे। लेकिन जब यूशॉ का विशाल लबादा 1000 मीटर तक फैले पंखे की तरह आगे निकल गया, तो उसने तुरंत आगे एक रिक्त क्षेत्र को साफ कर दिया। रेत का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था। रेत और हवा को साफ करने के बाद तेज हवा सीधे रेत के तूफान के मुख्य भाग से टकरा गई। हवा का टकराव स्वाभाविक रूप से निराकार है, लेकिन रेत का तूफान बड़ी मात्रा में पीली रेत लेकर आया, जो इसके भौतिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। युन शॉ ने देखा पीली रेत और तूफान से बनी स्वर्ग की वह विशाल दीवार हिल रही थी, कांप रही थी। पीली रेत के राक्षस के शरीर का 1 घन किलोमीटर से अधिक का हिस्सा विघटित हो रहा था। उड़ती धूल का एक छोटा सा क्षेत्र गिर रहा था, जो पवन ऊर्जा में कमी का संकेत दे रहा था, जैसे कि रेत के तूफान की स्वास्थ्य पट्टी खत्म हो गई हो। इंसानों से लड़ना कमजोरों को धमकाना था, स्वर्ग से लड़ना वास्तव में अंतहीन मजा था। एक दिव्य, एक महान ग्रैंडमास्टर और एक जनजात से कहीं अधिक मजबूत था। वह हवा और बादलों को हिला सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई में सांस ले सकता था। उसके हर कदम के कारण ओरिजिन क्यूई में सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक का उतार चढ़ाव आया। यूनयान क्षेत्र में ओरिजिन क्यूई एकाग्रता एजियो डोमेन के 1000वें हिस्से से भी कम थी, जिसका मतलब था कि भले ही यूशॉ ने ओरिजिन क्यूई को 1000 मीटर से अधिक से इकट्ठा किया हो, लेकिन उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति केवल प्रारंभिक चरण इनेट के हमले के बराबर होगी। हालांकि वह एक बहुत ही लचीला इनेट था, क्योंकि एक साधारण इनेट की मूल शक्ति को उनके अपने शरीर से मुक्त किया गया था, जबकि एक दिव्य ने स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई को नियंत्रित किया था, जिसे उनके नियंत्रण सीमा के भीतर कहीं से भी मुक्त किया जा सकता था। यूशॉ ने शून्य क्षेत्र में कदम रखा, उसके पीछे उसका विशाल लबादा अतिरंजित और काल्पनिक लग रहा था। इससे उसकी कुल मूल शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 2 से 3% खर्च हो गया। यदि वह लगातार इस लबादे को बनाए रखता और फड़फड़ाता, तो संभवतः आधे दिन के बाद उसकी मूल शक्ति समाप्त हो जाती। और अगर मैं एजियो डोमेन के कुछ ओरिजिन क्यूई समृद्ध क्षेत्रों में होता, तो सब कुछ बहुत अलग होता। मैं लगभग बिना किसी खपत के इस स्तर की क्षमता का लगातार उपयोग कर सकता हूं, और इसके लिए खोई गई मानसिक ऊर्जा मूल शक्ति की तुलना में नगण्य होगी। उन्होंने प्रारंभिक सिमुलेशन में वर्णित झुबाओवन के कार्यों को याद किया। एक ही तार के प्रहार ने हजारों सैनिकों को नष्ट कर दिया। ये किसी आधिपत्य का परिणाम नहीं था, ये क्षति का केवल वह स्तर था, क्योंकि झुबाओवन ने इस क्षेत्र की अत्यंत पतली ओरिजिन क्यूई में हेरफेर किया था, या सीधे ओरिजिन क्यूई युक्त हवा जुटाई थी। यही बात बेई चेंगुआन पर भी लागू होती है, जो पहले ओल्ड 6 पर हावी थी। यदि वे एजियो डोमेन जैसे ओरिजिन क्यूई समृद्ध क्षेत्र में होते, तो प्राचीन दानव यूलियू के पास किसी भी तरह का विरोध करने की शक्ति नहीं होती और उन्हें तुरंत मार दिया जाता। कल बेहतर होना चाहिए, आज मैं अभी भी उतना अजय नहीं हूं। यूशॉ ने अपना हाथ झटक दिया और विशाल सियान काले लबादे के साथ वह रेत के तूफान के केंद्र में चला गया। विशाल लबादा, जिसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, अचानक रेतीले तूफान के बिल्कुल बीच में से कट गया, एक ऐसा प्रभाव जो निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण था। और जब यूशॉ ने लापरवाही से हमला करते हुए इसे तोड़ना शुरू कर दिया, तो यह और भी अधिक विनाशकारी हो गया। बस कुछ आगे पीछे के आरोपों के बाद दर्जनों मील तक फैले एक विशाल रेतीले तूफान को यूशॉ ने सचमुच आधा तोड़ दिया, कई खंडों में काट दिया। इसकी पवन ऊर्जा नष्ट हो गई और इसके भंवर विघटित हो गए।
ये वास्तव में दृढ़ है। जब मैंने इसकी मुख्य संरचना को तोड़ दिया तो ये छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो गया। यू शॉ ने असहाय होकर नीचे देखा। भारी रेत की दीवार उसके द्वारा तोड़ दी गई थी, लेकिन हवा की धाराएं अभी भी पीली रेत ले जा रही थी, जिससे दर्जनों से सैकड़ों मीटर ऊंचे धूल के बादल बन गए। नायक का लबादा आखिरी बुराई को रोक दे। युन शॉ ने अपने कंधे उचकाए और विशाल लबादा उसकी पीठ से फिसल गया, मानो आकाश से गिर रहा हो, पृथ्वी को ढक रहा हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और शुद्ध तूफान मूल शक्ति से बना लबादा तुरंत बिखर गया। ये शुद्ध सियान काले तूफान में परिवर्तित हो गया, जो 10 मील से अधिक क्षेत्र में फैल गया और अराजक वायु धाराओं को अपनी चपेट में ले लिया। यू शॉ केवल 2 से 3 मील के दायरे में ही स्वर्ग और पृथ्वी की मूल क्यूई को जुटा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी अपनी मूल शक्ति केवल उस सीमा के भीतर ही प्रभावी हो सकती थी। वह दर्जनों मील चौड़े, कई मील ऊंचे और सैकड़ों मील लंबे इस रेतीले तूफान बेल्ट से धीरे धीरे उड़ गया, जबकि नीचे सियान काले तूफान ने एक गोलाकार हवा का क्षेत्र बनाया, जो रेतीले तूफान की सभी विभिन्न वायु धाराओं को बहा ले गया। दर्जनों सांसों के बाद यू शॉ रुक गया। 10,000 मील के इस रेगिस्तान में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा को अकेले उसने ही खत्म किया था। यदि कोई अत्यधिक आकाश के पार से नीचे की ओर देखता है तो यह एक सियान काले इरेजर की तरह होगा जो रगड़ रहा है, अशांत रेतीले तूफान की आभा को चिकना कर रहा है। एक दिव्य, यह एक मार्शल डाउ सेलेस्टियल था। 187 रेगिस्तानी आदतें। युन शॉ ऊंचे आसमान में मंडरा रहा था, उसकी नजर हजारों मील तक फैली हुई थी। दूर घुमावदार क्षितिज पर नीची आदिम शैली की इमारतें पहले से ही दिखाई दे रही थीं। युनयान क्षेत्र एक ग्रह दुनिया थी जहां जीवित प्राणियों की दृष्टि बाधाओं के कारण सीमित थी पृथ्वी की उपस्थिति। यू शॉ को नहीं पता था कि सुस्पष्टता की क्षमता हासिल करने के लिए किस स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। उनका मार्शल दाव ज्ञान केवल युवा स्तर पर था। और युवा 100 कुलों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले केवल एक महान ग्रैंड मास्टर थे। प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने सहज और दिव्य अस्तित्व प्राप्त किया। सच कहूं तो युनबा द्वारा उसे दिया गया मार्शल दाव ज्ञान युन क्यूई जितना व्यापक नहीं था। यू क्यूई पहली बार वेई चेंगुआन के विद्रोही संस्करण की खेती की गई थी, एजियो डोमेन पर पहला आरोहण और फिर युद्ध क्षेत्र में खींच लिया गया था। मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र काफी उदार था। इसमें हाई ग्रेड ओरिजिन क्यूई कौशल जिसकी कीमत 20 बैटल मेरिट है या टॉप ग्रेड ओरिजिन क्यूई स्किल जिसकी कीमत 50 बैटल मेरिट है की प्रणाली नहीं थी, क्योंकि युन क्यूई द्वारा लाए गए मार्शल दाव ज्ञान में कई मूल क्यूई कौशल थे। उस समय वह ओरिजिन अवेकनिंग फ्रूट्स खरीदने के लिए युद्ध योग्यता अर्जित करने पर केंद्रित था। इनेट के लिए एक निर्णायक उपलब्धि हासिल करने का इरादा रखता था और ओरिजिन क्यूई कौशल पर अतिरिक्त युद्ध योग्यता खर्च नहीं करेगा, जिसका उपयोग केवल इनेट के अंतिम चरण में किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि कई ओरिजिन क्यूई कौशल मुफ्त में हासिल किए जा सकते हैं। मानव दानव युद्ध क्षेत्र में यू क्यूई ने समुद्र में सूखे स्पंज की तरह पागलपन से ज्ञान को अवशोषित कर लिया, जिससे युबा को बाद में इनेट और डिवाइन बीइंग में पदोन्नति में बड़ी सहायता मिली। हालांकि युनबा उतने भाग्यशाली नहीं थे, उनकी सर्वोच्च स्थिति केवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर की थी। युद्ध क्षेत्र के बाहर उसके पास उच्च स्तरीय चीजों तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि विंगलिंग क्सिडोंग द्वारा मित्रता के प्रतीक के रूप में दी गई धर्मबॉडी थी। एक रेगिस्तानी जनजाति के प्रवेश द्वार पर यू शॉ ने जनजाति के भीतर रेगिस्तानी लोगों के चेहरों को स्कैन किया, फिर उनकी विशेषताओं को मिलाकर अपने लिए एक चेहरा बनाया। उन्होंने अपने सौंदर्यबोध के अनुसार इस चेहरे को और भी अधिक भव्य बना दिया, जैसे कोई मूर्ति हो, मानव नहीं, दिव्यता के भाव से परिपूर्ण। वह सीधे अंदर घुस गया। कई खूंखार दिखने वाले युवा योद्धाओं ने एक नए चेहरे को जनजाति में प्रवेश करते देखकर सहज रूप से अपने पत्थर के चाकू और पत्थर के भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने यू शॉ से सवाल किया, $प्रतिशत और हैश। कुछ ने अपनी उंगलियां भी उठाई। उनके चेहरे पर सतर्कता दिख रही थी, जबकि उनके दाहिने हाथ में पत्थर का भाला पहले से ही उठा हुआ था। भाषा की बाधा कोई मुद्दा नहीं थी। एक विचार के साथ यू शॉ ने सीधे एक मानसिक ऊर्जा पुल बनाया। डिवाइन बीइंग दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट की मानसिक ऊर्जा गुणात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिससे भाषा और उच्चारण संरचनाओं की उपेक्षा करते हुए बुद्धिमान प्रजातियों के साथ सीधे विचार आधारित संचार की अनुमति मिलती है। कुछ रेगिस्तानी योद्धाओं ने केवल अपने मन में खालीपन का एक क्षण महसूस किया, जिसके बाद एक विशाल इच्छाशक्ति ने एक आदेश प्रेषित किया, तुम्हारे कबीले में ईश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति को मुझसे मिलने आने दो। वे घबरा गए। आवाजें सीधे उनके दिमाग में गूंजती थीं। यह न केवल उनके ज्ञान को बल्कि उनकी कल्पना को भी पार कर गया। आप कौन हैं? मेरे दिमाग में रहने वाला ये राक्षस कहां से आया? क्या बकवास है? इस योद्धा के दिमाग से निकल जाओ। यू शॉ के सामने मौजूद कुछ लोग तुरंत ही अस्त व्यस्त हो गए और अपने आसपास चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने ऐसा करते हुए बार बार बाहर निकलो चिल्लाते हुए अपने सिर पर भी थप्पड़ मारा। यू शॉ अवाक था। उसने एक हाथ लहराया और स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की उत्पत्ति क्यूई पीली रेत की एक गेंद लेकर एकत्रित हो गई। वह चमत्कारिक तरीके से रेगिस्तानी योद्धाओं की आंखों के सामने से उड़ गया, फिर उसकी हथेली में आकर एक गोले के रूप में मंडरा गया। मानसिक ऊर्जा पुल के माध्यम से उसकी इच्छाशक्ति पहले ही फैल चुकी थी। तुम्हारे मन में कभी कोई राक्षस नहीं रहा, तुम्हारे सामने केवल दिव्य सत्ता खड़ी है। युन शॉ ने हल्के मानसिक ऊर्जा दमन की शुरुआत की। इससे इन योद्धाओं को भी, जो अकेले ही रेगिस्तानी अकेले भेड़ियों से लड़ सकते थे और रेत के बिच्छुओं के समुद्र के माध्यम से आक्रमण कर सकते थे, अनैच्छिक रूप से समर्पण करना पड़ा। उसके पास पीली रेत को नियंत्रित करने की शक्ति थी, जो सभी चीजों को दफन कर सकती थी। वह सीधे उनके दिमाग में अप्रतिरोध्य आदेश जारी कर सकता था। वे अब युन शॉ को किसी पौराणिक अस्तित्व के रूप में पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्होंने तुरंत घुटने टेककर और सिर हिलाते हुए प्रणाम करते हुए एक यज्ञ स्तरीय भव्य प्रदर्शन किया। अधिक फुर्तीले लोगों में से एक झुकने के बाद जनजाति की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। यू शॉ हवा में तैरता रहा, चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, हवा को भी परेशान नहीं किया। जब जनजाति के मुख्य क्षेत्र के जादूगर ने रेगिस्तानी योद्धा का तंबू से बाहर पीछा किया, तो सबसे पहले उसने युन शॉ को देखा। उसके पैर स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रहे थे और जमीन से 1 फुट ऊपर मंडरा रहे थे। स्थानीय देवत्व को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए यू शॉ के कपड़ों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे और वह नंगे पैर दिखाई दे रहे थे। उनके जूते स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई द्वारा आकाश में 1000 मीटर की दूरी पर लटकाए गए थे, जो आम लोगों को एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे थे। जब तक यू शॉ की आवाज उसके दिमाग में नहीं आई, तब तक जादूगर को शायद ही विश्वास हो सका कि कोई दिव्य व्यक्ति अवतरित हुआ है, जिस बिंदु पर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उठो, यू शॉ ने मानसिक ऊर्जा पुल के माध्यम से कहा। आधे घंटे के संचार के माध्यम से युन शॉ ने आमतौर पर उनकी पौराणिक प्रणाली और कई रेगिस्तानी जनजातियों की वर्तमान स्थिति को समझा। उनके पास पूर्वज राजा पौराणिक कथा प्रणाली थी। हजारों या दसियों हजार साल पहले इतनी अधिक रेगिस्तानी जनजातियां नहीं थी। वहां केवल एक रेगिस्तानी राजवंश था और प्रत्येक क्रमिक राजा मृत्यु के बाद दिव्य प्राणी बन जाता था। ये 16वीं पीढ़ी तक नहीं था कि राजवंश आंतरिक कलह और चरागाह लोगों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया था, जो अनगिनत जनजातियों में बिखर गए थे। उनमें से सबसे मजबूत राजा बलिदान जनजाति ने हमेशा सभी जनजातियों को एकजुट करने और राजवंश की महिमा का पुनर्निर्माण करने की मांग की। लेकिन पुजारी असहमत थे। वर्तमान बड़ी जनजातियों में पुजारी हर चीज पर शासन करते हैं, उन्हें दैवीय अधिकार प्रदान किया जाता है और आदिवासी मुखिया भी पुजारी के नीचे होता है। एक बार जब एक एकीकृत राजवंश का गठन हो गया, तो वह राजा भविष्य का दिव्य प्राणी होगा।
वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद एक दिव्य प्राणी बन जाएगा और जीवित रहते हुए वह एक दिव्य भ्रूण होगा। एक दिव्य भ्रूण का दर्जा एक पुजारी से ऊंचा होता है, क्योंकि एक पुजारी का मिशन दिव्य प्राणियों की सेवा करना है। हालांकि वर्तमान पुजारी अब सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं है कि वे देवताओं के प्रति वफादार नहीं हैं, बल्कि यह है कि मूल शाही वंश खो गया है। वे केवल मूल के शुद्ध रक्त वाले शाही परिवार की सेवा करते हैं। एक तरह से यह नए देवताओं के जन्म में बाधा बन रहा था, जिससे पुराने राजा दिव्य प्राणियों का क्रोध भड़क सकता था। या ये पुराने राजा दिव्य प्राणियों के लिए खुशी ला सकता है, अन्य मिश्रित रक्त वाले व्यक्तियों को दिव्य प्राणी बनने से रोक सकता है। जादूगर ने उसे ये सब बताने का साहस इसलिए किया क्योंकि वह पुजारी नहीं था। वह महज एक छोटी टूटी हुई जनजाति का जादूगर था। एक पुजारी के रूप में इतना ऊंचा अस्तित्व कभी भी इस छोटे से लाल बिच्छू जनजाति के प्रति कृपालु नहीं होगा। रेगिस्तानी लोगों के बीच वर्ग भेद बहुत अधिक था। सबसे निचली स्थिति चरागाह के लोगों और बंदियों को मानव नहीं माना जाता था। अगले स्तर, जिसे मानव माना जाता है, में महिलाएं और बच्चे या ऐसे पेशे के लोग शामिल हैं जिन्हें सीधे तौर पर खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे बुनकर और खनिक। उच्च स्तर पर जनजाति के योद्धाओं और चैंपियनों जैसे सम्मान और आराधना का आदेश दिया गया। फिर छोटी जनजातियों में प्राप्त करने योग्य शिखर आया, कबीले प्रमुख, बुजुर्ग और जादूगर। लेकिन गुप्त कला विरासत वाली बड़ी जनजातियों में दो और वर्ग थे। गुप्त कला इक्वल्स मार्शल आर्ट, दिव्य रक्षक जिन्होंने एक पवित्र बपतिस्मा अनुष्ठान से गुजरने और अपनी आत्मा के साथ शपथ लेने के बाद गुप्त कलाएं सीखी। और पुजारी, जो एक राजा के उभरने तक सर्वोच्च था। युन शॉ ने अपने 5वें अनुकरण के दौरान पहले ही इस रेगिस्तानी क्षेत्र में सभ्यता की अजीब प्रकृति को देख लिया था और अब वह सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से समझ गया था। यहाँ मार्शल आर्ट को गुप्त कला कहा जाता था, जिसे बेहद पवित्र माना जाता था और इसे कहीं और फैलाने से बिल्कुल मना किया जाता था, 3 राज्यों के क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक सख्ती से। इससे मार्शल शक्ति का वितरण हुआ, जो सामान्य पिरामिड आकार नहीं था, बल्कि एक धुरी आकार था। तीसरे दर्जे और दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकारों की संख्या बेहद कम थी, क्योंकि गुप्त कलाओं की खेती के लिए केवल एक छोटे समूह के लोगों को चुना जाता था। इस समूह में अक्सर उच्च मार्शल आर्ट प्रतिभा होती थी और यह आंतरिक क्यूई विकसित करता था और इसे थोड़े समय में बाहरी रूप से जारी करता था। कुछ बड़ी जनजातियों में प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक मार्शल मास्टर होंगे, द्वितीय श्रेणी की तुलना में अधिक प्रथम श्रेणी के और तृतीय श्रेणी की तुलना में अधिक द्वितीय श्रेणी के होंगे। केवल ग्रैंड मास्टर स्तर बहुत कठिन था, वास्तव में कुछ लोगों को बाधित कर रहा था। नश्वर स्थिति को समझने के बाद युन शॉ ने ओझा की ओर सहमति में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लंबी नींद के बाद नश्वर क्षेत्र की ऐसी स्थिति होगी। मानसिक संचार के माध्यम से उन्होंने ग्रैंड मास्टर स्तर की मार्शल आर्ट को प्रसारित करते हुए चरण दर चरण समझाया, जिसे युन क्यूई ने एजियो डोमेन युद्ध क्षेत्र से हासिल किया था। ये कला मेरा उपहार है। 188 राजा बलिदान जनजाति। यद्यपि स्वर्गीय अस्तित्व का क्षेत्र आध्यात्मिक संचार की अनुमति देता है, इसकी एक गति सीमा है और किसी को दूसरे पक्ष की ग्रहणशील क्षमता पर भी विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, यू शॉ मार्शल आर्ट मैनुअल की पूरी जानकारी तुरंत प्रसारित कर सकता था, लेकिन जादूगरनी इसे संभाल नहीं सकी। या तो उसका मस्तिष्क अतिभारित हो जाएगा और जल जाएगा, या वह इसे प्राप्त करने के बाद इसका अधिकांश भाग भूल जाएगा। केवल तीसरे क्षेत्र के अधिपति तक पहुंचने पर ही कोई संपीड़ित ट्रांसमिशन मोड का उपयोग कर सकता है, जो दूसरे पक्ष के अभिभूत होने की चिंता किए बिना बहुत ही कम बातचीत में आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी पहुंचाता है। इस तरह झू बाओवन ने प्राइमल कैसार्ट उन तक पहुंचाया। हालांकि बाद में ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र शरीर के भीतर मार्शल आर्ट के निशान को साफ करने के लिए क्यूई और ब्लड फनेस का उपयोग कर सकता था। प्रारंभिक चरण के लिए यूसेन और यूसी एक बेहतर मार्शल आर्ट पर स्विच करने से अभी भी काफी लाभ मिले। झू बाओवन के इरादे पूरी तरह से अच्छे थे, हर कोई ग्रेट ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकता। मार्शल कलाकारों के लिए जिनकी योग्यता लॉक है, अधिक प्रभावी ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट उन्हें मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन अभी मैं केवल एक स्वर्गीय प्राणी हूं, उसे चुकाना बहुत जल्दी है, युन शॉ ने मन में सोचा। और उसे चुकाने से पहले मुझे पहले एक शो करना होगा। जहां तक अन्य लोगों की बात है जिन्हें सिमुलेशन में बोनस अंक प्राप्त हुए, जैसे कि उल्का संप्रदाय और निंगुओ के 2 महान ग्रैंड मास्टर्स, उन्होंने अधिपति बनने के बाद उन्हें चुकाने की योजना बनाई। वह सीधे तौर पर मार्शल आर्ट ज्ञान की भारी मात्रा में दाव को पैकेज और प्रसारित करेगा, जिससे इनेट और यहां तक कि स्वर्गीय अस्तित्व के क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। रेड स्कॉर्पियन जनजाति को छोड़ने के बाद उसने डायन डॉक्टर द्वारा बताई गई दिशा का पालन करते हुए आकाश से कम सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी। लक्ष्य वांग जी जनजाति। ये लाओबू का बदला लेने का समय है। आसमान में सोनिक बूम वाले घने बादल छा गए। युन शॉ ने पहले ही वांग जी जनजाति की प्रतिष्ठित भव्य वेदी को देख लिया था। ये 100 मीटर लंबा समलंबाकार एक पिरामिड की तरह खड़ा था, जिसका ऊपरी आधा हिस्सा कटा हुआ था। शंक्वाकार शीर्ष को हटा दिया गया था। एक पिरामिड की तरह इसका निर्माण विशाल करीने से काटे गए पत्थर के ब्लॉकों से किया गया था। मार्शल आर्टिस्टों वाली इस दुनिया में विशाल पत्थरों का परिवहन प्राचीन मिस्र की तुलना में बहुत आसान था। वेदी के दोनों किनारों पर सीढ़ियां बनाई गई थी, जबकि सामने की ओर एक विशाल स्लाइड की तरह एक चिकनी स्लाइड थी, जिससे कोई भी ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड कर सकता था। इस परिमाण की 100 मीटर लंबी स्लाइड दुनिया में दुर्लभ थी। लेकिन ये कोई स्लाइड नहीं थी, यह एक गेंदबाजी गली थी। बलि अनुष्ठानों के दौरान चयनित प्रसाद वेदी के शीर्ष पर चढ़ जाता था, एक ब्लेड गिर जाता था और एक सिर लुढ़क जाता था। फिर सिर गेंदबाजी गली में लुढ़क जाएगा। ये गेंदबाजी गली अंधेरी और लाल काली थी। सिरों में ज्यादा खून नहीं होता है, इसलिए ये ज्ञात नहीं था कि इसके निर्माण के बाद से इसे इस हद तक दागने के लिए कितने सिर नीचे गिरे हैं। स्लाइड पर न तो मक्खियां भिनभिना रही थी, न ही कोई दुर्गंध थी, क्योंकि पुजारी कीड़ों को भगाने और सड़न रोकने के लिए विशेष औषधि भी डालते थे। अनुकरण से मिली जानकारी के अनुसार ये वेदी अंदर से खोखली थी और वांग जी जनजाति के 10 सबसे मजबूत पुजारी एकांत खेती के लिए इसके भीतर छिप गए थे, लेकिन ये 30 साल से अधिक समय बाद हुआ था, इसलिए अब यह अनिश्चित था। लोगों की संख्या बदल गई होगी। युनबू को मारने वाला महान पुजारी अब 30 साल से अधिक छोटा होगा और यह अनिश्चित था कि वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर दायरे तक भी पहुंच गया था या नहीं। लेकिन मैं संभवतः कार्रवाई करने से पहले पात्रों के पेशे के ठोस होने तक 30 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। लाओ बा और लाओ जियू ने सिमुलेशन में 1 क्लिक स्वीप का उल्लेख किया है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने लक्ष्यों की पहचान कैसे की। युन शॉ ने अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। अपनी अति बुद्धि का प्रयोग करो दिमाग। अब तुम स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कई गुना अधिक होशियार हो गए हो। उनके मस्तिष्क ने महाज्ञान से भी अधिक आश्चर्यजनक ज्ञान सक्रिय कर दिया। आश्चर्यजनक बुद्धिमत्ता, सरल, किसी भी ग्रैंडमास्टर स्तर के व्यक्ति को भागने न दें। युन शॉ, यह अच्छा नहीं है। मैं लाओ लियू नहीं हूं। लाओ जियू जितना चरमपंथी भी नहीं है। आश्चर्यजनक बुद्धि, बेवकूफ, क्या इनमें से कोई पुजारी अच्छा इंसान हो सकता है? निरंकुशता, अत्याचार, रक्त बलिदान, मतिभ्रमकारी दवाएं, पूरे मानचित्र को मिटा देना अत्यधिक नहीं होगा। यू शॉ, ये आश्चर्यजनक बुद्धि, विकल्प, अपने 3 राज्यों का चेहरा पुनर्स्थापित करें, पहले उन्हें आप पर हमला करने दें, फिर आपके पास वापस लड़ने का एक कारण होगा, है ना? युन शॉ को लगा कि आश्चर्यजनक बुद्धि सही थी। उसने अपना चेहरा रगड़कर उसे एक वयस्क पुरुष का रूप दे दिया।
यह उसका भविष्य का स्वरूप था, जिसका अंदाजा उसकी अपनी शक्ल सूरत से लगाया गया था। थोड़े से बदलाव के साथ यानजू से बस थोड़ा सा अधिक सुंदर। वह वांग जी जनजाति से दर्जनों मील दूर उतरा। उन्होंने हल्के पैरों वाली मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के लिए क्यूई का उपयोग करने का नाटक करते हुए आदिम ऊर्जा का उपयोग करके अपने पैरों से एक नीली काली रोशनी उत्सर्जित की। यू शाओ आगे दौड़ा। हालांकि फंसाना अनैतिक था, लेकिन इन रेगिस्तानी पुजारियों ने एक बार उसके विकास में बाधा डाली थी और वह इस पर हंसने वालों में से नहीं था। उसने ये सब अपनी छोटी सी किताब में लिख लिया था। क्या आपने नहीं देखा कि जियो गुआन, जो लाओ क्यूई को रवैया देते थे, लाओ जियू के सामने कितने आज्ञाकारी बन गए? वांग जी जनजाति ने एक सामान्य जिले, एक बंदी जिले और एक पुजारी जिले के साथ काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एक बड़ी काली लोहे की खदान 100 मील से भी अधिक दूरी पर स्थित थी, जहां अनगिनत दास दिन रात मेहनत करते थे। जब युन शॉ आदिम ऊर्जा प्रकाश प्रभाव के साथ कदम बढ़ाते हुए भागा, तो जनजाति के बाहर के कुछ योद्धाओं ने अपना सिर झुका लिया। वह दिव्य शक्ति की चमक थी। यहाँ का वातावरण उतना अच्छा नहीं था जितना कि 3 राज्यों के लोग रहते थे। ये योद्धा, जो पहले की तरह रेगिस्तान में भी मजबूत और मजबूत दिखाई देते थे, सभी को सख्त डार्विनियन चैन से गुजरना पड़ा था। उन सभी में असाधारण योग्यता थी। यदि उनके पास उचित मार्शल आर्ट होता, तो वे निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते और प्रथम दर्जे के बनने की अच्छी संभावना थी। दुर्भाग्य से ईश्वर द्वारा प्रदत्त मार्शल अथॉरिटी के सिद्धांत का यहाँ अभ्यास किया गया था। पुजारियों की अनुमति के बिना कोई भी मार्शल आर्ट के दाव में शामिल नहीं हो सकता था। हालांकि एक निश्चित आदिवासी योद्धा हैरान था, इस पुजारी ने यात्रा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग क्यों किया? क्या गुप्त कलाओं के माध्यम से प्राप्त शक्ति का उपयोग अनुष्ठानों और पूर्व राजा के भरण पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तब उसे राहत महसूस हुई। शायद पुजारी के पास रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मामले थे। रुको, पुजारी के कपड़े भी इतने अजीब क्यों थे? जनजाति के पास पहुंचते ही युन शॉ ने पहले ही अपनी गति धीमी कर दी थी। इससे अधिक लोगों को उसका चेहरा देखने का मौका मिला। एक युवा, अजीब चेहरा। यह चेहरा रेगिस्तान का नहीं था और उसके कपड़े भी रेगिस्तान के नहीं थे। तो क्या वह एक काऊ युवा ने ग्रासलैंडर था? योद्धा ने अपना मुंह खोला। उसने खदानों में लंबे काऊ युवा ने ग्रासलैंडर्स को देखा था और यू शॉ से थोड़ा अंतर था। आखिरकार उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। ये पुजारी अपने बाहरी रूप में थोड़ा अजीब हो सकता है। यदि वह वास्तव में एक काऊ युवा ने ग्रासलैंडर होता, तो वह कई आदिवासी योद्धाओं में से एक के रूप में, जो एक काऊ युवा ने ग्रासलैंडर को गुजरने देता, अधिक से अधिक कोड़े मारता। यदि उसने इस काऊ युवा ने ग्रासलैंडर की पहचान कर ली, तो इनाम उसके भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिससे वह हजारों में से एक बन जाएगा जो गुप्त कलाओं तक पहुंच सकता है और एक दिव्य रक्षक बन सकता है। लेकिन अगर वह गलत था और यह व्यक्ति वास्तव में एक पुजारी था, भले ही वांग जी जनजाति का पुजारी न हो, तो वह मर गया होगा, बिल्कुल मृत। पुजारी देवताओं से संवाद करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। अन्य जनजातियों के पुजारियों को भी उनकी अपनी जनजाति के निम्न वर्ग के लोगों की तुलना में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। वांग जी जनजाति के अंदर यू शॉ, वह इतने समय तक यहाँ कैसे रहा और कोई उसकी रिपोर्ट करने नहीं आया? दरअसल उसके उजागर होने की सबसे संभावित जगह जनजाति की बाहरी परिधि थी, जहां अपेक्षाकृत अधिक साहसी और अधिक जानकार गश्त करने वाले आदिवासी योद्धाओं द्वारा उसकी सूचना दी जा सकती थी। लेकिन उसने जनजाति के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के लिए हल्के पैरों वाली मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए सीधे क्यूई को रिहा कर दिया। बाहरी आदिवासी योद्धाओं ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और प्रवेश द्वार पर समूह में से केवल एक व्यक्ति ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। या जनजाति के गहरे हिस्सों में, जहां पुजारी अक्सर दिखाई देते थे, यू शॉ को भी आसानी से पहचाना जा सकता था। हालांकि जनजाति की बाहरी परिधि में, जहां निम्नतम दर्जे की महिलाएं, बच्चे और मजदूर सबसे अधिक थे और पुजारियों और आदिवासी योद्धाओं की ताजा दर बेहद कम थी, उनकी रिपोर्ट किए जाने की संभावना वास्तव में सबसे कम थी। 189 मूली लगाना। विदेशी रीति रिवाजों का अनुभव करना भी काफी दिलचस्प है। यू शॉ इस समय इसे एक खेल मानकर अजेय स्थिति में था। हालांकि ये विदेशी रीति रिवाज सुखद से बहुत दूर थे। रेगिस्तानी क्षेत्र के निम्न और मध्यम वर्ग के लोग जब उसे अपनी उंगलियों पर गहरे हरे रंग की ओरिजिन क्यूई को चंचलतापूर्वक घुमाते हुए देख रहे थे, तो वे सभी भयभीत हो गए और उनके भाव बदल गए। वयस्कों ने तुरंत घुटने टेक दिए और झुक गए। युन शॉ के कदमों की आवाज दूर तक धुंधली हो जाने के बाद ही सावधानी से उठने और निकलने का साहस किया। वहां कुछ बच्चे थे जो शर्ट उतारकर रेत और मिट्टी में सने हुए थे, पीछा कर रहे थे और खेल रहे थे। उनमें से एक, जिसका लिंग स्पष्ट नहीं था, एक गंदा छोटा साथी, गलती से एक पत्थर पर फिसल गया। दर्जनों मीटर दूर से यू शॉ ने अपना हाथ उठाया और स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई ने छोटे बच्चे को उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि बच्चे में एक खास तरह की आध्यात्मिक जागरूकता है। अपने पैर जमाने के बाद वह तुरंत यू शॉ की ओर मुड़ गया। युन शॉ अभी मुस्कुराने में ही कामयाब हुआ था जब बच्चा अपने दूसरे हाथ में ओरिजिन क्यूई को देखकर चौंक गया, घुटनों के बल बैठ गया और मानक से कम काउटों का प्रदर्शन किया। कोई भी उसके छोटे पतले शरीर और नाजुक हड्डियों को कांपते हुए देख सकता था। यू शॉ की मुस्कान गायब हो गई। ये ईश्वरविहीन स्थान, जैसा कि ओल्ड युन ने कहा था, वास्तव में नैतिक रूप से भ्रष्ट था। ये वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं थी, 3 राज्यों के क्षेत्र से भी बदतर। किंगे गैंग में, यहाँ तक कि जब मछली पकड़ने वाले गांव का कोई बच्चा पूर्व गैंग लीडर जू रोहाई को देखता था, तो अधिक से अधिक वे डर के मारे किसी वयस्क के पीछे छिप जाते थे, लेकिन वे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने लापरवाही से ओरिजिन क्यूई को इकट्ठा किया और इसे बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किया, जिससे भूख में मदद करने और शरीर के भीतर कुछ उपस्वस्थ स्थितियों को ठीक करने के लिए थोड़ी ऊर्जा मिली। जैसे ही वह वेदी की ओर चला, यू शॉ भी विचार कर रहा था, एक मार्शल आर्टिस्ट को अकेले ही स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने, ब्रह्मांड को फिर से बनाने में कितना शक्तिशाली लगेगा। दानव जाति दूसरे क्षेत्र में भी ब्रेन वॉशिंग और परिवर्तन के लिए अनुष्ठान कर सकती है। मानव जाति की मानसिक ऊर्जा उसी क्षेत्र में अधिक मजबूत थी, लेकिन यह अधिक कष्टकारी भी थी। मानसिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई को संगठित करने के लिए एक सहायक उपकरण मात्र थी। प्रत्यक्ष आत्मा पर हमला संभव था, लेकिन किसी व्यक्ति के विचारों को बदलने के लिए कई कदम उठाने पड़ते थे। लेकिन एक पतनशील राजवंश को पलटने के लिए, हजारों सैकड़ों हजारों दुर्भावनापूर्ण विचारों को शुद्ध करने के लिए, क्या किसी को महान पश्चिमी राजा के तरीकों का सहारा लेना चाहिए, जिससे स्पष्ट आकाश की ओर जाने का रास्ता खत्म हो जाए? या पूर्ण मार्शल शक्ति के साथ अनुकरण में राज्य के इनेट अध्याय 159 की तरह उच्च स्तरीय मार्शल दमन लागू करें और धीरे धीरे आत्मसात करें और बदलें? युन शॉ ने आह भरते हुए कहा, मेरी सहानुभूति फिर से उमड़ रही है। वह अभी भी एक इंसान था, उसके पास एक मजबूत व्यक्ति की तथाकथित दिव्यता नहीं थी। 3 राज्यों के क्षेत्र में उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऐसे उजाड़ रेगिस्तानी इलाके में पहुंचने पर तुलना ने उसे एक बेकाबू सहानुभूति का एहसास कराया। मैं अभी भी एक नश्वर हूं, एक ऐसा नश्वर जिसने शक्ति हासिल की लेकिन खुद को नहीं खोया या तुरंत गोमांस खाना बंद नहीं किया। वह इस वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। वह एक ऐसी मशीन नहीं बनना चाहता था जो केवल खेती करना और स्तर बढ़ाना जानती हो, जिसका दिमाग महान दाव को समझने से भरा हो, हमेशा छिपने के लिए एक गहरे पहाड़ी जंगल की तलाश करता हो और हर बार सिमुलेशन शुरू होने पर स्तरों और सार को पीसता हो। इस तरह शायद 10 सिमुलेशन के बाद वह 6ठे या 7वें दायरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन वह एक रोबोट भी बन जाएगा। मार्शल दाव मेरे लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने दिल की इच्छाओं का पालन करने का एक मार्ग मात्र है। मुझे अधिक समय तक जीने दो, अधिक खुश रहने दो और अधिक संयमित रहने दो।
जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाऊंगा। वे सभी जो मेरे बेहतर जीवन में बाधा डालते हैं, ईमो एसेंस डिवोरिंग बीस्ट बुगोइरेन, बह जाएंगे। और प्रतिशत पास में कोई अचानक चिल्लाया। युनशॉ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि शानदार कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर देख रहा है। युनशॉ का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद मध्यम आयु वर्ग के पुजारी की अभिव्यक्ति तुरंत सदमे और क्रोध में बदल गई। उसके मुंह से एक एक करके 3 विचित्र उच्चारण वाले 3 साम्राज्यों के शब्द निकले। पूर्वी क्षेत्र व्यक्ति। क्या यह उत्तम पंचिंग बैग नहीं है? युनशॉ ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, यह मैं हूं। आपने सही अनुमान लगाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरा पक्ष समझे, उसने कुछ और 3 राज्यों के शब्द जोड़े। अधेड़ उम्र का पुजारी वास्तव में क्रोधित था। उनके पालन पोषण में पूर्वी क्षेत्र के लोग कुछ मामलों में घास के मैदान के लोगों से भी अधिक घृणित थे। ग्रासलैंड के लोगों के पास गुप्त कलाएं, मार्शल आर्ट भी थी, लेकिन उनकी गुप्त कलाओं की भी बड़ी सीमाएं थी। किसी के पास सुनहरे परिवार की वंशावली होनी चाहिए, जन्मजात होना चाहिए और सामान्य लोगों से अलग होना चाहिए, और खेती करने के लिए योग्य होने के लिए उसके पास प्रतिभा होनी चाहिए। रेगिस्तानी लोग इसे बर्दाश्त कर सकते थे। उनके दृष्टिकोण से घास के मैदान के लोगों की स्वर्णिम वंशावली उनके अपने पुजारियों और दिव्य रक्षकों की तरह थी। हालांकि घास के मैदान के लोगों के पास भी गुप्त कलाएं थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें व्यापक रूप से फैलाया नहीं। लेकिन पूर्वी क्षेत्र के लोग वे व्यापक रूप से गुप्त कलाओं का प्रसार करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि पूर्वी क्षेत्र में सामान्य परिवारों के सामान्य लोग भी, जब तक वे कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हों, अंततः गुप्त कलाएं सीख सकते थे, और थोड़े से पारिवारिक धन वाले धनी आम लोगों के लिए गुप्त कलाएं सीखना व्यावहारिक रूप से सरल था। यह अपवित्रीकरण था, पवित्र गुप्त कलाओं का पूर्ण अपमान। यह एक तरह का मानसिक टूटना था। हमारे सबसे कीमती काले ट्रफल्स, आपके पास उनमें से मुट्ठी भर हैं। हमारे तरबूज, जिनके छिलके हम संजोते हैं, आप सुअरों को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। स्विश, अधेड़ उम्र के पुजारी ने अपना पंजा बढ़ाया। गहरे पीले रंग की क्यूई उसकी उंगलियों के पोरों पर घूम रही थी। यह एक पुजारी के साथ एक आकस्मिक मुलाकात थी, फिर भी वह एक मार्शल मास्टर विशेषज्ञ था। अपने 40वें वर्ष में एक मार्शल मास्टर के पास अभी भी मार्शल दाव की इच्छा को संक्षिप्त करने और उसके क्यूई और रक्त में गिरावट से पहले ग्रैंड मास्टर बाधा को तोड़ने के लिए साथ क्यूई और भावना की एकता हासिल करने का मौका था। युनशॉ ने उसके पैर पर वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। अत्यधिक आंकड़ों के साथ एक सामान्य चाल। अधेड़ उम्र का पुजारी सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह एक मार्शल मास्टर विशेषज्ञ था। उसके हाथ तुरंत पीछे हट गए और जमीन पर टिक गए। युनशॉ ने उसकी बाहें पकड़ ली, जिससे उसे खिंचाव में मदद मिली। अधेड़ उम्र के पुजारी का चेहरा जमीन के और करीब आता जा रहा था, केवल 1 फुट की दूरी पर। लेकिन वह एक मार्शल मास्टर था, एक मार्शल मास्टर जिसके पूरे शरीर में क्यूई प्रवाहित हो रही थी। क्यूई सीधे उसके चेहरे से जारी किया गया था, उसका चेहरा जमीन पर नहीं आ रहा था। क्या सचमुच आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है? अगले ही पल जूते में लिपटे युनशॉ का पैर सीधे उसके सिर के पिछले हिस्से पर पड़ा, जिससे उसका सिर धड़ाम से पीली धरती में दब गया। वह उल्टा स्कैलियन बन गया। मार्शल मास्टर की दुर्जय काया ने मध्यम आयु वर्ग के पुजारी को मरने से रोक दिया, लेकिन युनशॉ ने अंततः उसकी क्यूई को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसके लिए कठिन समय होगा। उस बच्चे के बारे में सोचते हुए जिसने उसे प्रणाम किया था, युनशॉ को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि कुछ कमी है। इसलिए उसने अधेड़ उम्र के पुजारी का सिर मिट्टी से बाहर निकाला और उसे पास में ही दोबारा लगा दिया। उसे फिर से बाहर निकाला और उसे दोबारा लगाया। 9 मानव सिर के आकार के गड्ढे सीधे जमीन पर दिखाई दिए। एक आखिरी बार युनशॉ ने अधेड़ उम्र के पुजारी को उसकी कमर तक खड़ा कर दिया। ये बेहतर है, उसने दूसरे पक्ष को नहीं मारा। यदि उसने वास्तव में हिंसा शुरू कर दी तो वह बाद की समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास खर्च नहीं करना चाहता था। यदि उच्च स्तरीय शक्ति खो गई तो उस बच्चे को अन्य जनजातियों द्वारा गुलाम मजदूर बनने के लिए अपहरण कर लिया जा सकता था और वह और भी अधिक दयनीय जीवन जी सकता था। वह वेदी की ओर चलता रहा और उसके जाने के बाद आदिवासी गश्ती योद्धाओं ने, जो कुछ देर तक देखते रहे, अंततः आगे आने और पुजारी को खोदने का साहस किया। वे कुछ नहीं कर सकते थे, हालांकि वे योद्धा थे। अंततः वे नश्वर थे जिन्होंने गुप्त कलाओं की खेती नहीं की थी। यदि अन्य वयस्क पुजारी देख रहे होते तो वे बहादुरी दिखाने और पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ने का साहस करते, लेकिन आसपास केवल यही एक पुजारी था। तो वे किसके लिए लड़ेंगे? वयस्क पुजारी मूली की तरह लगाए जाने से नहीं मरेगा, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं था। युनशॉ पहले ही विशाल वेदी के सामने आ चुका था। उनकी निर्विवाद उपस्थिति और आक्रामक राक्षसों के उद्भव बिंदुओं के साथ उनकी बढ़ती निकटता के कारण आदिवासी योद्धा, गुप्त कलाओं की खेती करने वाले दिव्य रक्षक और पुजारी सभी वहां पहुंच गए। 190 महायाजक को खोलो। युनशॉ ने सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने दूसरे दर्जे के और निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को लात मारी, जिससे वे मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जमीन पर गिर पड़े और थोड़े समय के लिए उठने में असमर्थ हो गए। जहां तक प्रथम श्रेणी और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों की बात है, उसने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें चुप कराते हुए एक के बाद एक सिर के बल जमीन में गाड़ दिया। उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर कुछ अपने पैरों को एक साथ रखकर उतरे, कुछ अपने पैरों को फैलाकर उतरे और अन्य ने बिना रुके अपने पैरों को हवा में उछाला। युनशॉ ने प्रत्येक कदम पर एक व्यक्ति को लगाया, जिससे हजारों मील तक कोई निशान नहीं बचा। उनकी यात्रा के बाद उनके पीछे 2 तरफा झाड़ियों की कतारें छूट गईं। हंगामा और तेज हो गया। आखिरकार एक ग्रैंडमास्टर स्तर का पुजारी प्रकट हुआ। वह सबसे कमजोर क्यूई ग्रैंडमास्टर भी नहीं थी। उसने क्यूई शोधन और मज्जा तड़के की एक निश्चित डिग्री पूरी कर ली थी और उसकी क्यूई की तीव्रता बहुत बढ़ गई थी, लगभग एडमेंटाइन क्यूई में विकसित हो रही थी। दादी दादाओं को भी पीटा जाएगा। युनशॉ ने एक कदम उठाया और बुजुर्ग महिला पुजारी द्वारा मारा गया आधा कदम एडमेंटाइन क्यूई, जो स्टील को फाड़ सकता था, हवा की तरह उसे दूर फिसल गया। जैसे ही युनशॉ उसे जमीन में गाड़ने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या होगा यदि वह महान पुजारिन है? यह असंभव नहीं है। युनशॉ के दिमाग में एक विचार कौंध गया। महान पुजारिन सिमुलेशन में कई बार दिखाई दी थी और ऐसा लगता था कि उसका लिंक कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। महान पुजारी एक महिला भी हो सकती है। रेगिस्तानी जनजाति कुछ हद तक पितृसत्तात्मक थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि पुरुषों में आमतौर पर अधिक शारीरिक शक्ति होती थी, यहाँ सिर्फ शक्ति की पूजा होती थी। यदि असाधारण मार्शल दाव योग्यता वाली एक उग्र महिला होती तो वह भी शीर्ष पर पहुंच सकती थी। अगर वह वास्तव में महान पुजारिन का एक युवा संस्करण है तो मैं उसे इतनी सरल हेडफिस्ट प्लांटिंग के साथ नहीं छोड़ सकता। युनशॉ ने सामने वेदी की ओर देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और ग्रैंडमास्टर महिला पुजारी को उस पर फेंक दिया गया। ठोस ओरिजिन क्यूई द्वारा जगह में बंद कर दिया गया। पहले ने दूसरे को जन्म दिया, यहाँ तक कि महिला पुजारी भी उसके मुकाबले में नहीं थी और एक एक करके वेदी के भीतर खेती करने वाले ग्रैंडमास्टर स्तर के पुजारियों को तत्काल बाहर बुलाया गया। उस महिला पुजारी सहित 11 वांगजी जनजाति में अब 11 ग्रैंडमास्टर थे और 11 ग्रैंडमास्टर्स के बाद युनशॉ की आंखों में उत्साह चमक उठा। ग्रेट ग्रैंडमास्टर, ये ग्रेट प्रीस्ट है। एक दिव्य प्राणी परिवेश का इतनी सूक्ष्मता से पता लगाने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा था कि वह मच्छर के पंखों पर पैटर्न की संख्या को समझ सके, लेकिन वह अभी भी आसपास के कुछ मार्शल कलाकारों की असाधारण रूप से बढ़ती क्यूई और खून को महसूस कर सकता था।
हालांकि मार्शल मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स सीधे तौर पर ओरिजिन क्यूई में हेरफेर नहीं कर सकते थे। ओरिजिन क्यूई कम से कम इस ओरिजिन हेवन दायरे के भीतर हर चीज की मौलिक ऊर्जा थी। प्राणी जितना मजबूत होगा, संसाधन उतना ही अधिक उन्नत होगा, उसमें ओरिजिन क्यूई उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए ब्लड ओरिजिन एपर्चर फ्यूजन विधि, जिसने लोगों के सिर को नुकीला बना दिया, रक्त को नहीं बल्कि रक्त के भीतर ओरिजिन क्यूई को निगलती थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स में ओरिजिन क्यूई सामग्री भी आम लोगों की तुलना में अधिक थी। केवल एक जनजाति इसे समझ सकता है, लेकिन जीवित प्राणियों की विशेष प्रकृति के कारण, यहाँ तक कि एक अधिपति जो असंख्य पदार्थों को नियंत्रित कर सकता है, वह इसके आधार पर सीधे मानव शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। अब यूशॉ ने अपने सामने महान पुजारी के भीतर प्रचुर मात्रा में मूल क्यूई को महसूस किया। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, उसने अपने मार्शल दाव दायरे को पहचान लिया। इसके अलावा वह जीवन शक्ति और शक्ति से भरपूर था। उसका अभेद्य स्वर्णिम शरीर पूर्ण था। रिसाव को रोकने के लिए उसने अपनी क्यूई और रक्त को अपने अंदर बंद कर लिया था, जिसका अर्थ था कि वह कम से कम अगले 50 वर्षों तक जीवित रह सकता था। सभी रेगिस्तानी लोगों के बीच सर्वोच्च महान पुजारी के रूप में उन्हें अगले 30 वर्षों तक जीवित रहने में कोई समस्या नहीं होगी। और 30 विषम वर्षों के बाद उम्र बढ़ने के कारण बिजली की हानि के साथ यह मेल खाता है। ये लाओ लियू के उनके मूल्यांकन से मेल खाता है। अध्याय 64। यह आप है। यूशॉ ने अपने अदृश्य बड़े हाथ को झटका दिया और वेदी से बंधे सभी 11 ग्रैंड मास्टर उड़ गए। बड़ा वाला आ रहा था, उसे अब छोटे बच्चों की परवाह नहीं रही। महान पुजारी का चेहरा क्रोधित था। पूर्वी डोमेन का पागल व्यक्ति इतना अहंकारी था कि वह न केवल पवित्र गुप्त कलाओं का प्रसार कर रहा था, बल्कि उसके घर पर हमला करने का साहस भी कर रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसके नीचे के सभी 11 पुजारी जमीन पर पटक दिए गए थे और बहुत दूर नहीं, बेकार आदिवासी योद्धा लोगों को धरती से बाहर खींच रहे थे। महान पुजारी, उसे लगा कि वह इस पूर्वी डोमेन के व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि पुजारियों और दैवीय रक्षकों की पिटाई कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। यद्यपि वे देवताओं के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका अनुपात बहुत छोटा था। वह महान पुजारी देवताओं का असली चेहरा था। बाकी सभी लोग संयुक्त रूप से अधिक देवताओं की नाक के बराबर थे। तो जिन लोगों को पूर्वी डोमेन के पागल आदमी ने मार गिराया था, वे वास्तव में केवल पूर्वी डोमेन का वह व्यक्ति था जो देवताओं की छोटी नाक को खरोंच रहा था। यह कोई अपराध नहीं था। जब तक पूर्व राजा भगवान नाराज नहीं थे, तब तक ये सिर्फ नश्वर लोगों के एक समूह की पिटाई थी और नश्वर मूल्यवान नहीं थे। यह कोई सुलझने योग्य झगड़ा नहीं था। महान पुजारी आगे बढ़े, अपने दिल में क्रोध को शांत किया और इस पूर्वी डोमेन व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से संवाद करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक अनाड़ी लेकिन अपरिचित 3 राज्यों वाली भाषा में बात की। दूर से पूर्वी डोमेन व्यक्ति, शाही बलिदान की भूमि पर आकर आप क्या चाहते हैं? यूशॉ ने दिलचस्पी से कहा, आप मानवीय भाषा अच्छी तरह बोलते हैं। ये वाक्य, क्या आप इसे समझ सकते हैं? महान पुजारी, हाँ, वह घाटे में था, थोड़ी सी अशिष्टता, वह सह लेगा। ओह ठीक है, तुमने अभी क्या पूछा? इसे फिर से कहो। महान पुजारी ने गहरी सांस ली। पूर्वी डोमेन व्यक्ति, आप शाही बलिदान की इस भूमि पर क्यों आए हैं? कुछ शब्द, अपमान नहीं, वह फिर से कहेगा। यूशॉ, मैं यहाँ बकवास करने आया हूँ। महान पुजारी की अभिव्यक्ति अजीब थी। उसने दर्जनों मीटर दूर से नारंगी पीली एडमेंजाइन क्यूई के साथ एक पुजारी को खींचते हुए इशारा किया। $9 पूछने के बाद उन्होंने एक स्थान की ओर इशारा किया। पूर्वी डोमेन व्यक्ति, आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसने यूशॉ की नजर महान वेदी पर टिकी हुई देखी, लेकिन उस पर ऐसा करना अब ये संतोषजनक है। शाही बलिदान के स्थान का अपमान करते हुए महान पुजारी अंततः गुस्से से भड़क उठा। उसके माथे पर नसें मरोड़ते ड्रैगन की तरह उभर आईं और एडमेंजाइन क्यूई उसके शरीर से एक छोटे रेत के तूफान की तरह फूट पड़ी। पुजारी, जो बहुत दूर तक जाने में कामयाब नहीं हुआ था, तुरंत खून उगलते हुए उड़ गया और पूरे समय किसी ने उसकी परवाह नहीं की। पूर्वी डोमेन व्यक्ति, महान पुजारी अब इसे सहन नहीं कर सका। यदि यूशॉ ने उसे अब पलटवार नहीं किया, तो वह यूशॉ के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दरार उल्टा, यूशॉ ने अपने हाथ नीचे दबाकर महान पुजारी को शांत होने का संकेत दिया। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। महान पुजारी की एडमेंटाइन क्यूई अपने चारों ओर आधे से अधिक पीछे हट गई। ओरिजिन क्यूई द्वारा भंग और शक्ति अंतर को महसूस करते हुए उसका स्वर मदद नहीं कर सका, लेकिन नर्म हो गया। फिर पूर्वी डोमेन व्यक्ति, आपका क्या मतलब है? हा, बेशक, यह आपको ही करना है। बेतहाशा हंसी के बीच यूशॉ ने पहले ही महान पुजारी को एक बड़े ओरिजिन क्यूई हाथ से पकड़ लिया था। दोनों तुरंत महान वेदी की ओर उड़ गए। एक सक्रिय रूप से सीधा था, दूसरा निष्क्रिय रूप से उल्टा था। वेदी के ऊपर मानव सिर गेंदबाजी गली के अनुरूप एक बलिदान मंच बनाया गया था। वह अब साफ था, उसमें खून का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा एक बड़ा क्षेत्र खाली था, जिसके किनारों पर केवल कुछ पत्थर के खंभे खड़े थे। जानवरों का मांस लटका हुआ था, खोपड़ियां रखी हुई थी, इत्यादि। यूशॉ बाहर पहुंचा और घने ओरिजिन क्यूई द्वारा जानवर के मांस का एक टुकड़ा अनगिनत गूदे में काट दिया गया, जो एक अदृश्य चैनल के माध्यम से महान पुजारी के मुंह में बह गया। जानबूझकर नियंत्रण में, ये गले से पूरी तरह से निकल गया, पेट में प्रवेश कर गया, बड़ी आंत में कूद गया, जब तक कि यह मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हो गया। बचती है। यूशॉ ने महान पुजारी को पकड़ लिया, उसके सिर को घने बलुआ पत्थर से बनी वेदी की सपाट सतह पर मारा और उसे 3 बार नीचे पटका। उसने बलपूर्वक अपना सिर बलुआ पत्थर में घुसा दिया, जो लोहे से भी अधिक कठोर था। फिर उसने अपने पेट के निचले हिस्से पर हथेली से प्रहार किया और ओरिजिन क्यूई पागलों की तरह उछल पड़ी। खुला 191 विशाल द्वीप के ऊपर से उड़ान भरना। महायाजक को अपनी गरिमा खोने और खुद को गंदा करने से रोकने के लिए यूशॉ ने उसके लिए एक खुला कटोरा काट दिया। ताज़ा कीमा बनाया हुआ पशु पेस्ट की एक बड़ी मात्रा ने 9 मोड़ वाली बड़ी आंत की प्रक्रिया को मात्र कुछ सेकंड में पूरा कर दिया। भले ही वे केवल तात्कालिक रचनाएं थीं, लेकिन चून की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। यह एक योग्य स्नातक बचाव था। ये राजा बलिदान जनजाति की सबसे ऊंची वेदी पर एक इंद्रधनुष के रूप में फूट पड़ा। वाह, बूंदाबांदी, विरल। थोड़ी देर बाद यूशॉ चुपचाप चला गया, फिर चुपचाप लौट आया। उसने देखा कि महायाजक अपने हाथों से खुद को ऊपर उठा रहा था और अपना सिर बाहर खींच रहा था। एक महान ग्रैंडमास्टर का सिर सचमुच कठोर था। घने बलुआ पत्थर के कारण केवल उसके सिर से खून निकला, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। लगभग 140 वर्ष के महायाजक ने होश में आने से पहले कुछ देर तक अपना सिर हिलाया। उसने वेदी पर जानवरों के पेस्ट को घूर कर देखा। उसका पूरा अस्तित्व अचंभे की स्थिति में आ गया। उसने अपनी पीठ से जो कुछ उगल रहा था उसे घूर कर देखा और उसे पूरी तरह से अस्वस्थ महसूस हुआ। यूशॉ बहुत उत्सुक था कि वह क्या करेगा। क्या वह अनुकरण की तरह अपनी गर्दन दाहिनी ओर मोड़ लेगा और मौके पर ही आत्महत्या कर लेगा? महायाजक जोर से चिल्लाया। यूशॉ को लगा कि पूर्व राजा के देवता में उनकी वर्तमान आस्था उतनी वफादार नहीं थी जितनी भविष्य में होगी। तब महायाजक ने विशाल वेदी पर झुकना शुरू कर दिया और उसने उसे थोड़ा थोड़ा करके चाटना शुरू कर दिया। यूशॉ ने अपनी पिछली राय वापस ले ली। वह मुड़ा और चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नांगोंग वेन्या हूं। बदला लेने के बाद सभी खलनायक हास्य पात्रों में बदल जाते हैं। उसके हाथ में छोटी नोटबुक को देखकर यूनान क्षेत्र की अधिकांश बड़ी शिकायतें सुलझ चुकी थीं।
दूसरों के पास या तो कोई नाम नहीं था, बाद के सिमुलेशन में कुछ हद तक ऑफसेट थे, या अभी बहुत छोटे थे या अजन्मे भी थे। उदाहरण के लिए, जू जेनेवू ने परोक्ष रूप से युद्ध के मैदान में पहली पीढ़ी के यूशॉ की मौत का कारण बना। लेकिन बाद में वह दानव राष्ट्र के खिलाफ एक विद्रोही के रूप में यूसी में शामिल हो गया और कोई और परेशानी पैदा नहीं की, इसलिए यूशॉ विशेष रूप से उसकी तलाश करने में बहुत आलसी था। वहां बाई जियांग भी थी, उसका शहर किंग सिटी के बहुत करीब था और यूशॉ अभी जुबाओवन के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था। अगर वे किसी दिन मिले तो वह उसके साथ खिलवाड़ करेगा। हालांकि एक आखिरी स्थान था जिसका निपटान नहीं किया गया था। घास के मैदान नहीं, घास के मैदान के लोगों ने कभी भी उसे सक्रिय रूप से उकसाया नहीं था और इसके बजाय ओल्ड सिक्स द्वारा एक खूनी नरसंहार का सामना करना पड़ा, जो वास्तव में दुखद था। ये था विशाल द्वीप क्षेत्र। शुरुआती दिनों में ओल्ड सिक्स के अंधेरा होने से पहले वह मछली पकड़ने वाले छोटे से गांव में काफी अच्छी तरह से रहता था। केवल कुछ मछलियों और जंगली जानवरों के खून का सेवन करने से उसकी योग्यता में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन उसकी मानसिकता और बुद्धि पर प्रभाव उतना ही दयनीय था। उसकी योग्यता को आधा प्रतिशत बढ़ाने में पूरा 1 साल लग गया। इससे पहले कि एक मार्शल मास्टर अपने मार्शल दाव विल को संक्षेपित करे, बेहतर होगा कि अपनी योग्यता को 50% से अधिक बढ़ाने के लिए ब्लड एसेंस फ्यूजन एपर्चर विधि का उपयोग न करें। नियम के अनुसार यह जितना आगे बढ़ता है उतना कठिन होता जाता है। 50% तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। 20 वर्षों में ओल्ड सिक्स शायद एक ग्रैंड मास्टर होगा। उस स्थिति में हालांकि इससे विकास धीमा हो सकता है, कम से कम वह भयानक काला इतिहास नहीं होगा और इसमें केवल 1 या 2 दिन का अनुकरण समय लगेगा, लेकिन वह दुनिया में शुद्ध रहेगा। विशालकाय द्वीप क्षेत्र, वह ग्रेट वुड मोनार्क और तियानुवान पीक रॉयल परिवार जिन्होंने मेरा विरोध किया और स्वयं अच्छे लोग नहीं हैं। युनशॉ आसमान में ऊंचे खड़े होकर दूर की ओर देख रहा था। वह दिशा समुद्र थी। उसे नहीं पता था कि इस विशाल दुनिया में विशाल द्वीप क्षेत्र कहां स्थित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया की परिधि केवल 2 लाख ली थी और अपनी ताकत से वह आधे घंटे में पूरी दुनिया को पार कर सकता था। आखिरी लहर, चार्ज चार्ज चार्ज। उनकी गति उनके पिछले जीवन के सबसे तेज लड़ाकू विमानों से 10 गुना से भी अधिक थी। जैसे ही युनशॉ उगते सूरज की ओर बढ़ रहा था, सफेद बादल उसके पीछे दौड़ रहे थे। ये द्वीप सचमुच छोटा नहीं था। लगभग 1000 ली दूर से युनशॉ ने क्षितिज से एक विशाल रूपरेखा उभरती हुई देखी। ये लगभग एक महाद्वीप जैसा था। उसके पिछले जीवन में यह एक महाद्वीप रहा होगा। हालांकि इसके आकार की तुलना 3 साम्राज्य जोड़ रेगिस्तान जोड़ घास के मैदान आकार के महाद्वीप से नहीं की जा सकती, इसलिए यूलियू ने इसे विशाल द्वीप का नाम दिया। युनशॉ को विश्वास था कि उसे गलत जगह नहीं मिली है। वह केवल 1000 ली दूर देख सकता था क्योंकि ये दुनिया एक गोला थी और दृश्य क्षितिज 1000 ली दूर था। ऐसा नहीं था कि उनकी दृष्टि सीमा केवल 1000 ली थी। उनकी आंखों में मौलिक ऊर्जा तकनीक की एक परत जोड़ने के बाद उनकी दृष्टि बढ़ गई। हालांकि हल्की धुंध थी, लेकिन ये हानिरहित थी। मैं इतने छोटे कद के लोगों को कैसे भूल सकता हूं? विशाल द्वीपवासियों के स्थान पर कोई संदर्भ वस्तु नहीं थी, लेकिन युनशॉ की अद्वितीय दुनिया को हिला देने वाली बुद्धि ने पहले ही दूरी और स्केलिंग के माध्यम से उनकी ऊंचाई की गणना कर ली थी। ये था दुनिया को झकझोर देने वाला ज्ञान का भयानक पहलू। 1000 ली की दूरी उसकी आंखों के ठीक सामने थी। विशाल द्वीप क्षेत्र, एक अनोखा राष्ट्र जिस पर तियानुवान शाही परिवार ने पूरे 3000 वर्षों तक शासन किया। हर 600 वर्षों में इस भूमि पर आम लोगों को स्वनिर्देशित और स्व-अभिनय वंशवादी परिवर्तन को सहना पड़ता था। ऐसी जगह पर अंधविश्वास सूचकांक रेगिस्तानी क्षेत्रों से कहीं अधिक है। हालांकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत से लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन कम से कम बहुत से लोग मार्शल आर्टिस्ट और आंतरिक क्यूई के अस्तित्व के बारे में जानते थे। विशाल द्वीप क्षेत्र के आम लोगों की नजर में उनके सामान्य अनुभव और अनुभूति से परे कोई भी चीज देवता या राक्षस थी। इस व्यक्ति के बाल नहीं हैं। एक देवता उतर आया है। ये पेड़ 20 मीटर ऊंचा है। हम वृक्ष देवता को नमस्कार करते हैं। एक पंजे से इंसान को मार सकता है ये बाघ। हे भगवान, ये तो बस एक देवता है। चाहे वह एक विकृत बच्चा हो या वास्तव में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट, आम लोगों की डींगे हाँकने पर वे स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति वाले देवता बन जाते थे। कौन अधिक शक्तिशाली या कमजोर था, इसकी पुष्टि दिव्य युद्धों के माध्यम से की जानी थी। लेकिन जो लोग दैवीय युद्धों में शामिल हो सकते थे वे या तो विविध जंगली देवता थे या महान शाही उज्ज्वल देवता और महान विलुप्त होने वाले दानव देवता थे जो हर 600 साल में बदल जाते थे। सच स्थापित देवता, अपरंपरागत देवता और पंजीकृत देवता लगभग कभी नहीं लड़े, क्योंकि वे सभी आपस में मिले हुए थे और उतरने में उनका लक्ष्य तियानुवान पीक पर शाही परिवार की देखभाल करना था। यह उल्लेखनीय है कि विशाल द्वीप में यदि वर्तमान विजेता पिछले विजेता से अलग था, अर्थात यदि यह मूल रूप से महान विलुप्त होने वाला दानव देवता था, लेकिन बाद में महान शाही उज्ज्वल देवता द्वारा पराजित हो गया था, तो कुछ अवशिष्ट देवता जंगल में दिखाई देंगे। उन्होंने पुराने युग के देवता होने का दावा किया और नए युग के पास अब उन्हें समायोजित करने के लिए जमीन नहीं थी। उपरोक्त बात युनशॉ ने ब्लैकवाटर मोनार्क से सीखी थी। जब उसने लंबे और प्रभावशाली युवक को आसमान से उतरते देखा, तो ब्लैकवाटर सम्राट भी, जिसे लगा कि उसके कुछ पंजीकृत देवताओं के साथ संबंध है, अपने दिल में श्रद्धा को दबा नहीं सका और तुरंत झुक गया। इस भूमि में एक सामंती स्वामी के रूप में ब्लैकवाटर मोनार्क के पूर्वज वैद्य दिव्य बैनर थे, जिन्होंने ग्रेट इंपीरियल ब्राइट गॉड के साथ लड़ाई की थी, जिससे उनकी रक्तधारा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध हो गई थी। अपनी पीढ़ी तक, हालांकि वह पौराणिक महान भगवान के वैभव को नहीं देख सका, उसने कुछ पंजीकृत देवताओं या परंपरागत देवताओं को दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था। उन विशाल चट्टानों को उठाना जिन्हें 1.4 मीटर के मजबूत लोग नहीं उठा सकते थे। उनकी हथेलियों पर विदेशी क्यूई दिखाई दे रही है, जो एक ही बार में स्केल को तोड़ रही है। 1.7 मीटर की भयावह ऊंचाई तक पहुंचना इत्यादि। प्रत्येक प्रभावशाली लग रहा था, कम बजट की कुंग फू फिल्मों में 5% विशेष प्रभावों को कुचलने में सक्षम। लेकिन युनशॉ का सामना करना, जिसने आकाश को पार किया, दिव्य शक्ति की सभी अभिव्यक्तियां एक मजाक बन गईं। उड़ान के सामने स्थलीय प्राणियों के उच्चतम सपनों में से एक, वे दिव्य शक्ति प्रदर्शन, जो कलाबाजी से अधिक वास्तविक थे लेकिन कलाबाजी की तुलना में दृश्यमान रूप से कम शानदार थे, पूरी तरह से महत्वहीन हो गए। ब्लैकवाटर सम्राट ने युनशॉ को सबसे सम्मानजनक और ईमानदार शिष्टाचार की पेशकश की जिसकी वह अपने जीवन में कल्पना कर सकता था। उसे थोड़ी सी भी नाराजगी होने का डर था। युनशॉ केवल इसे शालीनता से स्वीकार कर सकता था। भोज में यह थोड़ा अजीब था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वयस्क बच्चों की मेज पर बैठा हो, ऊंचा और प्रमुख। 192 राजधानी का भ्रमण करें। भोज के बाद युनशॉ ने भगवान दामो के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। इसने भगवान हेशुई को लगभग मौत तक डरा दिया। दोनों राजा एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे और सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। अपने करीबी इलाकों के कारण वे अपने परदादाओं की पीढ़ी से ही खुले तौर पर और गुप्त रूप से संघर्ष करते रहे हैं। वह भयभीत था कि युनशॉ और लॉर्ड दामो आपस में मिले हुए थे। यदि ऐसी उड़ने वाली दिव्य सत्ता वास्तव में उसे दुश्मन मानती थी, तो उसे पीट पीट कर मार डालने पर कोई भी आपत्ति करने का साहस नहीं करता। लेकिन भगवान हेशुई ने अभी भी कांपते हुए दिशा बताई। युनशॉ ने उस आदमी के डर को दूर करने का कारण नहीं बताया। ओल्ड सिक्स के काले पड़ने का कारण लॉर्ड दामो की भर्ती से आया था और भर्ती का उद्देश्य लॉर्ड हेशुई के साथ टकराव था।
ये देखते हुए कि लॉर्ड हेशुई कितने मेहनती थे, वह दूसरे पक्ष को बस एक साधारण डरा देंगे। वैसे भी ऊपर से उड़ान भरते समय उन्होंने जिन जीवन स्थितियों का अवलोकन किया, उसके आधार पर इस भूमि के लगभग सभी स्वामी मानवरूपी प्राणी थे। अनुकरण में केवल एक बर्फ देवी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। लॉर्ड दामो के क्षेत्र में पहुंचकर युनशॉ ने उसे पीट कर आधा मार डाला। लोगों की आजीविका में सुधार के लिए आदेश छोड़ने के बाद उन्होंने तट के पास के गांवों की खोज की। 5 मछली पकड़ने वाले गांवों में उसे यूलियो की समुद्री नाव दिव्य परिचारक जियाओ मिली। उनमें ओरिजिन क्यूई की एक लहर डालने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को एक मार्शल आर्ट सिखाया, सी वेव आर्ट। ये यूलियो के 1 वर्ष तक आराम से रहने के कर्म का निपटारा करने के लिए था। साथ ही उन्होंने समुद्री जल के एक बड़े क्षेत्र को सीधे तौर पर खोलते हुए मानव बलि पर रोक लगा दी। समुद्री नाव भगवान को मैंने मना लिया है, वह मानव बलि की मांग करने की हिम्मत नहीं करता है। आप सभी तय कर सकते हैं कि क्या करना है। ग्रामीण उन्होंने महसूस किया कि समुद्री नाव भगवान अब मानव बलि की मांग नहीं कर रहे थे, उसे पीट कर मार डाला गया था। छोटी छोटी नोटबुक पर अधिकाधिक चेक अंकित किए जा रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। यूशॉ ने एक घाटी में एक बौने को देखा। जॉइंट आइलैंड के लोगों के मानकों के अनुसार एक बौना केवल 70 सेंटीमीटर लंबा, उसे अपने क्रॉस पर हमला करने के लिए कूदना होगा। बौना हाल ही में उभरा एक डाकू था जो इस क्षेत्र में घूम रहा था, स्वयं को दानव भगवान खून पीने वाला दुष्ट बच्चा के रूप में घोषित करता था। उनके 50 से अधिक अधीनस्थ थे जिन्हें खून पीने वालों के नाम से जाना जाता था। वे अक्सर गांवों पर हमले करते थे, लोगों का अपहरण करते थे और फिर उन्हें पकाकर खा जाते थे। वे नरभक्षियों का एक समूह थे। पुराने 6 और पुराने 8 ने आपको पहले ही एक बार मार डाला है, लेकिन चीजें 3 बार नहीं होती हैं। यूशॉ की आवाज बौने के दिमाग में गूंज उठी। एक बच्चे के पैर को कुतरने से वह इतना भयभीत हो गया कि वह मुड़ा और भागा। जल्दबाजी में एक पत्थर से टकराकर हास्यास्पद लग रहा था। तुम चौथी बार नहीं मरोगे क्योंकि तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा और तुम इसी क्षण नष्ट हो जाओगे। यूशॉ ने अपने 50 से अधिक नरभक्षी अधीनस्थों के साथ उसे ओरिजिन एनर्जी पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने पिंजरे के भीतर आगे और पीछे काटने के लिए हिंसक मूल ऊर्जा की एक छड़ी को अलग कर दिया, जिसकी शक्ति को कम समायोजित किया गया, मुख्य रूप से धीमी दर्दनाक मौत के लिए। 1 घंटे बाद ओरिजिन एनर्जी पिंजरा जारी किया गया और एक भी पूरी लाश नहीं बची। यह मेरा पहली बार है जब मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी की हत्या की है। हम पिछले मानव तस्करी गिरोह को रणनीति के तहत मार दिया गया था। और शाम ढलने पर यूशॉ बर्फ के मैदान में पहुंचे। उसने बर्फ देवी को परेशान नहीं किया, वास्तव में उसने उसे नोटिस भी नहीं किया, केवल बर्फ के मैदान के सबसे गहरे हिस्से में ग्लेशियर पर नजर डाली। ये ग्लेशियर अनगिनत हजारों वर्षों से बर्फ के मैदान में खड़ा था, इतना कि इसके भीतर बर्फ की आत्मा का एक अल्पविकसित रूप विकसित हो गया था। यूशॉ को ऐसा महसूस हुआ मानो एक विशाल बर्फ के क्रिस्टल ब्लॉक के भीतर एक विकृत छाया सील कर दी गई हो। उसने अपनी हथेली को ठोस बर्फ की सतह पर दबाया और महसूस किया कि उसके भीतर एक बहुत ही विशेष ओरिजिन क्यूई बंद है। इस मूल क्यूई की मात्रा बड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि सहज पूर्णता की कुल मूल ऊर्जा के बराबर भी नहीं थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी, यहाँ तक कि एक संत शरीर स्वर्गीय मानव से भी आगे निकल गई। हालांकि इसकी भविष्य की उपलब्धियां मेरे लिए अप्रासंगिक हैं, बहुत दूर की हैं। युनशॉ ने अपनी हथेली छोड़ दी। सिमुलेशन से पहली बार जब उसे पता चला कि यह एक सुप्रीम मिशन है, तो उसने भविष्य के सुप्रीम को विकसित करने के बारे में सोचा था, लेकिन वास्तविक लाभ हास्यास्पद रूप से कम था। ग्लेशियर में इस प्रारंभिक रूप को उभरने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। यदि वह यूशॉ 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो वह सुप्रीम कैसे नहीं बन सकता। अगली बार देखते हैं कि क्या आप जू डोंगडोंग को 100 रेस बैटलफील्ड से बचा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। यूशॉ को सूखी खांसी हुई। वह इस आदमी को पहले ही 2 बार थका चुका था, जो थोड़ा शर्मनाक था। हालांकि अभी उसमें चेतना विकसित नहीं हुई थी और उसका शिशु रूप भी स्थिर नहीं हुआ था। 2-3 महीने के भ्रूण की तरह उसे मनुष्य भी नहीं माना जा सकता था, इसलिए उसे मारना पाप नहीं था। अमेरिका को बाहर रखा गया। ग्लेशियर छोड़ने के बाद यूशॉ ने सोचा कि उसके यूनियान क्षेत्र में वास्तव में अवसरों और आकस्मिक मुठभेड़ों की बहुतायत थी। यदि एक ट्रांसमाइग्रेटर एक गाइड के साथ 3 राज्यों के क्षेत्र में आता है, तो इन्हें एक कठिन बाधा नहीं होगी। लड़ने और संघर्ष करने का साहस करो और तुम कभी भी इस निचले दायरे में नहीं फंसोगे। खराब योग्यता, कोई बात नहीं। रक्त उत्पत्ति सम्मेलन एपर्चर विधि स्वर्ग में एक छलांग की अनुमति देती है। धीमी लेवलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिव्य रजत जल आपको ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक सींच सकता है। कम समझने की क्षमता, एक छोटी सी बात, ग्लेशियर को काटें और इन्हें तक उन्मादी रूप से सोखें। जब तक आप जाना चाहते हैं, रास्ता आपके चरणों में है। समय बहता गया, महान सूर्य उदय हुआ और अस्त हो गया। डूबते सूरज की रोशनी में कदम रखते हुए यूशॉ अपनी यात्रा के अंत में पहुंचे। एक चमकदार रोशनी वाला सुंदर लाल रंग का शहर, शेनजिंग, इसने उसे मुस्कुरा दिया। शहर के ठीक पीछे एक पर्वत शिखर था जो ऐसा लगता था जैसे अचानक डाला गया हो तियानिवान शिखर। यूशॉ उसकी ओर चल दिया। बिल्कुल सही, यहाँ का शाही परिवार सर्वोच्च था, सूरज की चोटी के नीचे और छाया में हर चीज का नियंत्रक। यहाँ के शाही परिवार ने उत्कृष्ट मार्शल आर्ट योग्यता वाले लोगों को नियंत्रित करने के लिए ब्रेन वॉशिंग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें शारीरिक विकृति के दुष्प्रभाव के साथ मार्शल आर्ट सीखने को मिला और इस प्रक्रिया को एक दिव्य मुद्रा का पुनः प्रकट होना कहा गया। देवताओं के नाम पर उन्होंने एक अज्ञानी दुनिया पर शासन किया। यूशॉ इस समृद्ध शहर की सड़कों पर चले। आसपास के आम लोग उससे आधा सिर छोटे थे, उन्हें ये सामान्य लगा और यहाँ के आम लोगों को भी ये अजीब नहीं लगा। शेनजिंग में बहुत सारे देवता थे, दिव्य प्राणी हर जगह थे, कभी कभी एक ही सड़क पर एक से अधिक। वे लंबे समय से इसके आदी हो गए थे, सम्मानपूर्वक रास्ता बनाते थे और झुकने के लिए अपने शरीर को 7 आकार में झुकाते थे। दैवीय प्राणियों के प्रति शिष्टाचार उतना गंभीर नहीं था जितना कि शाही परिवार के प्रति सजावट, क्योंकि वहां बहुत सारे दिव्य प्राणी थे और अधिक से अधिक वे स्वर्गीय क्षेत्र में लौटने से पहले केवल 100 साल से कुछ अधिक समय तक मानव क्षेत्र में रहेंगे, जबकि शाही परिवार, जिसने कम से कम 600 वर्षों तक शासन किया था, यहाँ का आदर्श था। यूशॉ ने सोचा, सिम्युलेटर ने वास्तव में बहुत कम जानकारी प्रदान की है, केवल प्रदर्शित करने के लिए विरोधाभासी नाटकीय खंडों का चयन किया है। बेशक कुछ सामग्री वास्तव में बकवास थी। 1 दर्जन सड़कों का दौरा करने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ की सामान्य पारिस्थितिकी काफी हद तक रूढ़िवादी भारतीयों की तरह थी, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में कभी भारत नहीं आए थे। एक ही सड़क पर विभिन्न देवताओं और विचारधाराओं के कारण आम लोगों का जीवन नर्क और स्वर्ग के बीच विध्रुवीय विभाजन प्रस्तुत कर सकता है। फूल और घास भगवान की सड़क पर बच्चों ने भगवान के अपने हाथों से बुनी फूलों की माला पहनी थी और वयस्कों ने अपनी कलाई पर घास की रस्सी की गांठें पहनी थी। बाहरी प्रभुओं के भरण पोषण के साथ वे उत्पादन में संलग्न नहीं हुए, उन्हें केवल अपने दिल की सामग्री तक हंसने की जरूरत थी। इस बीच कुछ 100 मीटर दूर एक अन्य सड़क पर पंख वाला स्वर्गीय कौवा हर दिन एक यादृच्छिक भाग्यशाली व्यक्ति को चुनता था और अपनी पक्षी चोंच राजदन का उपयोग करके उनकी खोपड़ी को खोलता था और उनका मस्तिष्क निकालता था। फ्लावर एंड ग्रास स्ट्रीट पर हंसी की आवाज के बीच यूशॉ ने पास से मर रहे लोगों की हताश चीखें सुनी। जब वह हेवनली क्रॉस स्ट्रीट पर पहुंचा तो उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जमीन पर घुटनों के बल बैठा देखा। उसके हाथ लटक रहे थे, उसके सिर के शीर्ष पर एक बड़ा छेद बना हुआ था।
दिव्य प्राणी पंखयुक्त स्वर्गीय कौवा काले पंखों से सुसज्जित हावड़ी पहनता था, अपने राजदन पर पक्षी की चोंच खोलने के लिए एक स्विच दबाता था और फिर एक विशेष कीवी का उपयोग करके मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के मस्तिष्क को बाहर निकालता था और उसे विशाल पक्षी की चोंच में डालता था। दूसरों के लिए ये काफी चमत्कारी था। जब किसी दिव्य प्राणी द्वारा उपयोग किया जाता है तो वह कौवा राजदन केवल खोपड़ी को छेद सकता है और मस्तिष्क को चूस सकता है। एक दिव्य परिचारक ने एक बार क्रो राजदन का उपयोग किया था, लेकिन वह केवल मस्तिष्क को खोल सकता था, उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। जब यूनशॉ पहुंचे तो उन्होंने पंख वाले स्वर्गीय कौवे के पीछे हटे हुए और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर को ले जाते हुए देखा। 193 हा की हुआन तुम लोग। एक और स्वर्गीय भगवान प्रकट हुए और आम लोग जो अभी अभी उठे थे जल्दी में फिर से झुक गए। हालांकि यूनशॉ ने केवल एक युवक को देखा जो हिल नहीं रहा था। वास्तव में कभी कभी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि किसने दिया, केवल ये ध्यान नहीं देते कि किसने कुछ नहीं दिया। वह अपने आप से बुदबुदाया, फिर अपना हाथ हिलाया, बाकी सभी को जैसा चाहे वैसा करने का संकेत दिया और युवक के पास चला गया। वह युवक वहीं जड़वत खड़ा रहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी निगाहें उस लाश की ओर जा रही थी जिसका मस्तिष्क निकाल दिया गया था। वह सांसों के बीच कुछ बुदबुदा रहा था, उसकी आंखें अफसोस से भरी थीं। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक यूनशॉ की लंबी आकृति ने उसे ढक नहीं लिया और वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गया, अपने घुटनों पर गिर गया और दया के लिए झुक गया। पंख वाले हेवन क्रो द्वारा मानव मस्तिष्क निकालने के कार्य से वह भयभीत हो गया था। उसे डर था कि उसके सामने लंबा स्वर्गीय ईश्वर भी उसके हाथ के झटके से उसकी जान ले लेगा। यूनशॉ ने सीधे अपने मन में उससे सवाल किया, क्या आप डरते हैं? उस स्वर्गीय ईश्वर द्वारा मानव मस्तिष्क को शिकार बनाने से डरते हैं? युवक चौंक गया, लेकिन मानसिक संचार के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि इस लंबे स्वर्गीय भगवान के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से हाँ में उत्तर दिया। यदि आप डरते हैं तो आप दूसरी सड़कों पर क्यों नहीं चले जाते? क्या बगल में फूलों और घास वाली सड़क काफी सुंदर नहीं है? यूनशॉ को लगा कि उनका प्रश्न कुछ ऐसा था जैसे वे मांस दलिया क्यों नहीं खाते, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह वास्तव में समझ नहीं पाया। नहीं, ये संभव नहीं है। स्वर्गीय भगवान, हमारे आवास शाही परिवार द्वारा आवंटित किए जाते हैं। मैं मूल रूप से चूल्हा भगवान की पूजा करता था, लेकिन मेरी गलती के कारण, विश्वास में मेरी ढिलाई के कारण मुझे चूल्हे की सड़क से बाहर निकाल दिया गया था। युवक रो पड़ा और फिर स्ट्रीट ऑफ हेवन क्रोज में निवासियों की कमी हो गई, इसलिए मुझे यहाँ नियुक्त किया गया। अच्छे स्वर्ग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ स्वर्गीय देवता अपने विश्वासियों को मिटा देने के डर के बिना हर दिन लोगों को मारते हैं। वे हमेशा उपभोग किए गए मानव संसाधनों को फिर से भरने के लिए अधिक लोगों के लिए उच्च अधिकारियों से पूछ सकते हैं। जब तक ये बहुत अधिक नहीं होता, उनके आदेश के तहत विश्वासियों की एक अंतहीन आपूर्ति होती, जिसमें एक बैच काटा जाता और दूसरा प्रत्यारोपित किया जाता। यूशॉ ने यह भी याद किया कि जब उन्होंने दिव्य राजधानी के लिए उड़ान भरी थी तो उन्होंने पुरुषों और महिलाओं, बूढ़े और युवाओं को नीचे शहर की ओर बढ़ते देखा था। सभी के चेहरे पर तीर्थयात्रा के भाव थे, लेकिन इनमें से अधिकांश आम लोग जो दिव्य राजधानी में नए आए थे और कई स्वर्गीय देवताओं से मिल रहे थे, संभवतः उपभोग्य सामग्रियों के रूप में सेवा करते हुए दुष्ट स्वर्गीय देवताओं की सड़कों पर नियुक्त किए जाएंगे। ये बहुत दुखद था, केवल विचार ही निराशा लेकर आया। इसके अलावा स्वर्गीय देवताओं के बाहर के लोगों के लिए दिव्य राजधानी में प्रवेश करना कठिन था और छोड़ना भी कठिन था। हालांकि इस फूले हुए शहर ने अपनी जनगणना तकनीक को अधिकतम कर दिया था। प्रत्येक सड़क का स्वर्गीय ईश्वर निश्चित समय पर विश्वासियों का निरीक्षण करेगा और भगोड़े लोगों का उच्च स्तरीय पीछा किया जाएगा। शहर के बाहर के लोग अंदर आना चाहते हैं और शहर के अंदर के लोग बाहर जाना चाहते हैं। कुछ चीजें, यदि आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करते हैं तो हमेशा ठोस भावनाओं के बिना सिर्फ अफवाहें बनी रहेंगी। यूनशॉ को लगा कि आज उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। उसके अनुभव का मूल्य बढ़ गया था और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भी स्पष्ट कर दिया था। ये घटनापूर्ण दिन कम से कम एक अनुरूपित स्मृति को चुनने के बराबर है और निश्चित रूप से एक मछुआरे और युद्ध के मैदान में मरने की पहली यादों की तुलना में एक बड़ा लाभ है। 7वां क्षेत्र बनने के बाद अगर मैं टहलने के लिए एजोर डोमेन पर जाता हूं तो क्या ये पुराने 7वें, 8वें और 9वें के जीवन का अनुभव करने के बराबर नहीं होगा? अपनी मौलिक ऊर्जा को एक सुई में संघनित करते हुए यूनशॉ ने उड़ती हुई सुई को पंख वाले हेवन क्रो के मस्तिष्क के माध्यम से मारा जब वह वहां से गुजर रहा था। इस सड़क को पार करने के बाद वह हेवन ओरिजिन पीक पर पहुंचे और सीधे ऊपर चले गए। हेवंस ओरिजिन पीक में साधारण रक्षक थे जो आलसी लोगों को इस पवित्र शिखर पर चढ़ने से रोकने के लिए जिम्मेदार थे। वे यूनशॉ पर चिल्लाते हुए पहाड़ से नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही दूरी कम हुई और उन्हें शरीर में अंतर का पता चला, वे सभी पीछे हट गए और झुक गए। वे महज पहाड़ से उतरने वाले लोग थे, उन्होंने स्वर्गीय भगवान को पहाड़ पर चढ़ने से रोकने की हिम्मत कैसे की? हेवंस ओरिजिन पीक में कई स्वतंत्र क्षेत्र थे, उनमें से एक में यूशॉ को बड़ी मात्रा में तेज कीवी और रक्त महसूस हुआ। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि यह एक स्वर्गीय ईश्वर प्रशिक्षण आधार था। अंदर अजीब शारीरिक बनावट वाले लोग थे और वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। उसने तराजू से ढकी एक छिपकली महिला को देखा जो लगभग 30 के दशक का एक ग्रैंड मास्टर था। इसमें अवश्य ही दिव्य रजत जल की सहायता रही होगी। उसे बर्फ की स्वर्गीय देवी होना चाहिए, हिमशैल की तरह। वह भी उसके साथ परेशान नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद बादल बह गए और विशाल मौलिक ऊर्जा पहाड़ों की तरह भौतिक हो गई, समुद्र की तरह बढ़ रही थी। सफेद रंग से रंगे चेहरे वाले अजीब लोगों की एक पंक्ति यूशॉ के सामने झुक गई। उनमें से एक सबसे आगे खड़ा था, शाही परिवार के इस क्षेत्र का संप्रभु तियानयुआन बेनय। यूशॉ ने अपना गला साफ किया। मैं लंबे समय कुछ दिनों से आप परजीवियों से नाराज हूं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने आपको कुछ सिमुलेशन में एक से अधिक बार मार डाला है, लेकिन अब मैंने आपको एक मौका देने का फैसला किया है। तियानयुआन बेनय ने 3 राज्यों की भाषा को समझा और यह सुनकर झुक गए। महान स्वर्गीय भगवान, आपके निर्देश क्या हैं? मैं चाहता हूं कि आप पहले दुर्भावनापूर्ण स्वर्गीय देवताओं को निर्वासित करने का आदेश जारी करें। उन सभी को इकट्ठा करें जिन्होंने स्वर्गीय ईश्वर के नाम पर अपने हाथ खून से रंगे हैं और उन्हें मार डालें। यदि आप उनसे नहीं निपट सकते तो मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इस भूमि पर कोई मानव बलि न हो, हर कोई परिश्रम और प्रयास के माध्यम से अच्छी तरह से रह सके, करों को कई गुना कम कर सके और राजा को वंशानुगत उत्तराधिकार से सार्वजनिक चुनाव में संक्रमण करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने छिपे हुए प्रभाव का उपयोग करके वास्तविक स्वर्गीय देवताओं को एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दें और फिर 50 वर्षों के भीतर आपको शाही परिवार के रूप में अपनी स्थिति को भी कम करना होगा, खुद को आम लोगों के साथ समान स्तर पर रखना होगा ताकि कोई भी आम व्यक्ति खड़ा हो सके और आपसे आंख में आंख मिलाकर संवाद कर सके। समझे? तियानयुआन बेनय चिल्लाया, ये कैसे संभव है? आप इस 3000 साल पुराने राष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं। टकराना। यूनशॉ ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे मांस का एक ढेर पहाड़ के नीचे निर्जन क्षेत्र की ओर उड़ गया। सैकड़ों मानसिक पुल बनाए गए जिससे उनकी इच्छा तूफान की तरह व्यक्त हो गई। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आप दूसरा नेता चुने। अचानक नीचे के शाही परिवार में से किसी ने 3 राज्यों की भाषा में चिल्लाया, ऐसा आदेश लागू नहीं किया जा सकता। आप बहुत दूर जा रहे हैं, विदेशी भूमि के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट। यूनशॉ अपने ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अचानक आगे की ओर झुका। ये कौन है? कौन सा छोटा चूहा मेरा विरोध कर रहा है? नीचे सन्नाटा छा गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। यूनशॉ, दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि यह आप ही हैं। मैं बस आपके साथ खेल रहा था।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अभी भी अपना सिर नीचे झुका रखा था। धिक्कार है, ऊपर देखो, मेरी आंखें देखो। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक कांप उठा। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी देखा कि युनशॉ की आंखें कहीं और टिकी हुई थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। लेकिन एक पल में युनशॉ की नजर पीछे हट गई और उसकी आंखों से मिली। मजा है ना? अगले ही पल उसे भी भीड़ से अलग कर दिया गया और चपटा करके एक मानव पैक में बदल दिया गया। बूढ़ा मास्टर यून दयालु था, यहाँ तक कि इन खून चूसने वाले परजीवियों के लिए भी वह नहीं चाहता था कि उन्हें और अधिक दर्द सहना पड़े। खैर, असल में उसे पूर्वाभास था कि वह कई लोगों को मार डालेगा और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा मैं कोई विदेशी मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं एक स्वर्गीय भगवान हूँ। मैं सर्वोच्च महान स्वर्गीय भगवान हूँ, महान विलुप्त होने वाला राक्षसी स्वर्गीय भगवान। यू शॉ ने मानसिक दबाव डाला। मैं जो कहता हूँ वह सच है। अगला नेता, बाहर आओ। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। आदरणीय महान विलुप्त होने वाले राक्षसी स्वर्गीय भगवान, आप जिन सुधारों की बात करते हैं वे बहुत कट्टरपंथी हैं। वे बड़ी अराजकता का कारण बनेंगे। युन शॉ एक पल के लिए चुप हो गया। क्या आपका मतलब यह है कि मेरे सामने एक शक्तिशाली प्राणी जो आसानी से आपके पूरे कबीले को खत्म कर सकता है, आप जीने का मौका छोड़ रहे हैं, भले ही इसके लिए इसे अलग होने के बजाय परजीवी बनना पड़े? जीवन और मृत्यु के बीच आप समर्पण करने के बजाय मरना चुनते हैं। हकी सम्राट, आप बहुत हैं। उसने अपनी हथेली उठाई। मेरी गलती, मैंने आपके संकल्प को कुछ ज्यादा ही कम आंका। 5वां अपडेट ओमेगा 194। युनशी ने एक शिष्य लेने का निर्णय लिया। यूशॉ की उम्र में वह अब सो नहीं पाता था। एक रात के बाद उन्होंने इस शाही परिवार को काफी हद तक शुद्ध कर दिया था। इसमें लार टपकाने वाले ड्रैगन पिल्ले और भोग विलास में लिप्त दुष्ट खलनायक शामिल थे, जिससे केवल कुछ दर्जन अपेक्षाकृत अच्छे स्काई ड्रैगन बचे थे, जिन्होंने बमुश्किल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और कुछ 1.35 मीटर लंबी प्रतिभाएं करीबी रिश्तेदारों द्वारा सौंपी गई थीं। 3 राज्यों ने ठीक किया। वहां बहुत सारी रेगिस्तानी जनजातियां हैं जिन्हें एक एक करके खोजने की जहमत नहीं उठानी पड़ती और मुझे घास के मैदानों से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मैं इसे आपके केंद्रीकृत शाही परिवार पर आजमाऊंगा। वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली शक्ति सारी शक्ति और लाभ को खत्म कर सकती है। उन अजीब दिखने वाले देवताओं को भी उसके वश में कर लिया गया था और कुछ, जैसे बर्थ देवी, को उसके द्वारा शाही पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिकांश देवताओं का ब्रेन वॉश कर दिया गया। जब उन्हें पता चला कि विनाश के महान दानव देवता ने त्यान्युवान चोटी पर हमला किया है, तो उन्हें पता चल गया कि सब कुछ नियति में था और उन्होंने बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत अव्यवस्थित लगता है, चलो यहीं रुकें। उसके पीछे दर्जनों कांच की बोतलें तैर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में तरल चांदी के पानी का एक छोटा सा हिस्सा था। 8 कुन स्नैक किंग द्वारा उत्पादित संसाधन। जहां तक उस सांप की बात है, उसने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। वह आने वाली पीढ़ियों को इसे सुअर, गाय और भेड़ खिलाने देगा। इसे बमुश्किल निचले दायरे की दुर्लभ वस्तु माना जाता था, इसलिए वह इसके रास्ते में बाधा नहीं डालता था। शाही परिवार ने इसे खिलाने के लिए मनुष्यों का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि दिव्य रजत जल मनुष्यों के लिए था और इसे मनुष्यों को खिलाने का सबसे अच्छा प्रभाव था। वैसे भी शेंजिंग में बहुत सारे लोग थे, इसलिए लोगों की कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्य से उस अजीब सांप ने जन्मजात बनने में कोई मदद नहीं की, अन्यथा ये ग्रीन डोमेन में भी एक सर्वोच्च खजाना होगा। रात बीत गई और दूसरे दिन की सुबह हुई जब युनशॉ को पता चला कि सिमुलेशन गिनती ताजा हो गई है। यह एक निश्चित समय बिंदु है। ऐसा लगता है कि मैं इस समय अंतर्बग का फायदा नहीं उठा सकता। उनकी चेतना सिमुलेशन इंटरफेस पर लौट आई। सार 4032%। यूशी, अपना आरोहण शुरू करो। डिंग, सार -1%। वर्तमान सार 4031%। दकिन के 269वें वर्ष में आपने विभिन्न मामलों से निपटने में कुछ समय बिताया। मुख्य शरीर 2 दिन तक प्रतीक्षा कर सकता है और अपनी सर्वोच्च साधना से सब कुछ मिटा सकता है, लेकिन आपके पास उसकी मानसिकता नहीं है। अंततः कष्ट सहने की बारी मेरी है। हे, लेकिन यह मेरी बारी नहीं है। ग्लेशियर और 8 कुन स्नैक किंग दोनों को एक बार उपयोग की वस्तुओं के रूप में काटा जाता है। मुझे माफ कर दो, बिंग, यह आखिरी बार है। शायद। दकिन के 270वें वर्ष में आप निस्संदेह ग्रीन डोमेन पर चढ़ गए। अब आपकी कल्टीवेट स्पीड 40 गुना तक बढ़ गई है। किसी भी बाहरी वस्तु पर भरोसा किए बिना आप 5 वर्षों के भीतर दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ सकते हैं, 20 वर्षों में दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं और 50 वर्षों के भीतर दिव्य क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रचुर मात्रा में ओरिजिन क्यूई वातावरण होना चाहिए। यहां तक कि पूरी तरह से भरे हुए असेंशन मार्ग में ओरिजिन क्रिस्टल की दीवारें भी 5 मिनट तक आपके उग्र अवशोषण का सामना नहीं कर सकती हैं। युवानिटियन के 74वें युग के 2870वें वर्ष में आपको एक और छोटा सा गांव मिला। आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए पूरी तरह से मानसिक पुल पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको स्थानीय भाषा सीखनी होगी और एक पहचान दस्तावेज प्राप्त करना होगा जो आपको शहरों में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है। जब तक आप इन्हें दायरे से ऊपर कल्टीवेट को पंजीकृत नहीं करते हैं, आपकी मूल क्यू या मानव उत्पत्ति मानचित्र द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी, जिससे आपके लिए 2 पवित्र युद्धों से गुजरना सुविधाजनक हो जाएगा। 2873 में छोटे से गांव में ओरिजिन क्यूई एकाग्रता भी आपके लिए अनुपयुक्त थी। दर्जनों मील के भीतर मुक्त तैरती ओरिजिन क्यूई को अक्सर आपके द्वारा चूस लिया जाता था और समय बीतने के साथ आसपास के ओरिजिन क्यूई के वापस आने का इंतजार किया जाता था। 2874 में आपकी कम कल्टीवेट दर के कारण आप मुख्य रूप से सरनी पैटर्न में डूब गए। हालांकि सरनी पैटर्न को सेलेस्टियल्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, उनकी ऊपरी सीमा बहुत अधिक है। आपकी भावना और समझने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आपने इस वर्ष सभी उन्नत एरे पैटर्न ड्राइंग सीखना समाप्त कर लिया है। पिछली पीढ़ी के युजीयू ने इस समय केवल उन्नत अध्याय सीखना शुरू किया था। 2875 में कुछ समय के लिए आपके पास अपना पहचान दस्तावेज था और आपको लगा कि यह लगभग सही है। आपने ग्राम प्रधान को विदा किया, फिर भी दुनिया देखने जाने का बहाना बना रहे हैं। ग्राम प्रधान, मेरी बेटी लंबे समय से आपसे प्यार करती है। यूशॉ, क्या यह ओल्ड जियू जैसा ही है जो उसी गांव को चुन रहा है? ये काफी संयोग है। आपने ओल्ड जियू के कार्यों को नहीं दोहराया। इसके बजाय आपने इस बार सीधे दिव्य रजत जल की कुछ बूंदें छोड़ दी और ग्राम प्रधान को बताया कि यह आपके परिवार को मुआवजे के रूप में विरासत में मिला दिव्य शक्ति जल है। आपका वर्तमान स्थान ग्रेट डोमेन होंगगु पर्वत श्रृंखला की सीमा पर है। आपने ग्रेट डोमेन के हेंटियन क्षेत्र के स्थान के बारे में पूछताछ की, जो ठीक बगल में है। उसी वर्ष आपने एक खतरनाक चोटी पर उड़ान भरी। ये प्राकृतिक अवरोध अधिक से अधिक ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के नीचे के लोगों को रोक सकता था, लेकिन ये 2 डोमेन के बीच एक विभाजन रेखा के रूप में पर्याप्त था। 2876 में बहुत पूछताछ के बाद आप शुनान शहर पहुंचे। ये स्थान यूनियान क्षेत्र के आरोहण बिंदु के काफी करीब है, हालांकि यह एक महान डोमेन तक फैला है। ये केवल सैकड़ों हजारों मील दूर है। आप शहर से कई 100 मील दूर जियाओली गांव में आए और गांव में एक बूढ़ी औरत को देखा जो लगभग 100 साल की थी। अध्याय 132। गांव में अब कोई भी उसका नाम नहीं जानता था और आप केवल ये जानते थे कि उसके नाम में लिंग अक्षर शामिल था। वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थी जिसने दशकों तक आपके शपथ ग्रहण भाई चेन सिलिंग का इंतजार किया, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त नवजात शिशु द्वारा उसे मार दिया गया। चेन सिलिंग के पहाड़ से उतरने में अभी भी 9 साल बाकी हैं।
आपने उस बूढ़ी औरत को अपने अधिकांश दिन अचंभित होकर बिताते हुए देखा, जब वह गांव के बाहर आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वह साधारण भोजन पर रहती थी और उन्होंने अपना एक छोटा सा सब्जी उद्यान खोला। ग्रीन डोमेन के उच्च ओरिजिन क्यूई वातावरण में वह काफी अच्छी तरह से रहती थी। आप एक भटकते हुए दिव्य मार्शल कलाकार होने का दावा करते हुए आगे बढ़े और उससे पूछा कि क्या वह आपकी प्रशिक्षु बनने को तैयार है। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, उसे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, उसका जीवन बढ़ा सकते हैं और उसके प्रिय के वापस आने की प्रतीक्षा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। जू लिंग र ने आपको अपना गुरु स्वीकार करते हुए आपको प्रणाम किया, जिसे आपने बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लिया। आपने उसे ट्रू ओरिजिन रिफाइनिंग एक्यूपॉइंट मेथड 2.0 प्रदान किया और उसे इसे अंधाधुंध तरीके से न फैलाने की चेतावनी दी। आपके द्वारा एकत्र की गई समृद्ध ओरिजिन क्यूई के साथ उसकी योग्यता तेजी से बढ़ी। जब आपने ओल्ड मैन वांग अध्याय 107 पढ़ाया था, उसके विपरीत अब आप एक दिव्य हैं, किसी भी समय जू लिंग र की विभिन्न गलतियों और कमियों को इंगित करने में सक्षम हैं। केवल आधे साल में उसकी योग्यता 9.99 गुना तक बढ़ गई। मूल ट्रू ओरिजिन रिफाइनिंग एक्यूपॉइंट विधि केवल 9.9 गुना तक ही पहुंच सकी। ये बाइचेंग गुआंग वास्तव में बाइचेंग गुआंग से कमतर है। मेरे मार्गदर्शन के बिना वह वास्तव में एक कदम पीछे है। आपने उसके दायरे को बढ़ाने के लिए डिवाइन सिल्वर वाटर का उपयोग करना शुरू किया। 2877 में जू लिंगर ग्रेट ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच गया और आपने फिर से अपने पीछे से संपीड़ित आई स्पिरिट सुप्रीम ब्रून ओरिजिन क्यूई को बाहर निकाला। एक वर्ष में उसे आपके द्वारा जबरन जनजात दायरे में ऊपर उठाया गया था। यौवन के उलटफेर के तहत लगभग 100 साल की एक बूढ़ी औरत अपनी किशोरावस्था में लौट आई। वह काफी हद तक वापस लौट आई, सीधे अपने 16 या 17 साल पुराने स्वरूप में लौट आई। मास्टर, क्या आपको लगता है कि भाई चेन मुझे इस तरह देखकर आश्चर्यचकित होंगे, ये सोचकर कि केवल 1 या 2 साल ही बीते हैं? आप चुप हो गए। आपको लगा कि आप उस मानसिक रूप से परेशान अद्वितीय बदमाश को आसानी से छूटने नहीं दे सकते। वास्तव में इस बार एक बड़ी शक्ति के दृश्यमान हेरफेर के तहत चेन कोंग्यू और जू लिंग र एक सुंदर कहानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी भागीदारी के बिना मूल भविष्य में जू लिंग र की निराशा बहुत भारी, पूरी तरह से अपमानजनक थी। तो आपने सीधे अपनी योजना बताई। क्या आप सीधे उसे ढूंढने जाना चाहते हैं? जू लिंगर ने सिर हिलाया। अपने जीवन के दशकों में उसने दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं किया था। वह केवल मोह के साथ जीवन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी मानसिकता हमेशा उज्जवल और जीवन थी, इसलिए अब युवावस्था के उलट होने के बाद उसका स्वभाव वास्तव में 16 या 17 साल की लड़की जैसा था। फिर मास्टर का अनुसरण करें, मजबूत बने और आपको मिस्टी संप्रदाय से उसे मांगने का अधिकार होगा। आपने जू लिंगर को गहरे पहाड़ों से बाहर निकाला और 10,000 की ओर ले गए, जो अब 100 रेस बैटलफील्ड का निम्न संस्करण है। पिछले 8 वर्षों से कम उत्पत्ति क्यूई एकाग्रता के बावजूद आपका क्षेत्र दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आपके आंकड़े दिव्य क्षेत्र की पूर्णता के करीब थे। इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी के साथ मिलकर जो भविष्य में 3 सेकंड देख सकता था, आप 100 रेस बैटलफील्ड पर लगभग अजेय थे। आपने अभी तक अज्ञात चेन कोंग्यू को आश्चर्यचकित करने के लिए 8 वर्षों में उसे फिर से बाहर लाने की योजना बनाई है। 195 3 शीर्ष 100 वर्ष 2878 में आप दोनों पास के स्पिरिट रेस द्वारा नियंत्रित 100 रेस युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर गए। प्रतीक्षा करने के बाद आपने सामूहिक रूप से प्रवेश किया। इनेट और हेवन ह्यूमन दोनों दूसरे दायरे में थे। आप और आपके शिष्य ने एक ही क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने जू लिंग र को उतरने और वहीं रहने के लिए कहा, हिलने के लिए नहीं। वह ओरिजिन एनर्जी पोजिशनिंग डिवाइस से पहले से सुसज्जित थी। दोनों जल्दी ही मिल गए और आप एक न पदोन्नत इनेट के साथ उग्रता करने लगे। 100 रेसेस बैटलफील्ड के दूसरे क्षेत्र में ओरिजिन क्यूई एकाग्रता एजोर डोमेन के सामान्य क्षेत्रों की तुलना में 10 गुना अधिक थी, जो आपकी खेती की गति के एक छोटे से हिस्से के साथ बमुश्किल बनी हुई थी। आप जू लिंगर को आंतरिक रिंग क्षेत्र तक ले गए और बेहद समृद्ध ओरिजिन क्यूई के साथ एक विशाल उच्च ऊर्जा ओरिजिन क्रिस्टल खदान पाए। आपने तुरंत पहले वहां स्तर बढ़ाने का फैसला किया। वर्ष 2881 में आप स्वर्ग मानव के मध्य चरण में आगे बढ़े। आपके आंकड़े चरम पर एक सामान्य स्वर्ग मानव से आगे निकल गए। वर्ष 2882 में आप अक्सर उन्नत दानव रेस और याओ रेस के कई सदस्यों को मारने के लिए निकले थे। क्रॉस लेवल हत्याओं के लिए पुरस्कार प्रचुर मात्रा में थे। आपने जू लिंगर के साथ कुछ समृद्ध ओरिजिन क्यूई साझा की। स्वर्ग मानव स्तर पर दुश्मनों को मारने वाले क्रॉस लेवल, भले ही क्रॉस लेवल का परिमाण इनेट के समान था, अधिक पुरस्कार मिले। जू लिंगर ने एक संत शरीर को जन्म दिया। युशौदंग रह गए। ये वास्तव में एक संत शरीर को विकसित करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसे प्राप्त करने की कठिनाई कम नहीं है। एक साधारण संत शरीर स्वर्ग मानव उसके 40 ऑल कॉम्बैट बॉडी जितना स्वर्ग विरोधी नहीं था। इसके लिए दर्जनों कड़वी लड़ाइयों की आवश्यकता पड़ी, जिससे सभी समृद्ध ओरिजिन क्यूई को एक साधारण इनेट को मिलना चाहिए था, ताकि उस इनेट को एक संत शरीर को जन्म देने का मौका मिल सके। एक संत शरीर में जन्म लेने के लिए एक सामान्य जनजात के लिए दूसरों को उसके लिए दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों स्वर्गीय मानवों को क्रॉस लेवल मारना होगा, या उसी स्तर पर और भी अधिक मारना होगा। कितने जनजात लोग इसके योग्य थे? संतुष्टि के क्षण और भविष्य में एक भव्य नाटक के लिए केवल उनका 10वां जूनियर ही ऐसा काम करेगा। जू लिंगर का संत शरीर था भावना का संत हृदय। ये भावनाओं और संवेदनाओं की तीव्रता के आधार पर मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। भावना जितनी अधिक चरम होगी, प्रवर्धन उतना ही अधिक भयानक होगा। जब वह सबसे अधिक शांत थी, तो उसकी मानसिक ऊर्जा अपनी मूल स्थिति से केवल 30% अधिक थी, लेकिन अपने सबसे चरम पर यह 9 गुना तक बढ़ गई। उसने उत्साहपूर्वक आपको बताया कि भाई चेन के बारे में सोचने मात्र से उसकी मानसिक ऊर्जा सीधे 4 गुना बढ़ जाएगी। इससे न केवल इनेट मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध शक्ति को कुछ मदद मिली, बल्कि ओरिजिन क्यूई अवशोषण गति में 3 गुना वृद्धि के बराबर भी हुई, जिससे उसे तेजी से बढ़ने की इजाजत मिली। आपको लगा कि 3 साल बाद जब चेन कोंग्यू पहाड़ से नीचे उतरे, तब तक जू लिंगर अपना खुद का मार्शल आर्ट पथ नहीं बनाने के बावजूद युद्ध शक्ति में उनसे आगे निकल जाएगी। मैं कुछ काला पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यू शॉ को थोड़ा अनैतिक लगा, लेकिन क्या किसी बदमाश द्वारा कुचले जाने और पीटे जाने से काला पड़ना बेहतर है ना? वर्ष 2883 में हाई एनर्जी ओरिजिन क्रिस्टल खदान के कई हिस्से आपके द्वारा अवशोषित और ढह गए थे। इस दिन एक विशाल क्रिस्टल मज्जा टूट गया था। यह ऐसा था जैसे एक लंबे समय से अवरुद्ध स्टील प्लग को बाहर निकाला जा रहा हो और बाथटब से पानी बाहर निकल रहा हो। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला ओरिजिनल क्रिस्टल खनन क्षेत्र है, एक ऐसी जगह जिसे यहां से गुजरने वाले लोग भी अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में इसके भीतर एक महान रहस्य छिपा हुआ है। क्रिस्टल मज्जा के टूटने के बाद प्रकट हुए छिद्र से अत्यधिक उच्च ऊर्जा का प्रवाह लीक हो गया। हालांकि आपने बहुत परिश्रम से अवशोषित किया, लेकिन यह बहुत अधिक बाहर निकल गया और आप इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सके। इसके अलावा इस ऊर्जा प्रवाह की शक्ति बिल्कुल अपमानजनक थी, जैसे कई स्वर्ग मानव पूर्णता विशेषज्ञ अथक रूप से लहरें फैला रहे थे। आप इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपके अनुभव की कमी के कारण आप पहचान नहीं पाए कि क्या हो रहा था, और आप अपने शिष्य जू लिंगर के सवालों का जवाब नहीं दे सके। युन शॉ, आप सही हैं, लेकिन मैं इस बार भी स्मृति का चयन नहीं कर रहा हूं। अपनी शिष्या की सुरक्षा के लिए आपने उसे मध्य रिंग क्षेत्र में शिविर में भेज दिया, जो एक युद्ध रहित क्षेत्र था।
जब आप हाई एनर्जी ओरिजिन क्रिस्टल खदान में लौटे तो आपने पाया कि इस क्षेत्र पर पहले से ही प्रमुख संप्रदायों के 3 स्वर्ग मानवों का कब्जा था, जिन्होंने इसे अपने निजी क्षेत्र के रूप में दावा किया था। सच्चे नीदरलैंड संप्रदाय के संत जियांग युआन, यान हुआ गेट की संत तू यान, लुओ जियांग गेट के संत शे हे। इन तीनों को दूसरे दायरे क्षेत्र के भीतर 100 महान पात्र माना जाता था। आंतरिक रिंग में कई स्वर्ग मानव स्तर के प्रोडिजीज द्वारा दी गई उपाधि 100 ग्रेट 100 रेस बैटलफील्ड की आंतरिक रिंग के भीतर एक अनौपचारिक मौखिक सूची थी, जिसमें कोई निश्चित रैंकिंग या शक्ति विभाजन नहीं था। इसका सीधा मतलब यह था कि हर किसी को लगा कि शिखर पर यह स्वर्ग मानव काफी दुर्जय था, संभवतः इस दूसरे क्षेत्र में शीर्ष 100 में रैंकिंग, इसलिए उन्हें 100 महान आंकड़े कहा जाता था। ये बहुत मनमाना था, क्योंकि 100 रेस युद्ध क्षेत्र में लोग आते जाते रहे। स्वर्ग तक पहुंचने वाली सीढ़ी ने केवल कमजोर लोगों को रोका। सच्चे विलक्षण लोगों के लिए ये जगह उस चीज की तरह थी, वे अपनी इच्छानुसार और जा सकते थे। आज आखिरकार 100 लोगों की सूची बनाई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 चले गए और 3 नए आ गए। लेकिन किसी भी मामले में 100 ग्रेट का मतलब स्वर्ग मानव पूर्णतः युद्ध शक्ति है, जो बिना किसी खतरे के स्वर्ग पहुंचने वाली सीढ़ी से गुजर सकती है। कम से कम उनके पास एक पूरी तरह से सुसज्जित धर्म शरीर था, उनकी मूल शक्ति कौशल शानदार थे, या उनके पास एक संत शरीर था। 300 महान हस्तियों ने सामूहिक रूप से आपको खदान के बाहर रोक दिया। सेंट जियांग युआन, हम 3 लोग 1 महीने से अधिक समय से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं। ये पहले से ही कब्जा कर लिया गया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाई कहीं और अवसर की तलाश करेगा। संतेश तू यान, हाँ, हम यहाँ आधे साल से हैं। कुछ शर्म करो और फायदा मत उठाओ। संत शी है, वह नहीं बोला, लेकिन 10 मील के दायरे में ओरिजिन क्यूई एक साथ बढ़ी, जिससे आपके सामने ओरिजिन क्यूई की एक तेज नदी बन गई। अपनी स्वयं की मूल शक्ति के साथ किए गए कौशल को उत्पत्ति शक्ति कौशल कहा जाता था, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई को सीधे नियंत्रित करने से भी कौशल बन सकते थे। हालांकि उनमें महारत हासिल करने की कठिनाई असाधारण रूप से अधिक थी और उन्हें स्वर्गीय उत्पत्ति कौशल कहा जाता था। लेकिन केवल वे ही जिन्होंने उनमें महारत हासिल कर ली थी, अपने प्रयासों को उजागर करने के लिए, उन्हें संदर्भित करने के लिए हेवनली ओरिजिन स्किल्स का उपयोग करेंगे। वास्तव में उनका सामान्य शब्द अभी भी ओरिजिन पावर कौशल था। आपने भावहीन होकर कहा, क्या आप बकवास करने से पहले अपनी कहानियों का समन्वय भी नहीं करते? 1 महीना, आधा साल, आप अपनी पंक्तियां भी सीधी नहीं कर पाते। तुयान का चेहरा झुंझलाहट से भर गया। कौन परवाह करता है कि यह वास्तव में कितने समय से है? वैसे भी हम लंबे समय से यहाँ हैं। हम थे, घटना सामने आने से पहले हम इसकी रखवाली कर रहे थे। अपने मार्शल दाव पद पर शपथ लें। संत की लाली किसी भी शब्द से अधिक स्पष्ट थी। सीनियर सिस्टर यान, इस व्यक्ति के साथ अधिक बात करने की जहमत क्यों उठाएं? वह ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। सेंट शी हे ने पहली बार बात की और उनके शब्दों के साथ ओरिजिन क्यूई की बढ़ती नदी थी। स्वर्गीय उत्पत्ति कौशल लहरदार नदी, ऊर्जा प्रवाह बेतहाशा नष्ट हो रहा है और विशाल खदान के चारों ओर ओरिजिन क्यूई एकाग्रता अब बहुत अधिक है। इस हमले की शक्ति पहले से ही शी के सामान्य हमलों की तुलना में 2 गुनी मजबूत थी, जो अपनी मूल शक्ति का उपयोग करके करता है। यद्यपि आप कई वर्षों से आंतरिक रिंग क्षेत्र में थे, लेकिन आपने शायद ही कभी परेशानी पैदा की, केवल स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और कभी-कभी शिविर में वाटर स्पिरिट के साथ गेम खेला। आपके कुछ हमले सामने आए राक्षसों के खिलाफ तत्काल हत्याएं थे, इसलिए आपकी दुर्जय प्रतिष्ठा नहीं फैली थी, जिसका मतलब था कि आप 100 महान में से नहीं थे। ऐसा अज्ञात व्यक्ति इस हमले से कैसे बच सकता था? जियांग युआन ने भौहें चढ़ा दी और अपना हाथ उठाया और तू यान की आंखों में अनिच्छा का एक संकेत झलक गया। उन दोनों ने संत द्वारा नियंत्रित कुल स्वर्ग और पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई को तितर-बितर करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करते हुए हमला किया, जिससे इस स्वर्गीय उत्पत्ति कौशल की शक्ति कमजोर हो गई। वह संत बहुत उग्र था। मानव जाति के सदस्यों के रूप में एक छोटे से संघर्ष के परिणामस्वरूप आपकी जान नहीं ली जानी चाहिए। आपने अपना मार्ग विस्तृत कर लिया है। यू शॉ ने सिर हिलाया। 196 तथाकथित सुंदरी के कई बच्चे और पोते पोतियां हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना स्वयं के प्रति दयालु होने के बराबर है। आपने वह सब कुछ देखा जो संत और संतनी ने किया। स्वर्गीय उत्पत्ति तकनीक केवल दुनिया की उत्पत्ति क्यूई के रूप को पुनर्गठित और प्रोजेक्ट करती है। यह मूलतः दुनिया की मूल क्यूई है, किसी की अपनी मूल शक्ति नहीं। तो जैसे ही उन दोनों ने अपनी चाल चली, रिपलिंग नदी की गति जो आपकी ओर बढ़ रही थी, तुरंत आधे से अधिक कम हो गई। जब तक आप बहुत कमजोर नहीं होंगे, आप उस हमले से नहीं मरेंगे। फिर आप, जो 3 ली के मानक लेट स्टेज नेता भी नहीं पहुंच सके, लेकिन पहले से ही 14 ली के दायरे में दुनिया की ओरिजिन क्यूई को नियंत्रित कर सकते थे, ने कार्यभार संभाला। आपका अधिकार उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। इस समय उपस्थित अन्य 3 लोगों ने एक साथ अपने भाव बदल दिए। इसे ले लिया गया। उनके हाथों में मौजूद ओरिजिन क्यूई को पूरी तरह से छीन लिया गया। उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था और स्वर्गीय उत्पत्ति तकनीक रिपलिंग नदी, जो मूल रूप से एक विशाल अजगर की तरह आप पर हमला कर रही थी, अब दयनीय रूप से एक छोटे से केचुए में सिकुड़ गई है। आपने उसे आप पर प्रहार करने देते हुए उसे चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। ये किसी जनजात को भी नहीं मार सकता। आपने पीले चेहरे वाले अविश्वासी संत शी हे को देखा और उसे सांत्वना देते हुए आपका दिल नर्म हो गया। छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं। शी वह लगातार कई कदम पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? वह महसूस कर सकता था कि दुनिया की ओरिजिन क्यूई की एक बहुत बड़ी मात्रा आपके पीछे इकट्ठा हो गई है, जैसे कि उसे किसी सील से बंद कर दिया गया हो और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निकाल सका। और भले ही आपके बीच स्पष्ट रूप से एक दूरी थी, उसे लगा कि उसका 10वीं का दायरा ओरिजिन क्यूई नियंत्रण के लिए निश्चित क्षेत्र बन गया है। उसका अधिकार आपके सामने दयनीय रूप से कम था। लेकिन आपने उनके विचारों की परवाह नहीं की। शिष्टाचार पारस्परिकता की मांग करता है। अब मेरी बारी है। चखो मेरे बड़े बच्चे। पिछली स्वर्गीय उत्पत्ति तकनीक रिपलिंग रिवर की तुलना में एक हमला उसकी ओर उड़ गया। इस बार उसके बगल के 2 लोगों ने दबाव साझा करने में मदद की, लेकिन यह अप्रभावी था। शी हे को ओरिजिन क्यूई टोरेंट द्वारा सीधे उड़ा दिया गया था। उसकी अपनी मूल शक्ति द्वारा बनाई गई मूल शक्ति ढाल को क्रूर बल द्वारा तोड़ दिया गया था और वह पीछे की ओर उड़ गया, खून उगलते हुए जमीन पर जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही लोजियांग संप्रदाय के संत शी हे पृथ्वी के दूसरी तरफ से उभरे, आपने एक बार फिर दुनिया की उत्पत्ति क्यूई की एक लहर को उजागर किया, उसे एक टेनिस बॉल की तरह मारा, जिससे वह विशाल उत्पत्ति क्रिस्टल खदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बड़ी मात्रा में क्रिस्टल के टुकड़े बिखर गए। बाकी दोनों ने आखिरकार आपको गंभीरता से लिया, या यूं कहें कि वे आपसे सावधान हो गए। संत जियांग युआन ने कहा, भाई क्या आपके पास मूल आत्मा का सच्चा स्वरूप है? युनशॉ को आश्चर्य हुआ। ये बेई चेंगुआन की सेंट बॉडी है, जो ओरिजिन क्यूई के लिए अत्यधिक आकर्षण की विशेषता है। इसलिए बेई चेंगुआन के दिव्य बनने के बाद उनके साथी कबीले के सदस्य और समान प्रणालियां दुनिया की मूल क्यूई के मामले में उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। लेकिन ओल्ड टेन अलग है। दुनिया की ओरिजिन क्यूई पर उसका अत्यधिक नियंत्रण पूरी तरह से संख्यात्मक क्रशिंग से आता है। ये बहुत व्यापक था। ऐसी जगह पर जहां ओरिजिन क्यूई दुर्लभ थी, बेई चेंगुआन की समग्र ताकत बहुत कम हो जाएगी, लेकिन युनशी नहीं होगी। नहीं, मेरे पास 5 ऑल बैटल बॉडी है। आपने एक अलग चेहरा धारण किया हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा सा भी खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं हुई।
लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आपने टेन ऑल की तरह बहुत अधिक नहीं कहा। यदि किसी पागल आदमी को मानव जाति के बीच आपकी अद्वितीय प्रतिभा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और सुप्रीम ने एक बॉक्स खोलने के लिए गुप्त रूप से आपकी मूल शक्ति आभा को बाधित कर दिया, तो ये बुरा होगा। सभी 5 यान हुआ संप्रदाय की संत यान अवाक रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। लेकिन 5 ऑल आपके लिए अनुचित होने का कारण नहीं है। हम कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। कारण, आपने हथेली से अपने बगल की जमीन साफ की। पिछले महीने मैंने एक सांप दानव से निपटा था। फिर आपने एक लात मारकर धरती को चीर दिया। 2 महीने पहले मैंने एक लोमड़ी का शिकार किया था। मैंने इसके कुछ टुकड़े खाए और इसे यहीं छोड़ दिया। मुझे इसका खेल जैसा स्वाद पसंद नहीं आया। अगर हम तर्क की बात कर रहे हैं तो आप नवागंतुक हैं। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस ओरिजिन क्रिस्टल खदान में क्या था। आपने कहा कि जब उन्होंने आपको ये स्पष्ट रूप से समझा दिया तो वे यहाँ रह सकते हैं केवल लाभ प्राप्त करने के लिए, खजाने की खोज की सुविधा के लिए यहाँ रहने के लिए, जिसका मतलब यह नहीं था कि आप उनके साथ लाभ साझा करेंगे। जहां तक उस अहंकारी संत की बात है जो फिर से उठ खड़ा हुआ है, तो आप उसे ऐसी शर्तें नहीं देंगे, बार बार उसे पीटेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि क्या इस आदमी को अपन कर दिया जाए या मुआवजे के लिए रकम वसूली जाए। यदि यह संत अत्यधिक प्रतिशोधी था और उसे वश में नहीं किया जा सकता था, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसे मार देना सबसे अच्छा होगा। अंत में तू यान ने उपस्थित 4 लोगों के सामने सब कुछ प्रकट करते हुए संत शीहे को सार्वजनिक रूप से फांसी देते हुए आपसे उसे बख्शने की विनती की। जूनियर ब्रदर, वह कोई बुरा इंसान नहीं है। उसके मन में मेरे लिए सिर्फ भावनाएं हैं। उसकी पिछली हरकतें सिर्फ मेरे सामने उसका दिखावा थी। वह एक बच्चे की तरह है, उसका दिल बुरा नहीं है। तुमने अपनी लहराती मुट्ठी रोक ली। युनशॉ, हाँ, लड़ने का बहुत शौक नहीं है, बस ये बातें सुनना अच्छा लगता है। युवा संत को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी गहरी छुपी भावनाओं को देखा जाएगा। उसके चेहरे पर जो भाव थे वे उससे कहीं अधिक रंगीन थे जो आपने उसे पीटने के आधे घंटे के दौरान अपने बेस्टेरी में एकत्र किए थे। तू यान ने आह भरी, लेकिन मैं हमेशा इसे उजागर करने के लिए तैयार नहीं रहा हूँ, उसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे जाने के बाद मैंने एजोर क्षेत्र में एक दूसरे के बारे में भूलने की योजना बनाई। यान हुआ संप्रदाय और लोजियांग संप्रदाय मानव जाति क्षेत्र के दक्षिण और उत्तर में है, इसलिए भविष्य में फिर से मिलने का कोई मौका नहीं होगा। क्यों, वरिष्ठ बहन यान? शी वह अनिच्छुक था, आपकी मुट्ठी के नीचे से रेंगते हुए। भले ही हम एक अरबली से अलग हो जाएं, हमारे लिए आकाशीय उड़ान भरने के लिए केवल आधा साल है। हालांकि यह नीला क्षेत्र विशाल है, ये हमारे लिए अलग होने का कारण नहीं है। युनशॉ तरबूज खा रहा है। तुयान असहाय थी, मैं पहले से ही 300 साल से अधिक का हूँ। शीहे ने अपना सिर हिलाया, क्या मैं भी 200 साल का नहीं हूँ? हम कृषकों के लिए केवल 100 साल का अंतर क्या है? सीनियर सिस्टर यान और मैं दोनों अधिपति क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली विलक्षण प्रतिभाएं हैं। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। तुयान ने अपना चेहरा ढांक लिया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम एक बच्चे की तरह हो। 100 रेस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मेरे परपोते की लगभग शादी होने वाली थी। मेरे पास पहले से ही वंशजों से भरा घर है, यह संभव है। बढ़िया, परपोता। शी वह बिजली की चपेट में आ गया था। काफी देर के बाद वह जमीन पर उदास होकर चलने लगा, रोते हुए और असंभव चिल्लाते हुए। उसका चेहरा ऊपर की ओर हो गया जैसे उसने दर्द का मुखौटा पहन रखा हो। आपने उसे हल्की बारिश और बादलों से घिरा आकाश प्रदान किया। एक पीढ़ी के प्रोडिजी जिन्होंने 200 वर्षों तक खेती की थी ने पहली बार सच्ची भावनाओं को महसूस किया, केवल इतनी बुरी तरह से आहत होने के लिए। और दूसरे पक्ष के परपोते भी थे। मानसिक रूप से उसे जो आघात सहना पड़ा वह शारीरिक आघात से 10,000 गुना अधिक क्रूर था। ओह बकवास, ये संत इतनी नीच क्यों है? युनशॉ बहुत खुश हुआ, अब उस लड़के का दाव दिल टूटने वाला है। अच्छी बात है कि मेरे पूर्वज केवल लाभ वाले दोस्तों की तलाश में थे। अधिक से अधिक हर कोई खेल खेलता था, सच्ची भावनाओं के बारे में भी मत सोचो। सबसे अच्छा, ये सिर्फ दोस्ती थी। इस तरह का मजाक मेरे साथ कभी नहीं होगा। आपने शीहे की जीने या मरने की इच्छा को देखकर गपशप का एक बड़ा हिस्सा आनंद लिया, जो पहले से ही बहुत खुश है। बच्चा बहुत दुखी था, इसलिए आप उसे अब और परेशान नहीं करेंगे। फिर आपने अपनी मजाकिया हंसी उसके कान में संचारित की और उसे छोड़ दिया। हा, इतना बदनसीब आदमी कैसे हो सकता है? 200 साल पुराने शुद्ध और मासूम छोटे चूनान के पहले क्रश का घर पहले से ही वंशजों से भरा हुआ है। हा। शी वह कुत्ते की तरह पीट करके भाग गया। हालांकि हंसने के बाद आपको एहसास हुआ कि आप वर्तमान में सबसे कम उम्र के व्यक्ति लग रहे थे, अभी केवल 28 साल के हैं। आपको शायद इस दूसरे दायरे के क्षेत्र में अपने से कम उम्र का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपका शिष्य आपसे 4 गुना उम्र का था। कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 वर्षीय युनशॉ ने कहा, क्या यह मुझे और भी अद्भुत नहीं बनाता है? 197 ताइवान क्रिस्टल हॉट। शेष 2 व्यक्तियों से आपने विशाल खदान में अति उच्च ऊर्जा प्रवाह का कारण सीखा। यह एक सर्वोच्च खजाना था जिसे यहाँ प्रकट भी नहीं होना चाहिए था। यदि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि आपको हराना मुश्किल है और वे दोनों मिलकर भी आपको दबा नहीं सकते, तो वे आपको ये समझाने के लिए तैयार नहीं होते। ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट आमतौर पर केवल विशाल ओरिजिन क्रिस्टल खानों में दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों या लाखों साल पुराने हैं, और इसके जन्म की संभावना दयनीय रूप से कम है, लगभग क्रोधित करने वाली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट इस विशाल ओरिजिन क्रिस्टल खदान में पैदा होगा, क्योंकि इसका पैमाना पर्याप्त बड़ा नहीं था और इसके प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। क्या आप कहेंगे कि 0.1 मिलीमीटर मोटी त्वचा वाला एक गुजरता हुआ पत्थर पूरी तरह से Z के नीचे है? शायद किसी ने पहले भी यहाँ खनन किया था, लेकिन आखिरी बाधा पर असफल रहा, जिससे आपको नवागंतुक को अंतिम प्रहार करने की अनुमति मिल गई। यह ओरिजिन क्यूई पदार्थ का एक अति उच्च घनत्व समुच्चय है जो ओरिजिन क्रिस्टल से असीम रूप से मजबूत है। जब ये पहली बार उभरेगा, केवल प्राकृतिक हवा के संपर्क में आने पर अतिप्रवाहित ओरिजिन क्यूई एक ऐसा ऊर्जा प्रवाह बनाएगा जिसे एक स्वर्ग मानव शिखर विशेषज्ञ भी झेल नहीं सकता है। सौभाग्य से ऐसा अतिप्रवाह केवल कुछ दिनों से 1 महीने के भीतर होता है, जब इसे लंबे समय तक खदान में पोषित किया जाता है और फिर उजागर किया जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे एकत्रित हो जाएगा, पुनर्तः एकीकृत हो जाएगा। उस समय यह आपके लिए स्वर्ग मानवों को इकट्ठा करने के लिए तैयार होगा। आपने ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के विशिष्ट उपयोगों के बारे में पूछताछ की। जियांग युआन और तुयान आपके ज्ञान की कमी से आश्चर्यचकित थे। जब ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट उभरता है तो अजीब घटनाओं के बारे में न जानना एक बात है, लेकिन आप इसका नाम सुनने के बाद भी यह कैसे नहीं जान सकते कि यह क्या है? एजियो डोमेन में मानव जाति जनजात रैंक से ऊपर है। अनपढ़ नहीं होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान संरचना विभिन्न विश्वकोशीय तथ्यों को सीधे दिमाग में डाल सकती है। केवल उन्नत गहन ज्ञान बिंदुओं के लिए अतिरिक्त खरीदारी की आवश्यकता होती है। युशॉ, तब मुझे अपनी अज्ञानता पर सचमुच खेद है। ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के मुख्य रूप से 2 उपयोग हैं। एक बड़े पैमाने पर संरचनाओं या विशाल उत्पत्ति ऊर्जा निर्माणों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करना है। उदाहरण के लिए गोल्डन स्पिरिट अर्थ येलो द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन गोल्डन मेनफ्रेम, जिसमें ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हार्ट्स का ढेर स्थापित है। दूसरा उपयोग है सुप्रीम बैटल बॉडी। ये बैटल बॉडी के लिए सामान्य मुख्य घटकों में से एक के रूप में उपयुक्त होता है। एक विशिष्ट सुप्रीम बैटल बॉडी को अपने हर कदम की भारी खपत को बनाए रखने के लिए सबसे निचले रैंक के सैकड़ों ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हार्ट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि बैटल बॉडी की खपत को देखते हुए एक गहन लड़ाई के बाद उन ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हार्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा खाली गोले बन जाएगा।
सौभाग्य से एक खाली शेल का मतलब यह नहीं है कि यह खाली है, इसकी उत्कृष्ट संरचना का मतलब है कि इसे निरंतर उपयोग के लिए रिचार्ज किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण भाग जिसका उपयोग बैटल बॉडी में किया जा सकता है। इस विवरण ने आपको ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के उच्च मूल्य का एहसास कराया। अधिकांश सुप्रीम बैटल बॉडी का खर्च नहीं उठा सकते हैं और कुछ अपने स्वयं के मेचा के मालिक के बिना 1000 वर्षों से सुप्रीम हैं। और कई सुप्रीम एक वर्ष में एक ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट भी नहीं खरीद सकते जो बैटल बॉडी के मुख्य घटक के रूप में काम कर सकता है। अब जियांग युआन और तुयान आपके साथ एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन बनाना चाहते हैं। ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के व्यवस्थित होने से पहले वे इस विसंगति से आकर्षित अन्य सभी जातियों से संयुक्त रूप से निपटने का प्रस्ताव रखते हैं और फिर धूल जमने पर मानव जाति के बीच प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपने सहमत होना चुना। आप अभी भी हेवन ह्यूमन लेट स्टेज से थोड़ा पीछे हैं और उनके जैसे टॉप 100 हेवन ह्यूमन पीक विशेषज्ञों के लिए 5 या 6 से निपटना भी कुछ हद तक कठिन होगा सामान्य उत्पत्ति की स्थितियों के तहत। 100 रेस बैटलफील्ड पर सबसे मजबूत सेकंड रियलम पीक विशेषज्ञों के खिलाफ आपका कोई मुकाबला भी नहीं हो सकता है। इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी का आपका विकास यूजीयू जितना परिपक्व नहीं है जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है। ड्रैगन किंग के बेटे अध्याय 145 के खिलाफ इस्तेमाल किया गया सहज कॉम्बो यूजीयू कुछ ऐसा है जिसे आप अभी तक हासिल नहीं कर सकते हैं। तुम में थोड़ी कमी है। 2 और साथी जो आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते लेकिन उनमें कुछ चरित्र है। स्वीकार्य हैं। ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के वैन से निकलने वाला ओरिजिन क्यूई ऊर्जा प्रवाह प्रचुर, दूरगामी और शक्तिशाली था। इसका प्रति सेकंड आउटपुट हेवन ह्यूमन पीक विशेषज्ञ की स्ट्राइक के बराबर था। इसके लगातार बरसते रहने से आप तीनों की तो बात ही छोड़िए, एक नया आरोहित अधिपति भी इसे दबा नहीं सका। यह इतना क्यों उगल रहा है? क्या यह नहीं जानता कि हर कोई इसे खोजेगा और देखेगा? आपने शीघ्रता से खेती करने के लिए समय का लाभ उठाया। हालांकि विशाल ओरिजिन क्रिस्टल खदान लंबे समय से आपकी कल्टीवेशन गति सीमा को पूरा कर चुकी थी। उभरते ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट से बहने वाली ओरिजिन क्यूई उच्च गुणवत्ता की थी और सामान्य ओरिजिन क्यूई की तुलना में कई गुना अधिक कुशलता से अवशोषित हुई थी। इस वातावरण में एक दिन के लिए परिश्रमपूर्वक खेती करना एक सामान्य स्वर्ग मानव के 1 वर्ष के बराबर था। ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल हॉट के उद्भव के दूसरे दिन आंतरिक रिंग क्षेत्र में अधिक से अधिक प्राणियों ने इस जगह की असाधारण प्रकृति को देखा और स्वर्ग मानव एक के बाद एक पास में दिखाई दिए। लेकिन उनमें से अधिकांश केवल विशाल खदान के बाहर ही रहे। उन्होंने विशाल खदान में 2 टॉप 100 विशेषज्ञों को देखा, साथ ही एक अज्ञात अतिरिक्त को भी देखा। केवल कुछ अज्ञानी लोगों ने, या जो शीर्ष 100 में से भी थे, उन्होंने अंदर घुसने का फैसला किया और उन्हें दिव्य पुत्र जियांग युआन और दूसरे व्यक्ति ने भगा दिया। उन्होंने शीर्ष 100 में से केवल मानव जाति को ही स्वीकार किया। वे कमजोर साथी आदिवासी जो हेवन ह्यूमन पीक विशेषज्ञ भी नहीं थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उन्हें मत भगाओ, क्या ये सही नहीं है? आपने हंगामा सुना, अपनी खेती समाप्त की और दोनों के सहयोग से तुरंत हमला किया। एक पंख वाले दानव को मार डाला जो ऊर्ध्वपातन के 3 चरणों से गुजर चुका था और एक अजीब औषधीय फल आपकी हथेली में गिर गया। प्रोफाउंड वेन फ्रूट एक निश्चित अवधि के लिए शरीर की ओरिजिन क्यूई जल से प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे खेती की दर लगभग 70% बढ़ जाती है। इसे औषधीय पाउडर या गोलियों में परिष्कृत करने के लिए अन्य सामग्रियों में मिलाया जा सकता है। ये वास्तव में बहुत उपयोगी है। ये बस आपने अपने 2 साथियों की ओर देखा। मुझे उन राक्षसों को बाहर से भगाने दो। तुम दोनों बस अपनी ऊर्जा बचाकर रखो। उनके 2 हेवन ह्यूमन पीक विशेषज्ञों के हस्तक्षेप ने आपकी रेटिंग को बहुत प्रभावित किया और पुरस्कारों में काफी गिरावट आई। पिछले महीने जब आपने दूसरे दायरे के शिखर और 2 बार उच्चीकृत प्राचीन दानव को हराया तो उसने 3 गहन शिराफल गिरा दिए। उस समय आपके और प्राचीन दानव के बीच रैंक का अंतर निश्चित रूप से आपके पंख वाले दानव की तुलना में कम था। इस 100 रेसेस बैटलफील्ड का रेटिंग तंत्र वास्तव में गड़बड़ है। जब मैंने फेदर दानव को उड़ाया तो मैं स्पष्ट रूप से एमवीपी था, लेकिन मेरा स्कोर केवल 1/3 था। ये वास्तव में केवल अकेले भेड़ियों और स्वतंत्र कृषकों का समर्थन करता है। ये टीमों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आपने विशाल खदान के पास स्वर्ग मानव रैंक याओ रेस, डेमन रेस, सी रेस, बैटल रेस, ट्री रेस में से अधिकांश को साफ कर दिया। वहां एक पृथ्वी आत्मा भी छिपी हुई थी जो अचानक हमला कर रही थी, लेकिन हमला करने से 1 सेकंड पहले ही आपने उसे मिट्टी के ढेले में तोड़ दिया। तुमने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि स्पिरिट रेस एक दोस्ताना रेस है, एक ही रेस के कई सदस्य इस 100 रेस बैटलफील्ड पर लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। आप बस थोड़े से अनभ्यस्त थे। आखिरकार पिछले सिमुलेशन में चाहे वह हाई स्पिरिट हो या वाटर स्पिरिट, दोनों ने आपको बहुत अच्छा एहसास दिया। दोस्ताना जातियों में बुरी आत्माएं होती हैं। PS मैंने मूल रूप से एक सेटिंग पर विचार किया था जैसे, हालांकि स्वर्ग मानव एक निश्चित सीमा के भीतर उत्पत्ति क्यूई को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्पत्ति क्यूई की मात्रा जो वे स्थानांतरित कर सकते हैं उसकी ऊपरी सीमा होती है। इसलिए एक बार जब उत्पत्ति क्यूई एकाग्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो आगे बढ़ने से उनकी युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं होगी और अनियंत्रित उत्पत्ति क्यूई का उपयोग अन्य स्वर्ग मानवों द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसका उपयोग करना बहुत परेशानी भरा लगा। उदाहरण के लिए, एक ही सीमा के भीतर यूशॉ के उच्च सार और उत्पत्ति शक्ति पर अधिक नियंत्रण जैसे कारकों पर विचार करना। इसलिए मैंने मुख्य पाठ में इस सेटिंग का उल्लेख नहीं किया और इसे छोड़ दिया। 198 राजा जिनवू इस वर्ष अभी 18 वर्ष के हुए हैं। ताइक्सुआन क्रिस्टल हॉट का तीसरे दिन, चौथे दिन पता चला। घने ओरिजिन क्यूई के आशीर्वाद के तहत और क्विंग्यू के परिवार द्वारा दिए गए बलिदानों और आशीर्वादों के तहत जो संघर्ष में जुड़े हुए थे, आप मानव स्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए। ओरिजिन क्यूई की सीमा जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं लगभग 19वीं तक पहुंच गई, जो कि पहले से ही एक सामान्य पीक दूसरे चरण के कल्टीवेटर की तुलना में लगभग 4 गुना थी, जबकि ताइक्सुआन क्रिस्टल हॉट का पता चलने से पहले ये 2 गुना से भी कम थी। नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर से हाई प्रोफाइल हो सकता हूं। आपने अपना चेहरा छुआ, ये पुष्टि करते हुए कि यह आपका मूल चेहरा नहीं था, लेकिन राक्षसों को पीसना और समतल करना वास्तव में अद्भुत है। मेरी ताकत केवल 10 दिनों में 2 गुनी हो गई। फिर तूने 135वीं लोथ को भूमि में गाड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लाशों का कोई मूल्य नहीं था और अंततः वे पृथ्वी के लिए पोषक तत्वों में विघटित हो गईं, जिन्हें 100 रेसेस बैटलफील्ड द्वारा नहीं लिया गया। ताइक्सुआन क्रिस्टल हॉट के उत्खनन के 13वें दिन आपके पक्ष में, आपकी गिनती नहीं करते हुए, पहले से ही 500 लेवल पावर हाउस थे जो संयुक्त रूप से विभिन्न विदेशी जातियों का विरोध कर रहे थे। सबने कसम खाई, हम 100 स्तरीय कृषक खजाने को त्याग सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। वे सभी आपके प्रति उत्सुकता और श्रद्धा रखते थे, आश्चर्य करते थे कि आप एक विलक्षण मानव जाति के किस महान क्षेत्र से हैं। आपकी संख्यात्मक ताकत भयावह थी और भविष्य की भविष्यवाणी करने जैसी आपकी युद्ध प्रतिभा ने सभी को चकित कर दिया था। वे आपको एक प्रमुख संप्रदाय द्वारा अपनाई गई एक गुप्त हत्या की चाल के रूप में मानते थे, जो आपके आश्चर्यजनक पदार्पण के क्षण तक आपको सैन्य सेवा से बचने में मदद करने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में युद्ध योग्यताओं का उपयोग करते थे। और वह क्षण निकट आता दिख रहा था। इस दिन दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक छोटे सूरज की तरह वह विशाल क्रिस्टल खदान की ओर दौड़ा। आग और गर्मी बेतहाशा फैल रही थी। जब छोटा सूरज एक सूखे जंगल के ऊपर से गुजरा तो इससे क्षेत्र आग की लपटों में घिर गया। अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल और चकाचौंध, आप सभी के बगल में 500 लेवल मानव जाति के कृषकों ने अपने भाव बदल दिए।
क्योंकि यह हाल के वर्षों में 100 रेस युद्ध क्षेत्र में सबसे अहंकारी और बेलगाम प्राणी था, जिसे 100 लेवल के प्रमुख यांग बट क्राउन प्रिंस के रूप में जाना जाता था। आपने इसके बारे में केवल सुना था, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए आपने पूछा कि आने वाले याओ रेस सदस्य के बारे में क्या खास था। किसी ने गंभीरता से कहा, यांग बट क्राउन प्रिंस का असली नाम यांग दिंगटियन है। याओ रेस के यांग बर्ड रेस के बीच वह पिछले 1000 वर्षों में सबसे शुद्ध रक्त रेखा वाला यांग बर्ड है, जो गोल्डन क्रो के सबसे करीब है। क्योंकि उसे अन्य प्राणियों का मजाक उड़ाना और श्रेष्ठ व्यवहार करना बेहद पसंद है, जो लोग उसे नापसंद करते हैं वे उसे क्वेचाओ भी कहते हैं। क्या ये क्वेचाओ एक जोकर है? अन्य यांग पक्षियों के पैतृक अनुमान यांग पक्षी हैं, जबकि यांग दिंगटियन का एक गोल्डन क्रो है। हर कोई कहता है कि गोल्डन क्रो में वापस लौटने से पहले ये केवल समय की बात है। वह केवल 3 वर्षों के लिए 100 रेस युद्ध क्षेत्र में रहा है। 3 वर्षों में वह बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक रिंग में घुस गया। कई 100 लेवल कृषक एक बार उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए, याओ रेस के भविष्य के सर्वोच्च को काटने का इरादा रखते हुए, लेकिन बदले में वे सभी मारे गए। क्वेचाओ 100 लेवल के प्रमुख हो। दिलचस्प, किसी का चेहरा भयभीत था, पैर कांप रहे थे। यदि वह पहले से तैयार नहीं होता तो वह पहले ही भाग चुका होता। वर्तमान यांग दिंगटियन पहले से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। यह अफवाह है कि एक याओ राजा ने टिप्पणी की थी कि यांग दिंगटियन को 150 वर्षों के भीतर चौथे क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद है। यदि एक दिन वह अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से परिष्कृत करता है और शुद्ध रक्त वाले गोल्डन क्रो में बदल जाता है। उनके शब्द अधूरे थे, लेकिन आप ये भी समझ गए कि आगे क्या हुआ। गोल्डन क्रो, ट्रू ड्रैगन, फीनिक्स ऐसे शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन्स के शुद्ध रक्त वाले रूपों का मतलब 5वें क्षेत्र का सच्चा राजा था। ये भविष्य में 5वें दायरे तक पहुंचने की क्षमता वाला एक अद्वितीय महान याओ था, और याओ रेस निश्चित रूप से प्रारंभिक निचले क्षेत्रों में मजबूत थी, उनकी रक्तरेखा जितनी अधिक थी। मानव जाति का पवित्र शरीर विकसित हो सकता है, जबकि दानव जाति केवल रक्त प्रदान करने वाले उच्च प्राणियों पर निर्भर करती है। हालांकि याओ रेस का ब्लड लाइन स्तर भी बढ़ सकता है, विकास दर काफी धीमी है, शुरुआती गेम के लाभ से संबंधित है, जो पवित्र शरीर जैसे बड़े दायरे में तेजी से चढ़ने में असमर्थ है। फिर भी पीक सेकंड रियलम बिल्कुल यांग दिंगटियन के लिए शुरुआती गेम था। 100 रेसेस बैटलफील्ड में घूमते हुए यांग दिंगटियन उगते सूरज की तरह इस साल है। अभी 18 साल की हुई। कभी एक शासक पकड़े हुए यू शॉ अचानक उठ खड़ा हुआ। वह वापस बैठ गया। ओह, ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है। ये याओ जाति का भाग्य का पुत्र होना चाहिए। बचपन से ही याओ जाति द्वारा विभिन्न संसाधनों के साथ विकसित वह कम उम्र में दूसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। उसने अचानक कुछ गलत देखा। 1 मिनट रुकें, आप एक पल के लिए चुप हो गए। जितना अधिक आपने यांग बट क्राउन प्रिंस का वर्णन सुना, इन लोगों की प्रशंसा सुनी, उतना ही अधिक आपको लगा कि उसकी विशेषताएं एक निश्चित व्यक्ति से मेल खाती हैं। गोल्डन क्रो ट्रू किंग, जिसने 100 रेस बैटलफील्ड में अभी तक पैदा नहीं हुए नंबर 2 धोखेबाज जियांग यांग के साथ निर्णायक लड़ाई की थी, अंततः 100 रेस बैटलफील्ड को तोड़ दिया और इसे अपग्रेड करने के लिए मजबूर किया। वह आदमी होना चाहिए। यू शॉ ने सिम्युलेटर द्वारा बाधित होते हुए अपना भाषण जारी रखा। गोल्डन क्रो ट्रू किंग, जियांग यांग की दास्तां, किंग यू क्षेत्र विशेष संस्करण। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यदि ओल्ड टेन ने गोल्डन क्रो ट्रू किंग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही मार दिया तो इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। युनबा ने विदेशी दानव को मार डाला, जिससे यूनयान क्षेत्र में बेचेंगुआन का नियत शत्रु गायब हो गया और उसने और जियांग युएली ने चढ़ने से पहले निचले क्षेत्र में 100 साल बिताए। 118 साल की उम्र में बेचेंगुआन को एक सर्वोच्च व्यक्ति बन जाना चाहिए था, यहां तक कि सर्वोच्च बनने के कगार पर भी, लेकिन उस समय वह केवल इन परफेक्शन अध्याय 112 में था। उनकी साधना में ठहराव के कारण उस पीढ़ी का मानव दानव पवित्र युद्ध 100 वर्षों तक चला। नस्लीय पवित्र युद्ध, भाग्य की लड़ाई। उस पवित्र युद्ध का अंत संभवतः बाइचेंगुआन या किसी व्यक्ति द्वारा जो सच्चे राजा की ओर आगे बढ़ रहा था निर्धारित किया गया था। और यू शॉ ने तब नवजात लाओ लियू के पहले जीवन के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जियांग युएली को मार डाला, जिससे उस समय बेचेंगुआन की मनस्थिति अधूरी रह गई और वह केवल 150 साल के पवित्र युद्ध के बाद ही अपने भीतर के राक्षसों पर काबू पा सका। फिर ट्रू किंग स्तरीय लड़ाई के परिणाम ने लाओ लियू की आत्मा के दीपक को भी फंसा दिया और चकनाचूर कर दिया, जिससे उसका पापी जीवन समाप्त हो गया। क्या ये उनके भाग्य पुत्रों के लिए अद्वितीय जीवन नोड हैं? बड़े कष्टों के बीच से उठना। आपने ज्यादा नहीं सोचा, आपकी दृष्टि में केवल एक शक्तिशाली शत्रु आपकी ओर दौड़ रहा था। उन दोषियों में से एक जिसने हकीजी को मात्र 400 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया। वह छोटा सूरज पहले से ही एक आकाशीय तारे की तरह बह रहा था, क्षैतिज रूप से आपकी ओर उड़ रहा था। चकाचौंध सफेद रोशनी से आप पहले से ही इसकी रूपरेखा देख सकते हैं, एक चमकीले पीले पंख वाला पक्षी। इसका शरीर अपेक्षाकृत छोटा था, जबकि दूसरे दायरे के शिखर पर अन्य महान याओ आकार में 10 मीटर तक पहुंच सकते थे। इस यांग बर्ड के पंखों का फैलाव सिर्फ 1 मीटर से अधिक था। ये सिर्फ इसकी कम उम्र के कारण नहीं था, ये बस उसकी प्रजाति का स्वभाव था। इसके सिर पर 6 पीले पंख वाले मुकुट थे। यांग बर्ड कबीले में 9 मुकुटों ने शुद्ध रक्त वाले गोल्डन क्रो में इसके परिवर्तन की शुरुआत का संकेत दिया। कुछ यांग बर्ड सुप्रीमों के पास केवल 6 या 7 मुकुट थे, लेकिन यांग दिंगटियन अपनी प्रारंभिक अवस्था में दूसरे दायरे में इस चरण तक पहुंच गया। याओ जाति की शक्ति से लिपटी एक स्पष्ट चीख इस छोटे विमान में राजा के आगमन की घोषणा करते हुए पूरे आकाश में सुपरसोनिक रूप से गूंज उठी। सैकड़ों ली दूर आपको पहले से ही थोड़ी गर्मी महसूस हुई और आसपास का हवा का तापमान कई डिग्री बढ़ गया। जब ये सौली के भीतर था, यांग पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उसकी मानसिक ऊर्जा चमकते सूरज की तरह उसकी इच्छा को प्रसारित करती थी। इसके मानसिक पुल से जुड़ने के बाद आपको महसूस हुआ कि आपका दिमाग उज्ज्वल रूप से प्रकाशित हो गया है, जैसे कि एक स्वर्णिम सर्वोच्च को आमंत्रित किया गया हो। ये युवराज आ गया है। हर कोई चिल्ला रहा है। आभा वास्तव में भरी हुई थी, ये सिर्फ नाम था जिसने सीधा चेहरा बनाए रखना कठिन बना दिया था। विशाल खदान के बाहर सैकड़ों ली मध्य चरण के मानव स्वर्ग क्षेत्र के कृषक के बराबर एक गिद्ध उड़ गया। यह आसपास की आपकी सफाई से बचकर पहले बहुत दूर छिप गया था। गिद्ध बहुत खुश हुआ। यांग बर्ड क्राउन प्रिंस यहाँ है, हमारी याओ जाति का सूरज आ गया है। इसके पंख का सिरा आपकी ओर झुका। ये वही है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक अत्यंत गर्म लौ वाला कमल सबसे पहले उस पर उतरा। राख में बदलने से पहले गिद्ध केवल एक पल के लिए चिल्लाया। यांग दिंगटियन ने घृणा में अपने सुनहरे पीले पंख फड़फड़ाए। बदसूरत चीज किनारे पर मर जाओ। 199 भगवान का हाथ एक महान संरचना स्थापित करता है। आगमन पर पहला कदम, एक साथ ही याओ को भस्म करना। याओ जाति के भीतर बहुत सारी शाखाएं हैं। कई कबीले शुरू से ही प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे भेड़िए और भेड़ या बिल्लियां और चूहे। युन शॉ जवाब देने से खुद को नहीं रोक सकी, और अगर मैं उन 2 जोड़ी सहेलियों के बारे में बताऊं तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ तक कि याओ जाति के कुछ लोगों की नजर में मानव जाति एक प्रकार का बाल रहित बंदर याओ हुआ करती थी और समुद्री जाति मछली याओ या केकड़ा याओ हुआ करती थी। ये सिर्फ इतना है कि उनकी ताकत बढ़ी और उन बच्चों की तरह जो बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वे अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। दानव जाति की कोई गिनती नहीं है। दानव जाति वास्तव में याओ नहीं है। वर्तमान में एजियो डोमेन में याओ रेस केवल जानवरों, पक्षियों और कीड़ों का एक संग्रह है, जबकि नामात्र रूप से एक ही जाति से संबंधित है। वास्तव में ये पूरी तरह से गड़बड़ है।
इसलिए अभिमानी सनबर्ड प्रिंस की नजर में एक गिद्ध उसके रिश्तेदार होने के योग्य नहीं है। उसके अच्छे दोस्तों की सूची में केवल 5 रंगीन पक्षी और रॉक जैसी उच्च स्तरीय नस्लें ही शामिल हो सकती हैं। एक यांग फ्लेम फायर लोड्स द्वारा तुरंत गिद्ध को मारने के बाद यांग डिंगटियन ने अपने पंख पीछे खींच लिए। तरल सूरज की रोशनी उसके पंखों पर चमकती हुई बहती हुई प्रतीत होती थी। मानव जाति, क्या यह एक ऐसी जगह है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं? उसके 6 पंखों वाले मुकुट सीधे खड़े थे और 6 यांग लोड्स उसके पीछे दिखाई दिए। सीधे आप 6 के अनुरूप धमकी देते हुए इस राजकुमार को बताओ, यहाँ कौन सा खजाना छिपा है। अगर यह राजकुमार अच्छे मूड में है तो मैं तुम में से एक ही जान बचा सकता हूँ। उसने अपनी पीली सुनहरी पलकें झपकाईं। सिर्फ एक। जो भी पहले उत्तर देता है उसे वह मिल जाता है। प्राचीन दिव्य जानवर गोल्डन क्रो का प्रेत एक पल के लिए उसके शरीर से उड़ गया, फिर जल्दी से वापस डूब गया, शक्ति के स्रोत के रूप में उसके शरीर में विलीन हो गया और घोषणा की कि उसके पास ये सब हासिल करने की ताकत है। आपको शायद ही कभी थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ हो। इस पक्षी का गोल्डन क्रो प्रेत बहुत मजबूत था। संभवतः उसकी युद्ध शक्ति एक दिव्य मानव की चोटी से 9 गुना तक बढ़ गई थी, जो कि आपके 2 गुने से भी अधिक थी। अधिपति स्तर पर भी ऐसी संवर्धन काफी अधिक हैं। बेई चेंगुआन का 3 रियल सेक्रेट बॉडी केवल 9 फुल कॉम्बैट बॉडी के बराबर था और अधिकांश सेक्रेट बॉडी ओवरलॉर्ड्स को 4 से 6 फुल कॉम्बैट बॉडी माना जाता था और यांग डिंगटियन 3 रियल तक पहुंचने के बाद उनकी ब्लडलाइन एकाग्रता निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। लेकिन आप आत्मविश्वास से भरे थे। जब आपने किंग जिया के बेटे का सामना किया था तब दबाव उतना बड़ा नहीं था और आपकी आस्तीन में अतिरिक्त चालें भी थीं। कोई कदम उठाने से पहले आपने अपने 5 छोटे भाइयों को शांत रहने के लिए कहा और आप यांग डिंगटियन के सवाल का जवाब देने के लिए आगे बढ़े। यह मानसिक रूप से कमजोर अनपढ़ मूर्ख कहां से आया? इतनी स्पष्ट विसंगति तो देख भी नहीं सकते, क्योंकि यह एक मानसिक ऊर्जा निजी चय थी। जियांग युआन और तू यान ने इसे नहीं सुना। ऐसा ही है। 10वां भाई अब पहले जैसा अनपढ़ नहीं है। उसने जो ज्ञान सीखा है वह उसका हो गया है। 10वां भाई, जो प्राइमरियल क्रिस्टल कोर को पूरी तरह से समझता है, अब एक उच्च सुसंस्कृत व्यक्ति है जो ज्ञान और व्यापक ज्ञान से भरा हुआ है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति को एक निम्न स्तर के पक्षी याओ का उचित तिरस्कार करना चाहिए। आप यांग डिंगटियन क्रोध में फूटने ही वाला था, लेकिन फिर आपकी अगली कार्रवाई से आकर्षित हो गया और उसका क्रोध रुक गया। आपने एक उंगली उठाई और उसके सामने हिलाई, लेकिन जब से आपने ईमानदारी से पूछा है तो मैं दयापूर्वक आपको उत्तर दूंगा। गठन के हमेशा संचालन में रहने के लिए, हजारों मील तक कॉम्बैट बॉडी को चकनाचूर करने के लिए, सैकड़ों हजारों यहां तक कि लाखों वर्षों तक टिके रहने के लिए, उच्च ऊर्जा और कीमती प्राइमरियल क्रिस्टल कोर। सुंदर लड़का, आपका जिक्र करते हुए, छोटी पीली लड़की, दूसरे पक्ष का जिक्र करते हुए, हम 2 दुश्मन जातियां हैं जो इसके लिए लड़ेंगी। लड़ाई जीत की अपरिहार्य लूट सुंदर लड़के का इंतजार कर रही है। ऐसा ही है। 18 वर्षीय छोटे सनबर्ड का दिमाग एक पल के लिए चकरा गया। तो ये प्राइमरियल क्रिस्टल कोर है, उस तरह की ओरिजिन की हुई ऊर्जा। उसने अचानक एहसास में सिर हिलाया। समझ गया, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आप चुप हो गए। क्या अभी उकसावे की कार्रवाई सफल नहीं हुई? लेकिन अगले ही पल उसने अचानक एक पंख फड़फड़ाया और खुद के सिर पर वार किया। नहीं, तुमने वास्तव में मेरा अपमान करने का साहस किया। तुम मर चुके हो। क्या इस पक्षी का मस्तिष्क एक सूत्रीय हो सकता है? यू शॉ भी अवाक था। या क्या ऐसा था कि विभिन्न याओ रेस अमृतों द्वारा उसे तेजी से दूसरे क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाया गया, जिससे उसका मस्तिष्क तेज हो गया? लेकिन इस राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। छोटा सनबर्ड लंबे समय तक द्वंद्व में रहा। तुम्हें वह थोड़ा प्यारा भी लगा। तुरंत अब आपको वह प्यारा नहीं लगा, क्योंकि दोनों निर्देशों में विरोधाभास था। यांग डिंगटियन विरोधाभास से स्तब्ध था। लेकिन याओ मस्तिष्क आई नहीं है। जब वह वास्तव में किसी चीज का पता नहीं लगा पाता तो वह सोचना बंद कर देगा। क्रोध का प्रतिनिधित्व करने वाली सूर्य अग्नि उसकी पक्षी की आंखों में प्रज्वलित हो गई और यांग डिंगटियन की हत्या का इरादा बढ़ गया। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। 6 यांग कमल आपकी ओर बढ़े, जिनमें से प्रत्येक में भयानक अग्नि मौलिक ऊर्जा थी जो अपने चरम पर एक साधारण दिव्य मानव को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थी। यहां तक कि अन्य 5 उपस्थित लोगों के लिए भी इस कदम का सामना करना मुश्किल होगा। दिव्य हाथ सक्रिय करो। लेकिन यहां 10 दिनों से अधिक समय तक रहने के बाद आप निष्क्रिय नहीं रहे। इसके बजाय आपने एक भव्य संरचना स्थापित करने के लिए यहां ओरिजिन क्यूई की अत्यधिक उच्च सांद्रता का उपयोग किया। धर्म शरीर महज एक संकुचित विशेष परिवर्तनकारी संरचना है। उसी तीव्रता पर एक नियमित पूर्ण ओरिजिन रूम ग्रैंड फॉर्मेशन निश्चित रूप से इसे अधिक मजबूत है। ऐसा हुआ कि उपस्थित 6 दिव्य मानवों में से 5 संरचना के महान स्वामी थे और दूसरे ने उन्नत रूम ड्राइंग का अपना अध्ययन भी पूरा कर लिया था। यू शॉ, उस एक व्यक्ति को अकेला क्यों चुना जाए? क्या यह अपमानजनक नहीं है? ईमानदारी से कहूं तो एक शुद्ध दर्शक के रूप में उन्हें लगा कि यह सिम्युलेटर थोड़ा ज्यादा है। वह व्यक्ति जो दूसरा वाला था शायद फॉर्मेशन रूम्स को अंकित करने में भाग नहीं ले पाएगा, लेकिन कम से कम उसे पता होगा कि ग्रैंड फॉर्मेशन पूरा होने के बाद उसका उपयोग कैसे करना है। इस समय आप 6 लोग एक विचार में थे। 6 यांग लोड्स आप 6 की ओर बढ़ गए। अन्य 5 ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल आपने एक हथेली को बाहर धकेला और सभी 6 लोगों की ओरिजिन क्यूई, साथ ही आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन क्यूई को आपके द्वारा एक ही धार में फैलाया गया, जो कि संरचना का मूल है। ये संरचना 6 विशेषताओं में से प्रत्येक एक मूल क्यूई कौशल से सुसज्जित थी। पृथ्वी, अग्नि, बर्फ, पानी, हवा और बिजली। आपके साथ मिलकर वह धोखेबाज जिसके पास अत्यधिक मात्रा में मानसिक ऊर्जा थी, आप एक असाधारण शक्तिशाली प्रहार कर सकते थे। आपने जल मौलिक उत्पत्ति क्यूई कौशल असंख्य समुद्र ज्वार को चुना। ओरिजिन क्यूई की भारी मात्रा ने एक लघु महासागर का निर्माण किया, लेकिन लघु भी यह एक महासागर के मानक के अनुसार था। एक विशाल ओरिजिन क्यूई समुद्री ज्वार 10 ली लंबा जो सनबर्ड प्रिंस की ओर बढ़ा। 6 छोटे यांग लोड समुद्री ज्वार से टकरा गए। आग के कमल संपर्क में आने पर हथेली से बमुश्किल बढ़े। समुद्र के ज्वार के आधेली को वाष्पित करने के लिए पर्याप्त थे, जिससे आपके हमले का आकार लगातार सिकुड़ता गया, अंततः घटकर केवल 7 ली से अधिक रह गया। यांग डिंगटियन ने अपनी पक्षी की चोंच से हल्के से सूंघा। उसने संघर्ष में कौशल दिखाना जारी नहीं रखा, बल्कि अपने शरीर को मोड़ लिया और सीधे ओरिजिन क्यूई महासागर में गिर गया। उनके पूरे शरीर की अत्यंत यांग युक्त उत्पत्ति फूट पड़ी, जैसे डूबता हुआ सूरज समुद्र में गिर रहा हो। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह सूर्य और चंद्रमा का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि समुद्र का वाष्पीकरण और विनाश था। वह गर्व से लड़ा, सचमुच एक युवा 3 पैर वाले सुनहरे कौवे की तरह। सनबर्ड ने समुद्र से बाहर निकलते हुए एक लंबी चीख निकाली। असंख्य समुद्र ज्वार, जिसने सभी की शक्ति और स्वर्ग और पृथ्वी को इकट्ठा किया था, वास्तव में एक याओ द्वारा भंग कर दिया गया था। इसका रूप ढह गया था और आप सभी अवाक रह गए। मजाक कर रहा हूं, वह केवल भविष्य के 3 सेकंड थे जो अभी तक नहीं हुए थे। इससे पहले कि वह असंख्य समुद्री ज्वार से बाहर निकलने वाला था, आपने एक अनंत पत्थर के पहाड़ को नीचे गिरा दिया। अभी अभी उभर रहे यांग डिंगटियन को असंख्य समुद्री ज्वार में धकेलना। 200 जल गया। अगर इस यांग पक्षी के खिलाफ सिर्फ एक व्यक्ति होता तो आप अभी भी असहाय और बंधे हुए महसूस करते। भले ही आप इसे एक हताश लड़ाई में हरा सकते हैं, ये पक्षी मूर्ख नहीं है, ये जीत नहीं सकता तो भाग भी सकता है।
लेकिन अब एक संत शरीर स्वर्गीय प्राणी के शिखर के बराबर 6 व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति के साथ साथ वर्तमान परिवेश में ओरिजिन क्यूई की अत्यधिक उच्च सांद्रता के साथ आपके आंकड़े इसे बड़े अंतर से पार कर गए हैं। आंकड़ों के दमन के साथ साथ भविष्य में 3 सेकंड का पूर्वाभास करने की पूर्ण व्यवस्था के साथ आप संभवतः कैसे हार सकते हैं। ये वैसा नहीं है जब ओल्ड 9 ने स्काईनेट बैटल बॉडी का गठन किया था। ओल्ड 9 उसमें केवल एक छोटा पर्यवेक्षक था, लेकिन अब आप इस संरचना के पूर्ण नियंत्रक हैं। उत्पत्ति क्यूई कौशल गहरी बर्फ की बारिश। दसियों हजार बर्फ के टुकड़ों ने यांग डिंगटियन की ओर वार करते हुए तलवारों की बारिश शुरू कर दी। युवा यान पक्षी ने एक गोल्डन क्रो फैंटम को बुलाया, जिसने तुरंत अपने निकटतम सैकड़ों बर्फ के टुकड़ों को ऊर्ध्वपातित कर दिया। लेकिन जैसे ही संख्या कई हजारों तक पहुंच गई, यहां तक कि इसकी यान फायर शक्ति भी केवल बर्फ के टुकड़ों को पिघला सकती थी। और 30,000वां बर्फ का टुकड़ा उसके शरीर की सतह के करीब आते ही पिघलकर तरल पानी में बदल गया। सुनहरे पंखों को छूते ही बूंदें वाष्पित हो गईं, लेकिन वह पहले ही उसे छू चुका था। 40,000वां बर्फ का टुकड़ा एक ठोस बर्फ के क्रिस्टल के रूप में टकराया, जिससे एक पंख नीचे की ओर लहराया। 50,000वां, 60,000वां। यांग डिंगटियन भयभीत था, उसे पहले से ही डर महसूस हो रहा था। वह इस मूसलाधार गहरी बर्फ की बारिश का विरोध करने में शक्तिहीन था। प्रत्येक पंख गर्म जल रहा था। उसके शरीर के भीतर यांग फ्लेम या उत्पत्ति को उसकी सीमा तक निचोड़ा गया था। ये पहले से ही उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी। लेकिन दूसरी तरफ मानव जाति उस एकत्रीकरण संरचना पर भरोसा करते हुए और भी मजबूत थी। यांग बर्ड क्राउन प्रिंस, जिसने 100 रेस बैटलफील्ड में हमेशा लापरवाही से हमला किया था, सभी हमलों का सामना करते हुए पहली बार पीछे हटने की इच्छा महसूस की। यह अत्यधिक अपमान महसूस हुआ। धिक्कार है मानव जाति। मैं इस वापसी को याद रखूंगा और मैं आपको फिर से एक फॉर्मेशन स्थापित करने का मौका नहीं दूंगा। यांग डिंगटियन ने बल लगाया, नीचे की ओर उड़ने की तैयारी की। फिर गहन बर्फीली बारिश का एक हिस्सा अचानक नीचे से हमला करने के लिए मुड़ गया। ये रुका, पुनः समायोजित हुआ और तिरछे पीछे बाईं ओर चकमा देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन गहरी बर्फ की बारिश ने उस क्षेत्र को फिर से ढक लिया। पफट, युनशॉ अपनी हंसी नहीं रोक सका। यांग डिंगटियन अब जोकर बन गया था। वह अंततः मानसिक संघर्ष और पीड़ा से गुजरा, अपनी गरिमा को त्यागने और हमले से बचने का विकल्प चुनने की तैयारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने एक महान बलिदान दिया है, लेकिन वह अभी भी चकमा नहीं दे सका। यांग डिंगटियन को मजबूती से अपनी जगह पर रखा गया था और नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था। आपने व्यंग्य किया, मजाक किया। आपको लगता है कि मैं आपको भागने दूंगा? एक गर्म छोटी चिड़िया पकी हुई बतख की तरह, क्या आपको लगता है कि मैं तुम्हें उड़ जाने दूंगा? ओरिजिन क्यूई स्किल स्काई शैटरिंग थंडर। ओरिजिन क्यूई स्किल एक्सट्रीम विंड स्लैश। आपने पाया कि इस फॉर्मेशन में कॉन्फ़िगर किए गए ओरिजिन क्यूई कौशल के 6 सेट वास्तव में अत्यधिक अनुकूलनीय थे। इसमें क्षेत्र प्रभाव वाले हमले, केंद्रित गोलाबारी, दमन, एक लक्ष्य विस्फोटक क्षति और अंतिम काटने और रक्षा भेदी हमले थे। जहां तक अंतिम अग्नि तत्व ओरिजिन क्यूई कौशल की बात है, आपने यांग डिंगटियन की आग में ईंधन जोड़ने से रोकने के लिए इसका उपयोग नहीं किया था। आप अशिक्षित थे और अनिश्चित थे कि क्या प्रतिद्वंद्वी के यान पक्षी ब्लडलाइन और गोल्डन क्रो प्रक्षेपण में सहन शक्ति को बहाल करने के लिए आग की लपटों को भस्म करने की क्षमता थी। सुरक्षित रहने के लिए आपने इसका उपयोग नहीं किया। वैसे भी इसके खत्म होने तक इसके साथ खेलने के लिए 5 कौशल आपके लिए पर्याप्त थे। यान पक्षी क्राउन प्रिंस की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पंख झड़ने लगे थे, उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए थे। एक पंख लगभग टूट गया था, उसके सिर पर हल्का सा गड्ढा हो गया था। ये पहले से ही एक मध्यम चोट थी जिसे ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा। आपको अपने अंदर अंधेरे आनंद की लहर महसूस हुई। ये कमजोरों को धमकाने के आनंद से बिल्कुल अलग था। कमजोरों को धमकाना अपनी ताकत पर निर्भर करता है, इसलिए आनंद की उम्मीद की जानी थी। लेकिन अब आप एक प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से हराने के लिए अन्य बाहरी साधनों का उपयोग कर रहे थे, जिसे एक दुर्जय दुश्मन होना चाहिए था। बाहरी शक्ति का उपयोग करके इस तरह की अवसरवादी जीत एक अलग तरह की खुशी थी। याओ जाति के भविष्य के सच्चे राजा को जबरन धमकाने और नष्ट करने के लिए अंधेरे बाहरी साधनों पर भरोसा करते हुए 4 बार की सामान्य युद्ध शक्ति हेवनली बीइंग के लिए क्या ऐसा महसूस होता है? मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। चोट से लेकर गंभीर चोट तक, खून और पंखों के बिखरने से लेकर जीवन की हानि तक। यांग डिंगटियन को एक बार फिर पृथ्वी तत्व उत्पत्ति क्यूई कौशल सहनशील स्टोन माउंटेन द्वारा कुचल दिया गया था। जब उसका खून हवा में बिखर गया तो वह जलने लगा, जिससे आपको थोड़ा बेकार और दर्द महसूस हुआ। और यांग डिंगटियन को भी एक ऐसी संभावना का एहसास हुआ जिसके बारे में उसने कभी अपने मन में विचार नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सचमुच आज यही मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आसानी से कभी नहीं। ये युवराज ऐसी जगह कैसे मर सकता है? हास्यास्पद मानव जाति के हाथों कैसे मर सकता है? जीवन और मृत्यु के बीच महान ज्ञान का उदय होता है। यह इतना फुर्तीला पक्षी नहीं है। उसका मस्तिष्क घूमा और उसे अचानक समझ आया, यह कोई पुनर्तम वृत्तांत नहीं था। चाहे वे मानव जाति के सदस्य कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह नकली था। उन्होंने इस शक्ति को पाने के लिए फॉर्मेशन पर भरोसा किया। यदि व्यक्तिगत मनुष्य इतने मजबूत होते तो यह निश्चित रूप से बच नहीं सकता था, लेकिन एक फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इसने फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकलने का अवसर जब्त कर लिया, तब तक इसे जीवित रहने का मौका मिलेगा। यांग डिंगटियन को बाहर की ओर भागते हुए देखकर आपने अभी भी उसके भागने के सभी मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए 3 सेकंड की पूर्वानुमेयता की अपनी क्षमता का उपयोग किया। एक क्षण बाद तक आप इसे रोकने में असमर्थ होने के कारण वहीं सिकुड़ने लगे। 3 सेकंड बाद यांग डिंगटियन ने हर कीमत पर अपनी गोल्डन क्रो ब्लडलाइन को जला दिया, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी भविष्य की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बलिदान कर दिया, केवल इस संरचना से बचने के लिए। भले ही आपने इसका रास्ता रोकने के लिए सबसे मजबूत ओरिजिन क्यूई स्किल एंड्योरिंग स्टोन माउंटेन का इस्तेमाल किया हो, ये जबरन टूट जाएगा। तुमने बुदबुदाया तो तुमने अपना जीवन जलाने का फैसला किया। हाकी यांग, तुम साथी। तब मेरे पास अंत तक आपका साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक ये पूरी तरह से फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकल गया, आपने एक साथ पीछा किया। तुम उस डूबते सूरज के बहुत पीछे चले। रास्ते में आकाश में यांग पक्षी का खून भी तैर रहा था, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो गया। हवा में जलती हुई यांग ज्वाला का निशान छोड़ना। इस क्षण में शेष रक्त और आधे जीवन के शरीर के साथ ये फूट पड़ा, आश्चर्यजनक रूप से अपनी पिछली चरम स्थिति की तुलना में 30% अधिक मजबूत हो गया। फॉर्मेशन से मुक्त होने के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रुका नहीं, बल्कि सीधे दूरी में उड़ गया। अपनी चरम स्थिति से 30% अधिक मजबूत और यह गठन से बच सकता है। युशॉ चुप था। वह साइट पर नहीं था, केवल सिम्युलेटर के बाहर एक संक्षिप्त पाठ देख रहा था। लेकिन अब वह देख सकता था कि यह यांग पक्षी एक स्पष्ट मूर्खता लेकर पूरी तरह से इस दुख को अपने ऊपर लाया था। सिम्युलेटर ने कहा कि शुरुआत में ये बेवकूफी नहीं थी। क्या ये वास्तव में बेवकूफी थी? इसे दबाने में सक्षम हमलों का सामना करते हुए ये चकमा नहीं दिया या पीछे नहीं हट गया, बल्कि हठपूर्वक विरोध किया, जिससे इसके प्रचुर याओमूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया। उसे केवल इतना याद था कि फॉर्मेशन हिल नहीं सकता था, और जब उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला है तो उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक ये पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और केवल ब्लड रेज गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता था। यदि कोई और ऐसी स्थिति का सामना कर रहा होता, यदि वे वास्तव में जीत नहीं पाते, तो वे बस भाग जाते।
अभी भी बहुत छोटा है, एक 18 वर्षीय छोटा यांग पक्षी हम पुराने मार्शल कलाकारों के सांसारिक ज्ञान को नहीं समझता है। आप यांग बिंगटियन के बहुत करीब से चले, 10,000 ली, 20,000 ली, 30,000 ली। सबसे पहले आपसे इसकी दूरी बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे यह आपकी गति से मेल खाने लगी और फिर यह धीमी और धीमी होती गई। ये पहले ही जल चुका था। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।